चलिए जी, क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन को पढ़ते हैं। इन्वेस्टिगेशन क्या बोल रही है एक बार पहले थोड़ा सा समझते हैं। वैसे तो बहुत जल्दी जल्दी करेंगे इसको, ठीक है, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, पता है सबको, बस फिर भी। तो इन्वेस्टिगेशन क्या है? हम इन डेप्थ एग्जामिनेशन करने जाते हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन होती है। इसमें प्रोफेशनल अकाउंटेंट का यूज हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट को भी बोल सकते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। एंड वो भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपके पास आ जाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को आपको पर्पस देना पड़ेगा। आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करवाना है तो वो ऑडिट दिमाग में लेके आएगा। अगर आपने उससे इन्वेस्टिगेशन करानी है, वो इन्वेस्टिगेशन दिमाग में लेके आएगा। प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स वर्ड है, ऐसा नहीं लिखा हुआ सीए करता है, नहीं करता। इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन गो इनटू इन्वेस्टिगेशन। अगर आप फाइनेंशियल मैटर्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, सी इज नॉट अ बैड पर्सन टू गो फॉर। ठीक है, उसको इन डेप्थ एग्जामिनेशन करनी आती होती है, ऐसा नहीं है उसे नहीं आती होती, पर उसको पता होता है कि मुझे ऑडिट में वो चीज नहीं करनी है, इसलिए वो नहीं करता, दैट्स इट। अदरवाइज उसको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो नहीं कर सकता, राइट। अगर हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन मिलेगी, हम मना नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स का करना, रिकॉर्ड्स को चेक करना, ये तो हमारा काम है, ये तो हमें सिखाया जाता है, तो हमें आता है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिंग डिसीजन हो गए, इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सही है या नहीं है, कहीं ना कहीं अगर आपको अकाउंटिंग फ्रॉड के बारे में पता करना है, 240 का स्टैंडर्ड हमें सिखाता है बहुत कुछ, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट हो रही है या नहीं हो रही है, तो इतने सारे एरियाज के अंदर कहीं ना कहीं हम बिल्कुल रेडी होंगे इन्वेस्टिगेशन करने को। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स कैन बी अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तभी हमारे पास टॉपिक है कि सीए, एज अ सीए हमारे पास भी इन्वेस्टिगेशन का पूरा पूरा स्कोप आता है। पर हमें इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट के बीच में अच्छे से समझ के चलना पड़ेगा कि हमारे पास आया क्या है, क्या रिक्वायरमेंट आई है। क्या मुझे उस फैक्ट को ये चेक करना है कि वो सही है या नहीं है, तो आएगी इन्वेस्टिगेशन। या मुझे ये चेक करना है कि जो फैक्ट दिया गया, जो बुक्स में दिखाया गया, वो सही दिखाया गया या नहीं है, तो होगा ऑडिट। क्योंकि ऑडिट में मैं ये मान के नहीं चलता कि जो वो मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं वो गलत होगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे उनकी बात नहीं माननी है, मुझे उनकी दी हुई फिगर्स को ये समझ के चलना है कि गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। दैट्स द ओनली डिफरेंस, जो मेन डिफरेंस आता है इन्वेस्टिगेशन और ऑडिट में। ऑडिट के अंदर हम कभी भी प्रिजम्पशन नहीं लेते गलत की, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन के अंदर प्रिजम्पशन लेके चलते हैं गलत की, क्योंकि गलत होगा तभी हम उसके अंदर और डेप्थ में जाएंगे सीखने। लेकिन हमें कोई चीज सामने दिख रही है कि आपने ये दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं मान के चलता हूँ कि मैंने जो आपसे 210 के अंदर अपना साइन करवाए थे कि आप मुझे कंप्लीटली एएफआर के हिसाब से देंगे, अगर आपने वो चीज साइन कर दी है, इसका मतलब आपने जो मुझे दिया होगा वो सही है। अनटिल एंड अनलेस मेरे को ऑडिट करते हुए कुछ सामने आता नहीं है, जब तक मुझे आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट नहीं आता, तब तक ऑडिटर कभी भी क्या नहीं सोचता कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कुछ गलती होगी। ठीक है, जब तक मेरे को उसकी इंटीग्रिटी पर डाउट नहीं आएगा, तब तक मेरा सवाल कभी नहीं उठेगा कि आपने ये जो फिगर दी है क्या वो सही है या नहीं है। हाँ, अगर मुझे डाउट हो रहा होगा लेकिन मेरे पास कुछ प्रूफ नहीं है, तो मेरे को 580 ने स्टैंडर्ड दिया है रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेने का, मैं आपसे डब्ल्यूआर से लिखवा के ले लूंगा, ताकि कल मेरे ऊपर वो बात ना आए, तो मैं आपको क्लियरली दिखा सकूं भाई मैनेजमेंट ने लिख के दिया था, तो मेरे पास यही एविडेंस था, और मुझे कोई ऐसा एविडेंस पर्टिकुलर नहीं मिला जो ये बोले ऐसा नहीं है, राइट। तो दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज गोइंग टू ऑडिट। तो वो ऑडिट का पार्ट है। अदरवाइज जो हम पढ़ते हैं वो क्या है? हमारी इन्वेस्टिगेशन। अब आएंगे हम ये सोचते हुए कि हमें हर फैक्ट की, हमें हर चीज के बारे में क्या चाहिए, कहीं ना कहीं हमें प्रोफेशनल जाके घुसना है और देखना है कि एक्चुअली में वो वैसी ही है या नहीं है, या मैनेजमेंट ने सिर्फ उसको दिखा रखा है। मतलब यूजुअली जो विंडो ड्रेसिंग होती है, ठीक है, आपने सिर्फ दिखा रखा है अपना बिजनेस बहुत सुंदर, बाहर बाहर से सेबी को देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है यार, इतनी बढ़िया कंपनी, इन्वेस्टर्स को देखने में अच्छा लग रहा है यार, इतनी सुंदर कंपनी, इतने बढ़िया फाइनेंशियल्स, क्या एसेट है, डेट जीरो है कंपनी के बारे में, प्रोमोटर 100% होल्डिंग लेके बैठे हैं, ठीक है, अभी नया नया फ्रेश इशू लेके आ रहे हैं, प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम करके 70 पे लेके आ रहे हैं, 30% लोगों के लिए खोल रहे हैं। मतलब आप इतनी बढ़िया इमेज तो दे रहे हो, बट क्या वो बढ़िया इमेज एक्चुअली में बढ़िया है भी है या नहीं है, वहां पे आती है कहानी इन्वेस्टिगेशन की, कि जो आपने दिखा रखा है उसे साबित करना। बुक्स आपका वैसे ही बोलती हूँ जो आप सामने मार्केट में बोल रहे हो, तो वहां पे आएगी इन्वेस्टिगेशन। तो क्या हम उसको कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेशन करते हुए तो हम अपनी सारी ऑडिट के अंदर जो हम रीजनेबल रीजनेबल करते रहते हैं ना, श्योरेंस, उसको हटा के अपने मन की बात करते हैं कि अब हमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस लिए बिना तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तो यही हमारे को एक मौका मिलता है क्या करने का? एब्सोल्यूट एश्योरेंस लेने का। चलो, तो ऑडिट वर्सेस इन्वेस्टिगेशन, ऑडिट से डिफरेंट होता है ये तो बता ही रहे, देख लेते हैं एक बारी छोटा छोटा सा जल्दी जल्दी। ऑब्जेक्टिव्स में बता रहा है क्या इन्वेस्टिगेशन एम्स करती है? एस्टेब्लिशिंग अ फैक्ट और हैपनिंग और असेसिंग अ पर्टिकुलर सिचुएशन। हम पर्टिकुलर सिचुएशन को देखो, इन्वेस्टिगेशन में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडिट के अंदर स्कोप की जितनी वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू इन्वेस्टिगेशन में स्कोप की है। क्योंकि ऑडिट के अंदर जो स्कोप होगा वो कहीं ना कहीं एक मूवमेंट पे तो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, कहाँ पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर अंदर, चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर सारा भी नहीं होगा, हम फिर भी स्कोप डिसाइड करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, स्कोप क्या रहेगा। लेकिन मान लो अगर हम उसके अंदर स्कोप ना भी डिसाइड करें ऑडिट के अंदर, तो भी सोचो हम कितना ही कर लेंगे, हम एंड टू एंड क्या कर लेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हर फिगर पे जाके कर लेंगे चेक, हद तो हद ये कर सकते हैं हम, तो वो हमारा स्कोप वहां पे एक मतलब एक मूवमेंट पे जाके रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन का कोई स्कोप नहीं होता। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप कहते हो कि कोई बंदा नया आया, वो सही आया है नहीं है, वो भी मेरे लिए है, जो लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं वो भी मेरे लिए। इन्वेस्टिगेशन कैन लीड टू एनी नंबर ऑफ इयर्स, एंड वो कितने ही पास्ट डेटा पे जा सकती है, लेकिन हम नहीं जा सकते ऑडिट में।
करंट ईयर का करना है, मैक्सिमम 710 में बोलता है पिछले साल के देख लो कोरस्पॉन्डिंग फिगर्स, कोई प्रायर पीरियड आइटम्स ले आओ, तो वहां पे हमारा स्कोप रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन याद रखना इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको स्कोप पहले डिसाइड कर लेना, वरना आपको कभी इन्वेस्टिगेशन को खत्म नहीं होने वाली, उसमें एक कंपनी के अंदर इतना कुछ मिल जाएगा आपको। अगर कोई 10 साल से मान लो कंपनी चलती आ रही है तो यू हैव अ लॉट टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है। तो आप इतना नहीं करते हो, आप हमेशा पहले क्या करते हो, सबसे पहले जाके पूछते हो भाई स्कोप बता दो कि क्या स्कोप है, किसकी रिक्वायरमेंट है, क्या चाह रहे हो हमसे, ये क्लियर कर दो क्वेश्चन हमारे को, ताकि उस माइंड से मैं आऊं आपका इन्वेस्टिगेशन करने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर स्कोप की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिगेशन। चलिए, तो ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना, स्टैब्लिश करना फैक्ट्स को, और इसके अंदर भी हमें रिपोर्ट देनी होती है, बिल्कुल देनी होती है। एक और लॉ, एक और लैग है इन्वेस्टिगेशन में कि आज तक कभी इन्वेस्टिगेशन के अंदर एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट कभी आया ही नहीं। ठीक है, इसके ऊपर तो ये कंसर्निंग मैटर है, लेकिन इसको कंसर्न को आज तक ठीक नहीं किया गया। यू विल नेवर फाइंड समथिंग विच इज वेरी पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। हर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, बंदा जो इन्वेस्टिगेटर होता है, इट कैन बी एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय एनी अदर सीनियर ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट और एनी प्रोफेशनल अकाउंटेंट, एनीबडी। तो उसकी रिपोर्ट उसकी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से बनाई जाती है। कभी भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का एक फॉर्मेट आपको नहीं मिलेगा देखने को। यही इसके आप में अपने आप में लैग है। इसलिए हमें बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है हमारी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से, कि हम कुछ ऐसा मिस ना कर दें जो हर रिपोर्ट में होना चाहिए था। लिखा कहीं नहीं है क्या होना चाहिए, लेकिन हमारी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि क्या उतनी सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमने डिलीवर कर दी है जो इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन बना पाए, उसके अगेंस्ट एविडेंस हो पाए। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसकी रिपोर्ट जब बनाते हो, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ये एक अपने आप में क्वेश्चन भी बनता है, इसके अंदर आएगा लेटर ऑफ द स्टेज, कि इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट के टाइम पे आप कितना फोकस, क्या क्या एरिया को देखते हो। तो वहां पे लैग है कि कोई फॉर्मेट तो आपने दिया नहीं है, हमें अपने हिसाब से बताना पड़ेगा हमारी इन्वेस्टिगेशन कैसे शुरू हुई, हमने क्या ढूंढा, कैसे ऑडिट एविडेंस मिले, कहाँ प्रॉब्लम आई, कहाँ रिस्ट्रिक्शन आई, क्या चेक कर पाए, क्या फुली चेक नहीं कर पाए। एवरीथिंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। ये भी कहीं ना कहीं ऑप्शन आ जाता है जो आपको अलग बनाता है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन को। चलो, ऑब्जेक्टिव का सर ये तो पता ही है, हमें डिस्प्ले ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स एंड द एंटिटी वर्किंग रिजल्ट्स, हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देखना होता है किसके अंदर, ऑडिट के अंदर। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं देखना होता। स्कोप में क्या है, मे बी गवर्न बाय द स्टेच्यू और इट मे बी अ नॉन स्टेट्यूटरी। तो जो स्कोप होता है इसका, हो सकता है वो डिसाइडेड हो, आपको किसी गवर्नेंस से आया हो कि ये चेक करके आने, इनकम टैक्स ऑफिसर आएगा तो आईटी के हिसाब से बताएगा, रेड होगी तो वो रेड के हिसाब से होगी। तो वहां पे जो उसका स्कोप है वो अलग अलग रहता है, इन्वेस्टिगेटर का तो उस हिसाब से रहेगा। लेकिन दूसरे वाले एरिया में हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाले के अंदर हमें नॉन स्टेट्यूटरी के अंदर जब भी हम जिसकी इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कंपनीज खुद बुलाती हैं। अगर आपने लॉ पढ़ा होगा, लॉ के अंदर एक सेक्शन होता था जिसमें वो बोलते थे आप प्लीज आके हमारे क्या करिए, हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कुछ प्रॉब्लम आ रही है ऑर्गेनाइजेशन में, एक बार इन्वेस्टिगेशन करिए। तो वो रिक्वेस्ट करते थे, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि कुछ निकाल के लिए, कुछ गलत हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रही क्या गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम जितना अच्छा काम कर रहे हैं वैसे नहीं बढ़ पा रहे, समथिंग इज मिसिंग। तो उसके लिए जब बुलाते थे तब आपसे स्कोप हमें डिसाइड करना होता है। तब आता था कि हमें पहले क्या लेना पड़ेगा, उसको बुलाने के लिए हमें एसआर पास करना पड़ेगा, 75% के ऊपर पार्टनर मानने चाहिए, तब जाके आप कंपनी में बुलाओगे इन्वेस्टिगेटर। वो सारी कहानी लॉ में देख लेना, 210, 212, 213 वाला सेक्शन जहां लगता था। सर याद तो कुछ नहीं है हमें, बट ठीक है आप बोल रहे हो तो होगा ऐसा। यार लॉ से, लॉ पढ़ने का मजा अलग ही आता है, ठीक है, लॉ तो अच्छे से पढ़नी है। इतनी सुंदर होती थी ना लॉ, काश मेरा बस चलता लॉ पढ़ाने का भी, फाइनल कर दूंगा शुरू वैसे, और 3-4 महीने में तुम उससे पहले क्लियर हो जाओगे, ठीक है, तुम मत सोचो इतना, तुम्हारे को नहीं मिलने वाला मौका। चलो आ जाओ। द स्कोप ऑफ ऑडिट इज वाइड एंड इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट द स्कोप ऑफ वर्क इज डिटरमाइंड बाय द प्रोविजन ऑफ द रेलेवेंट लॉ। तो स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है, स्कोप ऑफ ऑडिट भी वाइड होता है, वो डिफाइन करता है कि हमारा क्या रहेगा और हम उसका ऑडिट करते हैं। तो ऑडिट का स्कोप बड़ा क्यों होता है, क्योंकि ऑडिट के अंदर हमारे को हर चीज पर्टिकुलरली चेक करनी होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हमें पूरी चेक करनी है, उस वजह से वाइड है। इन्वेस्टिगेशन में हो सकता है वो हमसे पूरी इन्वेस्टिगेशन ना मांगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, वो बोले हमें सिर्फ अपने इंटरेक्ट एक्सपेंसेस की इन्वेस्टिगेशन करानी है, हो सकता है हमारे को अपने इनकमिंग पार्टनर के आने की इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो उसका स्कोप लिमिटेड होगा। लेकिन वैसे अगर आपने कोई स्कोप नहीं दिया इन्वेस्टिगेशन को, देन इट विल बी ह्यूज स्कोप, आप लिमिटाइज उसे कभी कर नहीं पाओगे। तो वैसे किसका स्कोप बड़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट परस्पेक्टिव से ऑडिट का, अदर देन दैट इन्वेस्टिगेशन का। माइंड में क्लैरिटी रखना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट परस्पेक्टिव से लिखा हुआ है, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप कोई भी टाइम किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हो, आपकी मर्जी होती है। पीरियोडिसिटी इज नॉट लिमिटेड, इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, आप कभी भी करवा सकते हो, सेवरल ईयर तक भी कवर करती है वो, उसको मैंने बताया पीछे तक चलती जाती है, जहां तक आपने इन्वेस्टिगेट कराने करवाते जो करते जाएंगे। ऑडिट यूजुअली होता है या तो क्वार्टरली बेसिस पे होता है, या हाफ ईयरली पे होता है, या ईयरली होता है। अब कोई मुझे बता दो जल्दी से, क्वार्टरली बेसिस पे ऑडिट हम कब करने जाते थे, कौन सा स्टैंडर्ड में। सर आप हर चीज को जो पढ़ाते हो उससे रिलेट करने लग जाते हो, सर हम नहीं खेल रहे आपके साथ। बोल दो कोई तो बोल रहा है ऐसा। किसके अंदर होता था, क्वार्टरली और हाफ ईयरली ऑडिट होगा, उसका रिव्यू करेंगे, कुछ तो होता था सर। 2410। हरप्रीत ने हमारा सीधा तीर कह रहे सर ये लो, बहुत हो गया आपका इंटरिम वाला। गुड।
तो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर हम 2400 के अंदर क्या करते थे, पूरी हिस्टोरिकल लेते थे और इसके अंदर हम क्या लेते थे, इंटरिम लेते थे। तो कहीं ना कहीं 4 महीने 6 महीने का भी काम चल जाता था हमारा। वेरी गुड, आई एम हैप्पी। चलो, फिर उसके बाद सर नेचर रिक्वायर्स अ डिटेल स्टडी एंड एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स। इसके अंदर डिटेल स्टडी होती है, एग्जामिनेशन ऑफ फैक्ट्स होता है। प्लीज ये जो क्वेश्चंस है ना ऊपर वाले मैंने पूछा क्वार्टरली वगैरह, ये आपको ऑन टिक्स हो जाना चाहिए पेपर से पहले। यू शुड बी वेरी वेरी गुड विद एनीथिंग रिलेटेड टू स्टैंडर्ड। ठीक है, मेरा मेरा फोटे है स्टैंडर्ड, तो मैं स्टैंडर्ड में कुछ नहीं मिस करने वाले। स्टैंडर्ड हमें ऐसे आने चाहिए कि कोई भी आके बस स्टैंडर्ड का सवाल पूछे जाइए, उसके बाद दिखाएंगे अब। ठीक है, तो स्टैंडर्ड पे नहीं कमी करनी। ये वाले चैप्टर्स तो ठीक है यार, ये चैप्टर तुम्हें बहुत काम भी नहीं आने वाले आगे। कोई नहीं घुसता तुम में से इन्वेस्टिगेशन में, लिख लिख के ले लो मेरे से आज, पर फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ना तुम्हें, तुम्हारे पास भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास भी नहीं है। चलो, पर हाँ, इन्वेस्टिगेशन में जाने का मौका मिले कभी छोड़ना भी मत। इससे अच्छी चेकिंग कहीं नहीं होती, सबसे बढ़िया चेकिंग होती है। ठीक है, चलो सर, आप बहुत बातें करते हो, पढ़ाते कम हो। इन्वेस्टिगेशन इज वॉलंटरी इन नेचर। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है, वॉलंटरी होती है नेचर के अंदर। बिल्कुल सर, ये क्या होती है, मैंडेटरी होती है कंपनीज के लिए, जिनको करवाना उनको करवाना ही पड़ेगा। इसके अंदर और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इनहेरेंट लिमिटेशन क्या इसके अंदर होती है, तो भरा पड़ा इनहेरेंट लिमिटेशन है, तब यहाँ पे क्या जाती है, रीजनेबल एश्योरेंस जाती है। इसकी कोई ये नहीं होती, इसलिए क्या जाती है, एब्सोल्यूट एश्योरेंस जाती है। राइट, ठीक है। एविडेंसेस, इसके अंदर आप कंक्लूसिव लेते हो, इसके अंदर आप क्या लेते हो, मेनली प्राइमा फेसी एविडेंस लेते हो। जो मिल गया वो ले लोगे, पर अंदर घुस के नहीं लेके आओगे उसको। ठीक है, सिर्फ ऑडिट प्रोसीजर्स करके देखोगे, लेकिन ऑल्टरनेटिव पे भी तब जाओगे जब पहले से कुछ नहीं मिल रहा। वरना सोचो, आपके पास फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में इतने सारे ऑप्शन है, एफएपी, एएपी, ओएपी, एएपी। राइट, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, लेकिन हम कभी नहीं लगाते चारों जब तक हमारे को कोई एक सा आंसर मिल जाए। पर कंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि अब चारों एरिया से अगर एक एविडेंस लेके आओ, तो सोचो चार तरफ से अगर सिंगल एविडेंस बता रहा है तो वो ज्यादा कंक्लूसिव बन जाएगा। लेकिन हमारा काम नहीं है, अगर हमें मिल गया जो हम चेक कर रहे थे, हम वहीं पे सेटिस्फाई हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तभी दूसरे पे जाते हैं जब हमें नहीं मिलता, तभी उसका नाम दिया अदर, एडिशनल। तभी जाएंगे अगर पहले वाले से काम नहीं चला तो। वरना यहाँ एविडेंस के अंदर, इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर आप हर तरीके से क्या करते हो, घुमा फिरा के हर चीज चेक करते हो, फिर जाके इन्वेस्टिगेशन एविडेंस लेके आते हो। फिर ऑब्जर्वेशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इट इज एनालिटिकल इन नेचर एंड रिक्वायर्स थॉरो माइंड कैपेबल ऑफ ऑब्जर्विंग, कलेक्टिंग एंड एवेल्यूएटिंग फैक्ट्स। एक बंदा चाहिए जो ओवरऑल कंप्लीट पर्सनैलिटी हो, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, जिसको हर एरिया में नॉलेज हो, उसे पता हो कि चीजों को कैसे निकलवाना है, उसे पढ़ना आता हो। कभी कभी कुछ चीजें सामने से देखने से वैसी नहीं होती जैसी होती हैं, उसको वो भी देखने का मौका मिले, उसको वो भी समझनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं वो वाला बंदा, एनालिटिकल वाला बंदा चाहिए, जो बहुत अच्छे से एनालिटिक करता हो, जो फिगर्स को देख के समझ जाए कि फिगर्स सही बोल रही है या गलत बोल रही है। इट इज गवर्नड बाय द कंप्लायंस विद द जीएएपी। तो ये तो सर हमारा जनरल सेपरेट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बेसिस पे चलता है, तो ये तो वही रहेगा अकाउंटिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अपॉइंटिंग एजेंसी, एवरी इवन थर्ड पार्टी कैन अपॉइंट इन्वेस्टिगेटर। क्या कोई भी कर सकता है, बिल्कुल। 213 का सेक्शन होता था जिसके अंदर वो वाले लोग जिनको लगता था कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए थी, वो भी माइनॉरिटी वाले लोग आके भी क्या करते थे, रिक्वेस्ट करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन कर दो इस कंपनी की, यहाँ पे तो हमें कुछ गड़बड़ होती लग रही है, यहाँ पे तो लोगों को रेम्यूनरेशन जितना पैसा भी नहीं पहुंच रहा, तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ होगी कि मिनिमम बेसिक रेम्यूनरेशन नहीं जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो वाले लोग भी जाके क्या करते थे, अपॉइंट क्या करते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करते थे, और 213 के अंदर एक इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट हो जाता था। तो मतलब थर्ड पार्टी भी क्या कर सकती है, अपॉइंट कर सकती है इन्वेस्टिगेटर। खुद तो कंपनी कर ही सकती है, बिल्कुल कर सकती है, गवर्नेंस भी कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन अदर देन दैट कोई थर्ड पार्टी चाहती है तो वो भी रिक्वेस्ट करेगी। बस उनको क्या करना पड़ेगा, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर रखना पड़ेगा। उनके एजेंडा, वो 3 एजेंडा दिए रखे हैं 213 सेक्शन के अंदर, अगर इन 3 में फॉलो करते हो तो जाके आपकी क्या कर दी जाएगी, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली जाएगी, वरना नहीं की जाएगी। ठीक है। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द ओनर शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी और द एंटरप्राइज। ऑडिटर तो हमें पता है कैसे अपॉइंट होता है, 139 वाले सेक्शन बने, 140 वाले सेक्शन बने कंपनी ऑडिट में, वो हमने पढ़े। रिपोर्टिंग, द आउटकम इज रिपोर्टेड टू द पर्सन ऑन हुज बिहाफ इन्वेस्टिगेशन इज कैरिड आउट। उसको रिपोर्ट करेंगे जिसने इन्वेस्टिगेशन के बारे में हमें को रिक्वेस्ट करी थी, और द आउटकम इज रिपोर्टेड टू द ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ये तो जाती है शेयर होल्डर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और फिर पब्लिक में चली जाती है हमारी ऑडिट रिपोर्ट। तो आई होप वी गेट अ सम क्लियर आइडिया कि क्या होता है ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, इससे ज्यादा पढ़ना है सर, नहीं पढ़ना। आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड, स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन। एक एक पहला 4 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना मुझे लगता है आईसीआई को जाना चाहिए वो 3 या 4 क्वेश्चन तक ही जाना चाहिए। उसके बाद जो डेटा है वो मुझे लगता है सिर्फ आपको समझाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन पूछने का रेलेवेंस मुझे नहीं समझ आता। बट ठीक है, मैं ये कह के नहीं चलूंगा कि नहीं आएगा, दैट वुड बी राइट। चलिए सर, स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन क्या है। स्टेप्स इन इन्वेस्टिगेशन में पहला आता है आपके पास ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप। आपने जो भी डिटरमाइन करना है वो अपने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के बेसिस पे करना है। वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेशन रिक्वायर्स द फॉलोइंग स्टेप्स इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। याद रखना, इन ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में चलता है ये पूरी की पूरी कहानी, और सीक्वेंस पे ही चलेगी। आप पहले इन्वेस्टिगेशन करने स्टार्ट नहीं करेंगे, बाद में स्कोप तो डिसाइड करने से रहे। पहले क्या करेंगे, आप स्कोप डिसाइड करेंगे। पहले पूछेंगे भाई आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया क्यों, ऑब्जेक्टिव दे दो। उन्होंने बुलाया सर ऐसा ऐसा है, ये बोला हमारे को सिचुएशन फेस करने को मिली है, एंड दिस इज नॉट द वन टाइम। पहली बार हमें लगा वैसे ही हुआ होगा, बट अब हमें लग रहा है कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी वाले लोग हैं वो माइनॉरिटी के साथ सही नहीं कर रहे हैं।
हमें चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कंपनी में, जो देखें कि एक्चुअली में सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑब्जेक्टिव मिल गया। अब आता है स्कोप, कितना चेक करने की बात कर रहे हैं, किस एरिया में चेकिंग करने की बात कर रहे हैं। क्या आपने अपने टॉप लेवल मैनेजमेंट को चेक करवाना है, फुल ऑर्गेनाइजेशन की करवानी है, मैनेजमेंट प्रोसेस की करवानी है, मिडिल लेवल की करानी है, क्या आपका स्कोप है मुझे बता दो। तो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप पहले जान लीजिए इन्वेस्टिगेशन को शुरू करने से पहले। जैसे ही आपके पास ऑब्जेक्टिव स्कोप आया, अब आप सोचेंगे बैठ के कि इसको चेक करने का सबसे बढ़िया तरीका हो क्या सकता है, मतलब आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रोग्राम, जैसे आप प्लान करेंगे, प्रोग्राम डिसाइड करेंगे कि ये मेरी प्लानिंग है और ये वाला प्रोग्राम मेरे को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके मैं ये रिजल्ट पे पहुंच पाऊंगा कि जो वो लोग बोल रहे थे एटलीस्ट वो क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। दूसरे नंबर पे फिर उसके लिए जैसे ही मैंने प्लानिंग की बात करी, मैंने अपना प्रोग्राम करा, मेरे को प्रोग्राम के अंदर होगा मुझे पहला स्टेप क्या लेना है, मुझे कहाँ से शुरू करना है। तो इसका मतलब आएगा मुझे एग्जामिनेशन एंड स्टडी ऑफ द वेरियस रिकॉर्ड्स बाय रेफरेंस टू द एप्रोप्रिएट एविडेंस। मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे उस चीज को जो मुझे अचीव करना है उसके लिए मुझे कहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, जहां से मैं एग्जामिन करना शुरू करूं और मेरे पास ऑडिट एविडेंस आना शुरू हो जाए। तो पहले नंबर पे मैंने ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ले लिया। दूसरे नंबर पे मैंने प्लानिंग एंड प्रोग्राम बना लिया। तीसरे नंबर पे मैंने जब स्टार्ट करा तो मुझे देखा कि मेरे कौन सा एरिया के अंदर मैं एग्जामिनेशन शुरू करूँ अपनी, जिसके अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे ही मैं उसे घुसूंगा उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करने लगूंगा, वो जो रिकॉर्ड निकल के आएंगे वो मेरे लिए ऑडिट एविडेंस का काम करने लग जाएंगे। चौथे नंबर पे जैसे ही मेरे पास ऑडिट एविडेंस आने शुरू हो गए, साथ साथ मेरे एनालिसिस शुरू हो जाएगा उसके ऊपर, एनालाइजिंग प्रोसेसिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। एनालाइज करूंगा, प्रोसेस करूंगा और इंटरप्रेट करूंगा फाइंडिंग्स को, कि वो इंटरप्रिटेशन क्या क्या मेरी इंटरप्रिटेशन मुझे यहाँ लेके जा रही है या नहीं जा रही है, क्या वो मेरे काम का भी है ऑडिट एविडेंस या नहीं है। तो अगर मैं इसको ऐसे से रिलेट करूं, ऐसे 450 इवेल्युएशन करूंगा मैं यहाँ पे, इवेल्युएशन ऑफ ऑडिट एविडेंस करने बैठूंगा, देखूंगा कि वो ऑडिट एविडेंस इवेल्युएट करके क्या मेरे ऑब्जेक्टिव और स्कोप को मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना नहीं है। तो अगर मैं पूरे के पूरे ऐसे की बात करूं तो यहाँ पे सर हमारा लगा कौन सा, ऐसे 210। इसके अंदर मैंने ऑब्जेक्टिव और स्कोप डिसाइड करा कहाँ पे, एंगेजमेंट लेटर के अंदर करा होगा रेफरेंस। उसके बाद मैंने ऐसे 300, ऐसे 300 सर प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम, प्लानिंग स्ट्रेटेजी एंड प्रोग्राम। तो सर प्लानिंग देखी होगी, स्ट्रेटेजी बनाई होगी, प्रोग्राम बना होगे, इन्वेस्टिगेटर प्रोग्राम क्या होना चाहिए। उसके बाद ऐसे 315, सर ऐसे 315 में गया हूँ, एग्जामिनेशन शुरू करिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, कौन से एरिया में रिस्क लग रहा है, जहां का मुझे आरओएमएम चाहिए, और उस आरओएमएम से रिलेटेड मुझे क्या चाहिए होगा, ऑडिट एविडेंस चाहिए होगा। एसए, यही तो पढ़ते हैं हम ऑडिट के अंदर। तो बताओ कहाँ से डिफरेंट है ये बताना, तुम्हारे लिए आंसर बनाना। आप तुम बनाना नहीं चाहते हो, अगर तुमने बताया स्टैंडर्ड के साथ है, तुम्हारा सारा पेपर हो जाएगा। सर पहले 210 के अंदर ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप इन्वेस्टिगेशन में लेंगे, लेंगे सर। 300 के अंदर क्या करेंगे सर, प्लानिंग एंड प्रोग्राम करेंगे, करेंगे सर। 315 में जाएंगे सर, क्या करेंगे, एग्जामिनेशन करेंगे, रिकॉर्ड इंक्वायरी करेंगे। वो सब कहाँ करते हैं, 315 में करते हैं, वही हम यहाँ पे कर रहे हैं। क्या चाहिए, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट चाहिए। कौन सा वो, यहाँ पे रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट क्या है, जो ऑब्जेक्टिव के अंदर जिस बेसिस पे मुझे इन्वेस्टिगेटर को हायर किया वो रिस्क है, उस रिस्क के लिए मुझे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए। बस इतना रिलेट आपको करना पड़ेगा, राइट। ये मिल गया सर, 450 में ले जाओ सर। 330 तो आपने लगा लिया, 330 यहाँ पे काम आएगा नहीं आएगा, क्यों, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर वगैरह वो कहाँ कर रहा है, वो यहाँ पे कर रहा है एनालाइज में। तो यहाँ पे वो ऐसे 330 प्लस 450 लगा रहा है। उसने एनालिसिस करा, किसका एनालिसिस किया होगा, जो यहाँ से रिकॉर्ड आए होंगे, इस रिकॉर्ड का एनालिसिस किया इसने। रिकॉर्ड का एनालिसिस किया 315 में, मतलब एफएपी लगाया। एफएपी लगाने के बाद उसने प्रोसेस एंड इंटरप्रिटेशन करी फाइंडिंग्स की, मतलब 450 के हिसाब से उसने इवेल्युएट कर लिया कि मेरा वो ऑडिट एविडेंस काम का है भी है या नहीं है। मतलब जो वो बोल रहे थे या तो वो सच बोल दे, या वो जो बोल रहे थे या वो झूठ निकल के आ रहा है। तो मेरे को एक एविडेंस तो चाहिए होगा जो उनसे मेरे को रिक्वेस्ट चाहिए। और लास्ट में मैं क्या करूंगा, रिपोर्ट करूंगा, अपने कंक्लूजन बता दूंगा। मतलब मैं चला गया ऐसे 700 की सीरीज पे। अब ये 705 भी हो सकता है और 700 भी हो सकता है। सर कैसे, 700 होएगा कब, जब उन्होंने जो बोला था वैसा का वैसा साबित हो गया, तो मैं क्या करूंगा, 700 की रिपोर्ट दे दूंगा कि हाँ वैसा ही है जैसा हो रहा है। लेकिन अगर नहीं हुआ तो मुझे मॉडिफाई करनी पड़ेगी कि आपकी जो इन्वेस्टिगेशन में जो आपने मुझे रिक्वेस्ट रखी थी वो कहीं ना कहीं मुझे सही नहीं लग रही है, या तो आपने किसी पर्सनल बेनिफिट को देखते हुए रखी है, या फिर मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया जो मुझे आपके थ्रू बोलता हो, तो ये मॉडिफाइड ओपिनियन मेरा चला जाएगा। तो रिक्वेस्ट जिस फेवर में आई थी, रिक्वेस्ट इस फेवर में आई थी कि सब कुछ सही हो रहा है ये चेक कर लो, तो 700 मेरी क्या बनेगी, सही हो रहा है। रिक्वेस्ट इस फेवर में थी कि सब कुछ सही नहीं हो रहा ये चेक कर लो, तो 700 मेरी बनेगी सब कुछ सही नहीं हो रहा ये चेक करके मैं बताऊंगा। तो मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी हाँ या ना करवाने की, वैसे ही मेरा 700 का ओपिनियन बताएगा मुझे, राइट। तो ये मेरा बुरा का बुरा बनता है सर स्टैंडर्ड के बेसिस पे। मुझे लगता है आपको स्टेप्स के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। यस नो, जल्दी से बता दो। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है, टाइम कम वेस्ट करेंगे। हो रहा है साथ साथ, अगर समझ आ रहा है तो यस करते जाना बस। क्लियर है, चलें आगे। चलो सारी डिटर्मिनेशन ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ाने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छे से समझ आ गया है। यहाँ से कुछ ऐसा पॉइंट होगा जो मुझे आपको बताना चाहिए तो मैं डेफिनेटली बता दूंगा। हम्म, तो अगर मैं इसके अंदर बात करूँ, फिर लिखने वाली लाइन,
तो पहले नंबर पे तो पीरियड जो आपने इन्वेस्टिगेशन करना था क्लियरली स्पेसिफाइड कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव के अंदर बेसिकली क्या क्या आता था वो ये बता रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के अंदर आप बताते हो कि आपने क्या क्यों करवानी है इन्वेस्टिगेशन, किस पीरियड की करवानी है, बेसिकली पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आपको क्या करना है डिफाइन करके रखना पड़ेगा कि उसके अंदर आपने क्या क्या देना है। तो यहाँ पे लिख रहा है वो मैटर्स डिस्कस एंड ऑब्टेन क्लियरली रिटन इंस्ट्रक्शंस कवरिंग द ऑब्जेक्ट द स्कोप एंड द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आपको मुझे क्लियरली सारा कुछ बताना पड़ेगा, तब जाके मैं क्या करूंगा आगे बढ़ूंगा, वरना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो the result of the investigation are often seriously affected owing to the change in the circumstances which have occurred since it was contemplated। तो कहीं ना कहीं आपका इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट जो होगा वो चेंज भी हो सकता है अगर कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंज आ गया। जिस टाइम पे आप रिक्वेस्ट लेके आए थे उस टाइम पे चीजें अलग थी, आज जब मैं करने लगा हूं तो चीजें अलग हो गई हैं। तो डेफिनेटली कोई ना कोई डिवेल्युएशन हो सकती है, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आ सकती है, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू डिसीजन डिवीजन हो सकता है। तो हो सकता है आपने बिजनेस में कोई भी चेंज करा होगा, तो नेचर साइज अगर बिजनेस का बदलता है तो जिसकी मैं इन्वेस्टिगेशन करने लगा हूँ वो भी मेरी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर काफी सारा क्या होता है रिशफलिंग होती रहती है, पर्पस वगैरह स्कोप वगैरह वापस से रीडिफाइन होते रहते हैं। तो आपसे पूछ सकते हैं क्या उनका पर्पस रीडिफाइन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जो हमने पहले पॉइंट्स पढ़े, नेचर बदलना, साइज बदलना, ऊपर की मैनेजमेंट का बदल जाना, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी वो अपने रहे ही नहीं वो अपना ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सारे एरियाज को ध्यान में रखते हुए आप डेफिनेटली बोल सकते हो। फिर सेकंड हमने क्या पढ़ा था सर? प्लानिंग एंड प्रोग्राम, पीपी की फॉर्मुलेशन करना। तो वो क्या कह रहा है? ड्रॉ अ वन प्रोग्राम, एक प्रोग्राम बनाएगा वो जो किसके बेसिस पे होगा, स्कोप एंड कंटेंट। उसके अंदर वो स्कोप को कवर करके चलेगा कि भाई मेरा स्कोप कितना था, उसके बेसिस पे मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। एंड कंटेंट हैव टू बी डिटरमाइंड ऑन अ कंसीडरेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ सिचुएशन। कुछ नई सिचुएशन के बेसिस पे वो क्या करेगा सर, एक प्रोग्राम बना लेगा जिसको वो स्कोप तक लिमिटेड रखेगा, स्कोप से ज्यादा चेकिंग करने वो जा नहीं सकता। बिल्कुल। अब वो कह रहा है इन्वेस्टिगेशन प्रोग्राम शुड बी ड्रॉन अप हैविंग रिगार्ड टू, किन किन बेसिस पे? नेचर ऑफ बिजनेस को ध्यान में रखते हुए बनाना पड़ेगा प्रोग्राम, बिल्कुल उसको। स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एटमोस्फेयर कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो थ्री वे स्ट्रक्चर है, टॉप लेवल भी आता है, मिडिल लेवल भी आता है, लोअर लेवल भी आता है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल मिडिल लेवल ही है, एक मिडिल ऑफिस है यहाँ पे सिर्फ, और कोई बड़े लोग यहाँ नहीं बैठते। आपको स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, उस बेसिस पे आप जाओगे। नेचर देख ली, स्ट्रक्चर देख लिया, फिर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द क्लाइंट टू द ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ वर्क के बेसिस पे बनेगा, बिल्कुल बनेगा। फिर स्कोप एंड द डेप्थ ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपको देखना पड़ेगा कि उसके अंदर आपको जो स्कोप मिल रहा है वो उसकी डेप्थ कितनी, कितना ज्यादा अंदर घुस के आपको उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी, किस एरिया किस मैटर के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होने आई है। क्या वो ऐसा मैटर है जो सामने है आपकी, या ऐसा मैटर है जो सामने नहीं दिख रहा है लेकिन वो किसी और चीज के बेसिस पे ट्रिगर हो रहा है। तो अगर आपको वो चेक करना है तो पहले आपको वो चेक करना पड़ेगा वो किसके बेस पे ट्रिगर हो रहा है, फिर उसके अंदर आपको डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा वैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिर द नेसेसिटी टू एक्सटेंड द इन्वेस्टिगेशन इनटू बुक्स एंड रिकॉर्ड्स बिलोंगिंग टू द अदर्स, क्या आपको लगता है कि इसके अंदर आपको सिर्फ एक कंपनी नहीं, आपको उसकी सब्सिडरीज के अंदर जाना पड़ेगा या रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाना पड़ेगा, मतलब कहीं ना कहीं एक्सटेंड करनी पड़ेगी आपको इन्वेस्टिगेशन बिलोंगिंग टू अदर्स, या किसी और की बुक्स भी देखनी पड़ेगी, या मुझे बैंक के पास जाना पड़ेगा उनका सारा डेटा लेने, मतलब या ऑर्गेनाइजेशन में रह के काम हो जाएगा या मुझे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी जाना पड़ सकता है। फिर इन्वेस्टिगेशन शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन एरियाज कंसिडर रेलिवेंट देन टू टेक अंडरटेक अ वाइड रेंजिंग वेरिफिकेशन। तो इन्वेस्टिगेशन को कंसंट्रेट करना है जो एरियाज उसको लगता है रेलिवेंट है, रेदर देन उसे ये दिख रहा है कि यार ये भी मेरे को लगता है चेक कर लूं तो कुछ मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, मतलब उसको एक्सटर्नल एरियाज के ऊपर फोकस ना करते हुए वो एरियाज देखने हैं जो उसे लगता है कि कहीं ना कहीं रेलिवेंट है। हाँ, उस रेलिवेंस के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल कंफर्मेशन आपको चाहिए, आपको लगता है होनी चाहिए और वो बेटर एविडेंस दे पाएगी, देन डेफिनेटली आप इन्वेस्टिगेशन में अपना स्कोप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में स्कोप इंक्रीज हो जाते हैं, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आपको जैसे जैसे कुछ मिलेगा तभी तो स्कोप बढ़ेगा। प्री डिफाइंड नहीं कर सकते उसको, बट कोशिश करते हो कि एक स्कोप रख के चले, फिर अकॉर्डिंगली मूव करते रहेंगे जैसे जैसे कुछ ना कुछ आएगा। राइट, तो सर इसको क्या याद करना मुश्किल है? बिल्कुल नहीं सर। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप वाला पॉइंट आएगा, आएगा। नेचर ऑफ बिजनेस वाला पॉइंट आएगा, आएगा। क्या स्कोप जितना भी होगा उसके डेप्थ इन डेप्थ चेकिंग करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी। क्या विद इन द स्कोप रह के काम करना पड़ेगा या आउटसाइड द स्कोप भी जा सकते हैं? वाइड रेंज वाले सारे पॉइंट स्कोप से रिलेटेड है। तीन पॉइंट है स्कोप वाले, स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप एंड डेप्थ, उसके बाद लास्ट में कि हमारे को जो मेरा स्कोप है क्या वो मेरी बुक्स तक है या बाहर की बुक्स तक भी है, जो मेरा स्कोप है क्या वो रेलेवेंट टू द माई एरिया था या बाहर के एरियाज के लिए भी आता है। तो चार तो पॉइंट किससे रिलेटेड है? स्कोप से रिलेटेड ही है। ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। ऑल फोर आर विद स्कोप पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा, आराम से याद रख सकते हैं। तो नेचर के अंदर आ गया, स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद स्कोप, स्कोप ऑफ वर्क क्या है मेरा, उसके बेसिस पे होना चाहिए। स्कोप के बेसिस मेरी इन्वेस्टिगेशन कितनी डेप्थ होनी चाहिए ये देखूंगा। स्कोप मेरा मेरी बुक्स तक है या बाहर की बुक्स तक लेके जा रहा है, मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा। और स्कोप मेरा ये बोल रहा है कि रेलिवेंट एरियाज ही देखना है या अदर देन रेलिवेंट एरियाज पे भी ध्यान रखना है, ये भी मैं अपना डिफाइन करके चलूंगा। तभी मेरा प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, ऐसे बेसिस पे बनना चाहिए। तो ऐसा प्रोग्राम मेरे को फॉर्मुलेट करना है कि मैं क्या रहा हूँ, बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव करूं, इधर उधर ना भटक जाऊं। ठीक है, द प्रोग्राम शुड बी फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल तो करना ही पड़ेगा, जैसे कुछ मिलेगा चेंज करना पड़ेगा, सो दैट द नॉलेज गेन विद द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क कैन बी यूज्ड टू द एक्सटेंड, रिड्यूस और मॉडिफाई द एक्सटेंडेड एरियाज ऑफ चेकिंग। तो मैंने बताया जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वो और ज्यादा खुलती रहती है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन आर नॉट समथिंग जो आपको सिमिलर सेम वे पे हो जाएगी जैसे ऑडिट होता है। ऑडिट तो खत्म हो जाता है लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो और अंदर जाती रहती है और अंदर जाती रहती है। जैसे जैसे कुछ निकालने निकलोगे, एक अमाउंट मिली, पता चला गलत है, उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे उसके पीछे जहां से वो जनरेट हुई थी पूरी ऑडिट ट्रेल गलत होने वाली है। आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा इन इन्वेस्टिगेशन। चलिए,
इतना तो आप आंसर लिख ही देंगे, बहुत है। फिर उसका सर स्टेप 3, कलेक्टिव ऑफ एविडेंस। अब हमें क्या करने पड़ते हैं, एविडेंस कलेक्ट करने पड़ते हैं। जो हमारा रिस्क था, ROMM थी जो हमारी, जिसके लिए हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी, उससे रिलेटेड मुझे क्या चाहिए, SAAE चाहिए, याद रखना। तो द इन्वेस्टिगेटर वुड बी गैदरिंग रेलेवेंट एविडेंसेस कनेक्टेड विद द मैटर्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड। जिन मैटर से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन आई है उसके रिगार्डिंग मुझे क्या चाहिए होगा, एविडेंस चाहिए होगा। इन द इन्वेस्टिगेटर में रिक्वायर टू ऑब्टेन ओरल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द वेरियस पर्सनल। अब वो क्या कर सकता है सर, वो वही सारे मेथड का यूज करेगा जो हम ऐसे 500 में करते हैं। ऑडिट एविडेंस कैसे मिलता है, इंक्वायरी कर लो जाके, ऑब्जर्वेशन कर लो जाके, रिकम्प्यूटेशन करके देख लो अमाउंट को, रिकैलकुलेशन करके देख लो, उसके बाद एनालिटिकल प्रोसीजर लगा के देख लो, सब कुछ तो ये भी लगा सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है बताओ, कौन नहीं कर सकता, इंक्वायरी का इन्वेस्टिगेटर नहीं कर सकता, बिल्कुल कर पाएगा। क्या वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे एविडेंस नहीं मिलेगा, मिल जाएगा। क्या उसे रिकम्प्यूटेशन वगैरह करने की परमिशन नहीं है, बिल्कुल होगी। क्या वो एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं लगा सकता, बिल्कुल लगा सकता है। एक्सटर्नल कंफर्मेशन का उसको अलाउड नहीं है, अलाउड है, लेकिन तब यूज करना अगर आपको कहीं ना कुछ ना मिलता है। अगर वो रेलिवेंट से बाहर जा रहा है तो मत करना, रेलिवेंट के अंदर रखे तो कर लेना, बट हाँ, अगर आपको लगता है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड है तो भी आप कर सकते हो, और वो कहीं नहीं है आपके पास। ठीक है, तो मतलब यही सारे एरियाज हैं जिसके अंदर हमें क्या मिल जाएगा, एविडेंस मिल जाएगा। आई होप इसके अंदर भी हो गया हमारे को, इसके अंदर कुछ और है नहीं। क्या कह रहा है वो, द इन्वेस्टिगेटर अकाउंटेंट कैन हेल्प टू द एक्सटर्नल एक्सपर्ट पर्सन रिलेटेड पार्टीज आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा टू ऑब्टेन स्पेसिफिक एविडेंस। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट क्या करता है, इन्वेस्टिगेटिंग अकाउंटेंट को क्या लगता है कि भाई मुझे एविडेंस तो लेना था, अब पॉइंट ये आ रहा है कि मेरे को एविडेंस लेने के लिए जो चीज चेक करनी है वो तो मेरे एरिया ऑफ कमांड में आती नहीं है। इन्वेस्टिगेटर एक जगह का इन्वेस्टिगेटर होगा, 2 एरियाज का इन्वेस्टिगेटर होगा, 3 एरियाज का इन्वेस्टिगेटर होगा, बट सबका तो नहीं होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में तो पता नहीं कितने एरियाज होते हैं। सर मुझे ऑपरेशंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, बट मैं टेक्निकली बहुत साउंड हूँ, मुझे IT इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मेरे को ऑपरेशन नहीं पता। तो मैं क्या करूं, तो ऑपरेशनल एक्सपर्ट ढूंढिए, उस मैनेजमेंट के बंदे के एक्सपर्ट लेके आइए। तो कहीं ना कहीं मुझे एक्सटर्नल एक्सपर्ट्स की हेल्प लगेगी वैल्यूएशन करने में। हो सकता है मुझे कुछ स्पेसिफिकली चेक करवाना हो, रिलेटेड पार्टी से मुझे पता ही नहीं चलती, मैंने कोई इंडिया 24 थोड़ी पढ़ा है। सोचो, इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसे थोड़ी पता होगा इंडिया 24 का डिस्क्लोजर क्या बोलता है, उसके लिए कौन लाना पड़ेगा। उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो क्या करे, पिछले साल की जो उसकी ऑडिट रिपोर्ट होगी उस साल की अगर वो बन चुकी है वो ले ले और अपने ऑडिटर की रिपोर्ट को सही मान ले। ये भी आएगा नीचे क्वेश्चन कि मान लीजिए अगर आप ऑडिटर की रिपोर्ट को क्या आप ले सकते हो या नहीं ले सकते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जानना उसके लिए कि इन्वेस्टिगेटर इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कैन यूज द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और नॉट, ये भी पढ़ेंगे नीचे। तो सोचो उसके क्या ऑप्शन है, वैल्यूएशन होती है, इंडेक्स कौन से होता है, 36 हो गया, 38 हो गया, वैल्यूएशन करनी होती है हमारे को। अभी जो उसमें वैल्यूएशन करी वो सही करी या नहीं करी, किसी नॉन अकाउंटेंट को कैसे पता। वो तो बुक्स देखेगा, उसे दिखेगी वैल्यूएशन हुई है, वो कहेंगे सर हमने तो 20 लाख बढ़ गया अगले साल, कैसे बढ़ गया भाई, वो कहेंगे सर वैल्यूएशन होती है। ये क्या होती है वैल्यूएशन, मुझे तो पता नहीं। वही सेम अमाउंट दिखाओ जो पिछले साल थी, आपने कैसे बढ़ा दिया, वो कहेंगे सर वैल्यूएशन होती है, हम इंडेक्स फॉलो करते हैं। वो कहेगा मैं तो नहीं मानता, ऐसे तो नहीं चलने वाला काम। तो आपको क्या कहेंगे, सर आप ऐसा करिए, आप एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट लाइए, उनसे पूछेगा, वो आपको बताएंगे, या आप इंडिया की बुक पढ़िए पहले जाके, वो तब समझ आएगा। तो कहीं ना कहीं इतना टाइम तो उसके पास है नहीं, तो वो क्या करता है, एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर करेगा, सामने बिठाएगा, पूछेगा भाई ये फाइनेंशियल बता दे, फिगर ठीक है तेरे साथ, हो गएगा हाँ सर ठीक है, ये इंडिया के हिसाब से कैलकुलेट हो रही है, बस ठीक है डन करेगा। तो यही काम है इन्वेस्टिगेशन के अंदर, बहुत सारे लोग लगते हैं, इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट हैंडल एवरीथिंग अलोन। ठीक है, तो वो जो टीम जाती है, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जाता होगा, एक IT एक्सपर्ट जाता होगा, एक कौन सा जाता होगा जिसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, जिसे लोग साइकिक बोलते हैं। देखिए बहुत सारे आप इन्वेस्टिगेटर देखोगे जिनको साइकिक के नाम से जाना जाता है। आई हैव 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइंड जो इन्वेस्टिगेशन में है, ट्रस्ट मी दे आर कंप्लीट साइकिक। ठीक है, उनको ऑब्जर्व करके पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, तो दे आर विद दैट गुड ऑफ देयर नॉलेज। ठीक है, बुक्स देख की भी जरूरत नहीं है, वो कहते हैं इसमें पक्का प्रॉब्लम मिलने वाली है इस एरिया में, और डेफिनेटली प्रॉब्लम निकल के आती है, तो वो उस चीज के पैसे देते हैं। ठीक है, तो एवरीबडी हैज सम काइंड ऑफ अ स्किल, तो आपको समझना पड़ेगा सामने वाले की स्किल्स कितनी अच्छी है। समटाइम्स पीपल सिट लाइक दैट, ठीक है ना, समटाइम्स पीपल सिट लाइक दैट, तो हर चीज ऑब्जर्व होती है लाइफ में, याद रखना। तो आप किस तरीके से इंटरव्यू में बैठते हो बहुत फर्क पड़ता है। देयर इज समवन व्हिच इज वेरी गुड विद साइकिक नॉलेज, मतलब साइकिक कुछ होता नहीं है वर्ड, साइकिक इन द सेंस जिसको प्रिजम्पशंस करनी आती थी सामने वाले के बारे में, वो बंदा पहचान जाएगा कि आप डरे हुए हो नहीं डरे हुए हो, या आप अच्छे हो या कॉन्फिडेंट हो या नहीं हो। ये सब चीजें आपके एक्शन से पता चलती हैं। तो यही काम होता है, हम किसी को लेके जाते हैं जो बंदा ये समझ पाए कि जो सामने वाला बोल रहा है उसकी इंटरप्रिटेशन, उसके वर्डिंग से, उसके तेज बोलने के तरीके से, स्लो बोलने के तरीके से, कि वो बंदा किस तरीके से बता रहा है, और बहुत हेल्प करता है वो आपको इन्वेस्टिगेशन में। ठीक है, तो उन लोगों से मिलोगे जब, अभी कभी घुसोगे इस लाइन में, तो समझ आएगा मजेदार काम है। ठीक है, तो उनको पढ़ के आपको समझ आएगा यार किस तरीके से पढ़ा, तो आपको नहीं पता चलेगा, बट दे आर वेरी गुड विद दैट। आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद दोस पीपल, यार क्या मजेदार पढ़ना पड़ते हैं वो, मजा आ जाता है हमको देख के। ठीक है चलो, तो स्टेप 3 स्टेप 4, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइंडिंग्स। अब करते हैं सर एनालिसिस एंड इंटरप्रेट करेंगे क्या सर फाइंडिंग्स को। अब हमने सारा का सारा ऑडिट एविडेंस तो इकट्ठा कर लिया, बट मेरे को एज एन इन्वेस्टिगेटर ये नहीं पता अब तक कि वो ऑडिट एविडेंस मेरे किसी काम का है या नहीं है। मुझे क्या मिले होंगे एरियाज, मेरी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो एरियाज मिले जो ऑन द फेस मुझे गलत लग रहे हैं। अब वो गलत का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो, बहुत ध्यान से समझना।
गलत होने का मतलब ये है कि वो गलत चीज इंटरप्रेट कर रहे हैं, सामने गलत दिख रहे हैं, डजंट मीन दैट इज रॉन्ग बिकॉज ऑफ योर इन्वेस्टिगेशन, और वो आपके इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में है भी है या नहीं है। मान लीजिए आपने इन्वेस्टिगेशन करनी थी बैलेंस शीट के एसेट आइटम्स की, लाइबिलिटी में आपको गलती मिली, आप उसको रिपोर्ट नहीं करेंगे, दैट्स नॉट अंडर योर कमांड। ठीक है, तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करनी पड़ती है पहले एविडेंस की रिलेटिंग टू आवर स्कोप, कि क्या जो आपने मेरे से पूछा क्या वो मेरे साथ वो कर भी रहा है, वो है भी है या नहीं है। अगर है तो काम करेगा, वरना मेरी इन्वेस्टिगेशन उसको नहीं रिपोर्ट करने वाली। ना ही आपके पास राइट है कि आप जाके किसी को बताइए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आप मेंटेन करते हैं तो। लेकिन यूजुअली एक नुकसान होता है इन्वेस्टिगेशन का, इन्वेस्टिगेशन के स्कोप में क्या आ जाती है, सारी की सारी आईटी कंपनी, सारा का सारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सारा का सारा सेबी लिंक्ड होता है। अगर आपको कुछ मिलता है जो आपसे रिलेटेड नहीं होता लेकिन फमला लग रहा है, लेकिन अगर आईटी डिपार्टमेंट में रेड पड़ने वाले हैं, तो आपकी रिपोर्ट डेफिनेटली पहुंच जाती है, और समझ लीजिए कल आपके ऊपर छापा पड़ने वाला है। तो इसलिए इन्वेस्टिगेटर कैन लीड टू सो मेनी एरियाज, वो भी ओपन कर देती है। ऑडिट ऐसा नहीं करता, इसलिए ऑडिट सेफ है। ये कंपनीज को समझना चाहिए लेकिन वो समझती नहीं है, पर चलो कोई बात नहीं, कौन समझाए उनको, हमारा अपना काम है, हम अपना काम करेंगे। चलिए, द कंक्लूजन शुड हैव बीन वेल रीजन। पहले नंबर पे जो आप कंक्लूजन निकालेंगे वो वेल रीजन होना चाहिए आपके हिसाब से, बैकएंड बाय द एस्टेब्लिश फैक्ट। फैक्ट चेक करिए जिसके पीछे आपने ये एविडेंस को पुट ऑन प्लेस करना है, राइट। आपने फैक्ट ढूंढा था जिसके लिए आपने काम करना शुरू किया था, उसके फैक्ट के पीछे एविडेंस आना चाहिए कि उसको वो कवर अप करे, कवर अप कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। एंड एविडेंस बाय द प्रॉपर रिकॉर्ड्स और डेटा, और आपके पास उसे क्या करना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन आपको भी करनी पड़ती है, इन्वेस्टिगेटर को भी बोला गया है, तो आपको भी उसे क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड डेटा को एविडेंस करना पड़ेगा। तो एविडेंस इज ऑलवेज रिलेटेड टू व्हाट इज द स्कोप, एंड स्कोप के हिसाब से उसके रीजनिंग चाहिए, बैकएंड बाय द ऑडिट एविडेंस चाहिए, और उसको आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर रिकॉर्ड में लेके आना पड़ेगा। चलिए, while interpreting the figure, the investigator must keep in mind various factors. Example, the political and economic considerations, competition faced by the business, historical pattern of the data, nature of the business sector. The interpretation should be brief, clear, and free from the doubts. अब समझो, देखो इन्वेस्टिगेटर को क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर को ये चीज समझनी चाहिए कि ऑडिट के अंदर जो चीज बन चुकी वो बन चुकी थी, जिसके लिए हमारे पास एएफआरएफ डिफाइंड था। ठीक है, हमारे पास एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बना हुआ है, हमारे पास शेड्यूल 3 बना हुआ है, हमारे पास स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, हमारे पास गाइडेंस क्लियर है। अब आप सोचो दूसरी साइड कंपनी के बारे में, कंपनी कहता है सर हमारे को ना इतने एक्सटर्नल इतने इंटरनल फैक्टर से होकर निकलना पड़ता है, जिसके अंदर कोई लॉ नहीं चलता है, जिसके अंदर इंटरप्रिटेशन पीपल नॉलेज चलती है, जिसमें ह्यूमन नेचर है। आप सोचो आप कैसे उस चीज को डिफाइन कर सकते हो। हमें तो आप कंपनी की प्रॉब्लम समझो, कंपनी कह रही है कि सर मेरे को बताओ कल लॉ बदल जाएगा, गवर्नमेंट ने बोला हम जो प्रोडक्ट यूज करते हो आप कल से बना नहीं पाओगे, इसका डिसीजन हम पहले से प्रिज्यूम करके तो नहीं चल सकते। इकोनॉमिक कंसिडरेशन को हम ध्यान में रखते हुए नहीं चल सकते, इन्फ्लेशन कल से 7% से उठ के 12% हो गई तो हम क्या करेंगे, कंपटीशन बढ़ रहा है सर हमारा, कल कोई कोई कंपटीशन आके खड़ा हो गया तो क्या करेंगे। सोचो हिस्टोरिकल पैटर्न, सर हिस्टोरिकल पैटर्न बता रहा है कि ऐसी कंपनी मेरे जैसी 5 साल से ऊपर तो टिक नहीं पाती, क्या करूं बताओ, डर है मेरे अंदर, नेचर ऑफ बिजनेस मेरा ऐसा ऐसा रिस्की बहुत है। तो ये वाले एरियाज को भी क्या करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेटर को ध्यान में रख के चलना पड़ता है, ऑडिटर को नहीं ध्यान में रख के चलना पड़ता। ऑडिटर को सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, क्या भाई तुम चलोगे ना अगले साल तक 570 में, ये बता दो, उसे कुछ नहीं देखना। और ठीक है, सोचो 570 और 560 के अलावा तो ऑडिटर की टेंशन ही नहीं है कोई। 570 में भाई तुम पक्का चलोगे, वो कहता है सर पक्का चलेंगे। 560 में उसकी एक और आती है कि भाई कुछ ना कुछ मेरी रिपोर्ट से पहले तो नहीं हुआ ना साल के अंदर, ताकि मुझे क्या नहीं करना, एडजस्ट तो नहीं करवाना, बस इन दो के अलावा उसके पास कोई टेंशन नहीं है। और उससे निकालने के लिए भी उसको क्या बना दिया, 580 बना दिया, उसे बोला अगर तेरा मिस भी हो जाएगा ना, 580 में जाके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लिखे लिखवा लियो, कोई सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं था, बात ही खत्म, तू बच जाएगा। तो सोचो उसे बचाने के लिए तो बहुत कुछ है, बेचारा इन्वेस्टिगेटर नहीं है, और इन्वेस्टिगेटर और कंपनी को क्या करना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। तो आप जब भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हो फाइंडिंग्स की, आपको ये बताया गया कि एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करना। समटाइम्स कंपनी हैव टू टेक सम स्टेप्स व्हिच आर नॉट एक्चुअली राइट ऑन द फ्रंट, बट उनको वो लेना पड़ा क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स उनके ऊपर ऐसे लग रहे थे जो उनको फोर्स कर रहे थे। ठीक है, पॉलिटिकली एकदम से कुछ चेंज हो गया तो एकदम से चेंज करना पड़ेगा कंपनी को। अब वो लॉ ब्रेक अगर हुआ, मान लो एकदम से कोई लॉ आ गया, अब कंपनी को ये नोटिफिकेशन पहुंचते पहुंचते पता चलते चलते 2 महीने बीत गए। अब आप बोलो 2 महीने आप नॉन कंप्लायंस कर रहे थे, सर आया ही वो चीज ऐसी है जो हमें नहीं पता चली, गवर्नमेंट ने नोटिफाई बहुत लेट किया। जब तक हमारे पास न्यूज पहुंची तो हमने जब तक इंप्लीमेंट करने की ट्राई करी, टाइम लगता है, प्रोसेस बनाना पड़ा तो 2 महीने लग गए। ये समझना पड़ेगा इन्वेस्टिगेटर को, तभी जाके वो ये नहीं कह सकता नहीं 2 महीने आपको नॉन कंप्लायंस में रिपोर्ट में लेके जाऊंगा। यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड एज एन इन्वेस्टिगेटर कि भाई ऐसे काम नहीं चलता है। ठीक है, आपने करा ये दिख रहा है तो मैं मान जाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सटर्नल फैक्टर शुड बी वेरी क्लियर। तो आपको क्या करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन शुड बी ब्रीफ क्लियर एंड फ्री फ्रॉम डाउट्स। आप डाउट को क्लियर करिए, उसको लिख दीजिए कि ये डाउट आया था, ये क्लियर कर दिया, इसमें कोई नॉन कंप्लायंस नहीं है। ठीक है, जो टाइम लगा वो लगा, क्लियर करके बताइए कि ऐसा हुआ है, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने से क्लियर पिक्चर देनी चाहिए। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा पॉइंट। चलो, रिपोर्टिंग ऑफ फाइंडिंग्स। अब देखो आपने क्या कर लिया, आपने उनके एक्सटर्नल फैक्टर उनके दुख भी समझ लिए, आपने अपने स्कोप को भी समझ लिया, कहीं ना कहीं आप इन सबको कंबाइन कर दीजिए। आपके पास जो भी स्टैंडर्ड्स ने आपको निकाल के दिया, स्टैंडर्ड्स होता है जो भी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे 210 230 200 जो भी लगा था सारा कुछ, उसको लाइए और क्या कर दीजिए, सामने पुट ऑन कर दीजिए, इन्वेस्टिगेशन रिजल्ट्स इन द रिपोर्ट।
इट इज सबमिटेड एंड एड्रेस टू द पार्टी एट हुज इंस्टेंस इन्वेस्टिगेशन कैरिड आउट। यूजुअली क्या जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आरओसी को, इन लोगों के पास ये रिपोर्ट जाती है, सेबी को, इसी वही लोग क्या करते हैं इन्वेस्टिगेटर हायर करते हैं। बहुत ही रेयर कंपनी में कंपनी खुद इन्वेस्टिगेटर बुलाती है कि हमारे रिकॉर्ड्स आके चेक करो, बहुत ही कम मिलेगा आपको ऐसा होता हुआ। Two factors. The nature of the report is governed mainly by the two factors. The instructions given by the client as regard to special aspect of the business which are required to be investigated. Instruction क्या दिए क्लाइंट ने? मेरे को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला था मुझे इनका इनकम टैक्स के अंदर झोल दिख रहा है, तो ये चेक करके आ जाके क्या इनकम टैक्स इन्होंने प्रॉपर तरीके से सही तरीके से कंप्यूट किया, सही तरीके से करा। कहीं ना कहीं 44 एडी वाला जो सी है इनका, उसने मुझे लगता है काफी सारी चीजें 44 क्लॉजेस जो हमने दिए थे उसके अंदर नहीं दिखाई है। 29A 29B बहुत नया आया था, फॉलो नहीं हुआ हुआ। 31 32 फॉलो नहीं हुआ हुआ। तो ये सारे उसको दिख रहा है, उनको दिख रहा है कि 4480 में प्रॉब्लम है। इसका मतलब अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ये सब रिपोर्ट नहीं करा तो कंपनी ने भी नहीं किया होगा, तो बहुत कुछ मिसिंग लग रहा है। जाके एक बार देख के जाके वो चेक करके मुझे उसके ऊपर क्या चाहिए, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट चाहिए। फिर द फाइंडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अकाउंटिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, जब आपके पास जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलती है उसके बेसिस पर अपनी फाइंडिंग देते हो, तो वो कहेगा सर मैंने 44AD वाले एरियाज को चेक करा, ये 3 एरियाज में डिफॉल्ट नजर आया, ये 2 एरियाज आपके सही है, ये मतलब उन्होंने चेक कर लिए थे, पर ये 3 एरियाज को मिस कर दिया उन्होंने, इसलिए आपकी बुक सही नहीं दिख रही है, तो ये मेरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। इस तरीके से आप अपनी रिपोर्ट देते हैं जिसके अंदर आपकी फाइंडिंग्स होती है। बट क्या इसका कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है? बिल्कुल भी नहीं है। ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, आपको अपनी प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से सोचना पड़ेगा। देखो ये आगे रिपोर्ट, अब देखो यहाँ पे लिखा भी होगा इसमें, ये देखो, ड्यू टू अनअवेबिलिटी ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर एंड लैक ऑफ प्रोफेशनल गाइडेंस इन्वेस्टिगेशन कॉल फॉर द एक्सट्रीम केयर कॉशन सर्कमस्टेंसेस इन एक्सरसाइजिंग द जजमेंट एंड डिसीजन। तो कहीं ना कहीं आपके पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर नहीं है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है कैसे रिपोर्ट देनी है, आपको अपनी जजमेंट एंड डिसीजन के बेसिस पे ही क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट देना पड़ेगा। अनलाइक ऑडिटिंग, चांसेस ऑफ मोर देन अदर पार्टी चैलेंजिंग द फाइंडिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेटर फॉर द ग्रेटर। तो कहीं ना कहीं अनलाइक ऑडिटिंग की तरीके से चलता है, कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल ज्यादा उठ सकते हैं क्योंकि आपकी रिपोर्ट के अंदर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट्स नहीं है। तो जो भी लोगों को सवाल होगा मन में, आपके पास कोई आपने तरीका तो दिया नहीं उसे पढ़ने का, तो जिसके मन में जो सवाल हो रहा होगा वो उतने ज्यादा क्वेश्चन लेके आने वाला है। तो जितनी ज्यादा फाइंडिंग्स आएंगी आपके पास, क्योंकि आपकी रिपोर्ट या तो बहुत ही क्लियर है जिसमें सब आपने कवर कर लिया तो शायद बच जाओ, लेकिन अगर आपने कुछ भी मिस किया तो तैयार हो जाना, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत उठने वाले हैं। चलिए तो पढ़ते हैं क्या। इंपॉर्टेंट इश्यूज टू बी केप्ट इन माइंड बाय द इन्वेस्टिगेटर व्हाइल प्रिपेयरिंग हिज रिपोर्ट आर एज फॉलोज। वेरी इंपॉर्टेंट 4 मार्क्स, कि किस वाले केस के अंदर सर हमारे कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो माइंड में रखने पड़ते हैं इन्वेस्टिगेटर को जब वो अपनी रिपोर्ट बना रहा होता है। सबसे बड़ा डर ही उसको इस चीज का है कि भाई मैं ना हर चीज को नोट करके चल लूं ताकि कल रिपोर्ट बनाने बैठूंगा ना तो कुछ मिस ना हो जाए, क्योंकि रिपोर्ट बना के दे तो दूंगा, उसके बाद के सवाल बहुत मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि वो ऐसे लोग पूछेंगे आपसे जो बहुत ही वेल डाइवर्स, बहुत नॉलेज वाले हैं, जिन्होंने बहुत कुछ देखा है। लाइक सैबी के ऑफिशियल्स जो बैठे होंगे वो पूछेंगे तेरी रिपोर्ट में ये तो दिख नहीं रहा, ये तो दिख नहीं रहा। आपके इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल आते हैं, फिर आपके कैलिबर के ऊपर भी आएंगे, फिर आपकी कॉम्पिटेंस पे भी आएंगे, आपको काम मिलेगा नहीं मिलेगा बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी दी हुई रिपोर्ट के ऊपर। तो सोचो कितना प्रेशर होता होगा इन्वेस्टिगेटर को जब वो रिपोर्ट बनाता होगा, राइट। चलिए, the report should not contain anything which is not relevant either to the highlights of the nature of the investigation or the final outcome। देखो पहले तो वो कह रहा है कुछ भी ऐसा मत कर देना जो तेरे ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप से बाहर हो, बिल्कुल उसके ध्यान में रखते हुए करियो। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दियो, इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन वो ऊपर आया था पॉइंट, बाहर जाके मत ढूंढ के कुछ मिलने वाला एक्सटर्नल कंफर्मेशन में मत जा, जब तक तेरे को अंदर इंटरनल कंफर्मेशन मिल रही है बस बहुत है तेरे लिए। अगर वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उतना जरूरी है उतना कर, बाहर मत जा। चलो सेकंड, every word or expression used should be properly considered so that the possibility of the arriving at a different meaning or the interpretation other than the one intended by the investigator can be minimized। तो कह रहा भाई ऐसे रिपोर्ट बनाइयो, ऐसा लिखियो कि कहीं ना कुछ भी सामने से उसका दूसरा मीनिंग ना निकलता हो, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है। आप सामने वाले से जब आप टेक्स्ट मैसेज में किसी से बात कर रहे होते हो तो सामने वाला आपकी बात को रूड समझ लेता है। आपने भी कभी कभी फेस करी हुई सिचुएशन, ये प्रॉब्लम है वर्डिंग्स की। ठीक है, आप वर्डिंग्स को कितने सही तरीके से लिखते हो, कितने अच्छे तरीके से, और कभी कभी आप फ्लर्ट नहीं भी कर रहे होते तो लोग ले लेते हैं आप फ्लर्ट कर रहे हो, ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। ठीक है चलता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपको नहीं पता, आपको वर्डिंग से कि सामने वाले की इंटरप्रिटेशन आपके लिए एक्चुअली में सही है नहीं है। इफ यू से समवन गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल, जैसे एन एग्जांपल, यूजुअली आई प्रेफर दैट वर्ड, तो आपको सामने वाले को लगता है भाई फ्लर्ट कर, अरे भाई गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल इज अ फ्रेज, ठीक है, ये फ्रेज इज अ नॉर्मल फ्रेज यूज इन द पर्सनल लाइफ। अगर आप बस इंडिया में बैठे हो और आपको आपकी लिमिटेड थिंकिंग है तो आपको लगता है, अदरवाइज गुड मॉर्निंग इज समथिंग एंड ब्यूटीफुल इज समथिंग विच इज एंटायर पिक्चर, कि आप जो देख रहे हैं, आप जो उठ रहे हैं, आपके आसपास जो एटमोस्फेयर है, दैट मेक्स इट ब्यूटीफुल, राइट। आपको समझना पड़ेगा, बट एक्सप्रेशन क्या बता सकते हो, किसी को मैसेज में नहीं बता सकते। तो बता रहे इन्वेस्टिगेटर भाई लव लेटर लिखने से पहले जो तू देने वाला है इस कंपनी के बारे में इतने सही तरीके से लिखियो कि वो वही प्रेजेंट करे जो प्रेजेंट होना चाहिए। इंटरप्रिटेशन शुड बी एज यू हैव मेंशन्ड, वो मैच करनी चाहिए। तो इसका मतलब लिख देता है सर, इंटरप्रिटेशन इक्वल्स टू एक्चुअल रिजल्ट्स। जो इंटरप्रिटेशन वही होनी चाहिए जो तेरा एक्चुअल रिजल्ट आया, और कुछ नहीं होनी चाहिए। फिर रेलेवेंट फैक्ट्स एंड कंक्लूजन शुड बी प्रॉपर्ली लिंक्ड विद द एविडेंस। फिर उसके बेसिस पे जो तूने यहाँ से रेलेवेंट बोला और यहाँ से रेलेवेंट बोला, जो तेरी इंटरप्रिटेशन बोल रही थी वो, फिर ऊपर से जो तूने रेलेवेंट बोला था वो, उसके पीछे तेरे पास बैक्ड अप बाय द ऑडिट एविडेंस होना चाहिए। तेरे को फैक्ट बताने जिसके बेसिस पे तूने ये डिसाइड किया। तो फर्स्ट सेकंड मिलके पॉइंट नंबर 3 बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, बेसिस एंड assumptions मेड शुड बी एक्सप्लिसिटली स्टेटेड। अब आती है कहानी सर, वो जो
मैनेजमेंट का रोना था। सर वो जो मैनेजमेंट ऊपर रो रहा था, भाई मेरा ये भी ख्याल रखना, मेरे को तो ये भी नहीं पता था, ये भी नहीं पता था, मुझे तो पता ही नहीं था मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मुझे तो बहुत लेट पता चला, इतने सारे रो रहे होंगे सर, एक्सटर्नल फैक्टर बहुत है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत है, ये बहुत है, कंपटीशन प्रेशर बहुत है। वो सारे रोना जो तूने सोचे समझे और उसके बेसिस पे तूने क्या डिसाइड किया, वो बेसिस एंड अजम्पशंस को भी तू क्या करियो, क्लियरली एक्सप्लिसिटली क्या कर दियो, स्टेट कर दियो, ताकि सामने वाले को पता चले इन चीजों को भी कंसीडर में रखते हुए डिसीजन बनाया है। तो उसके अंदर लेकिन हाँ ध्यान में रखना, क्या वो रीजनेबल होने चाहिए तेरे बेसिस और कंक्लूजन। ऐसा नहीं है कि वो रोने लग गया तो तू मान गया, ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि देखो बच्चे ने जो रोना होता है वो दो चीजों के लिए जिद करता है, एक्चुअली में भूख लग रही है या बस नाटक कर रहा है। तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो वो एक्चुअली में भूख लग रही है तभी तो उस पर रिएक्ट करना है, नाटक पे रिएक्ट नहीं करना, आप उसे रोने दीजिए, वो थोड़ी देर में चुप हो जाएगा। ऐसे आप लोगों ने भी देखा होगा सिचुएशन हो जाती है, राइट। तो वही वाली सिचुएशन यहाँ पे बोल रहा है, भाई बच्चा ही है तो भी समझ, रोएंगे वो तेरे सामने, लेकिन उनके रोने के तेरे को देखना पड़ेगा कि वो एक्चुअली में रो रहे हैं या वो प्रिटेंड कर रहे हैं। So, examine and care should be taken to see that the none of the base assumption can be considered to be in conflict with the objective. ऐसा वाले जगह पे ना रो रहे हो, वो जो तूने ऑब्जेक्टिव करने निकला है उसी के ऊपर पॉइंट होता हुआ तेरे को क्या मिल रहा हो, रोना मिल रहा हो, उस वाले पॉइंट को तेरे को डायरेक्ट लिंकिंग मिले, तो कहीं ना कहीं एक बार सतर्क हो जाना, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म को पिक्चर में ले आना, एक बार और अलर्ट होकर सोच लेना कि एक्चुअली में ये ऐसा है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, in an investigation into overstocking of raw materials, overstock था raw materials उनका, inventories and spares etc. It should not be assumed that the ordering levels indicated on bin cards provided fair guidance about the acquisition of the further materials. Also, since investigation the fact finding assignment, assumption should be made only when it is unavoidably necessary. तो वो कह रहा है कि अगर उनका ओवरस्टॉकिंग था तो आप ये मान के नहीं बैठ जाओगे कि उनका ओवरस्टॉकिंग इसलिए हो गया क्योंकि उनके ऑर्डरिंग लेवल जो नजर आ रहा है कि सर अभी हमारे पे इतने ऑर्डर आ रहे हैं, हो सकता है हमारे पास कल इतने ऑर्डर आ जाए, आपने पहले assumption ले ली और उस assumption के बेसिस पे आपने पहले ही ओवरस्टॉक करके रखा हुआ है। ऐसा कहीं पे भी नहीं करना। तो इन्वेस्टिगेशन में आप assumptions नहीं लेते हो, मैंने कल भी एक वर्ड बताया था उसके अंदर भी, और मैं अभी भी बता रहा हूँ, assumptions kills। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है जब assumption लेते हो। assumption always makes you to the digger down, कभी भी ऊपर नहीं उठाते। assumptions कभी मत लेना, assumptions हमेशा आपका काम बिगाड़ते हैं, तो assumptions लेके नहीं चलना है। नॉर्मल लाइफ में भी इसको इस्तेमाल करना और पेपरों के लिए भी अपने, ठीक है। नो, डोंट एज्यूम कि तुम्हें आता है, डोंट एज्यूम कि तुम सब कर लोगे, डोंट एज्यूम, डू। ठीक है, चलो। द रिपोर्ट शुड क्लियरली स्पेल आउट द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव। अब आपका आता है कि जो आपकी रिपोर्ट होगी उसके अंदर क्लियरली पहले क्या दिखना चाहिए कि नेचर एंड स्कोप क्या था, और उसके ऊपर अगर आपने कोई पहले से लिमिटेशंस आपको नजर आ रही थी तो आपने वो एक्सेप्ट करी है, और ये लिमिटेशंस अलग है और ये रहेंगी, दिखनी चाहिए सामने से। ठीक है। द रिपोर्ट शुड बी मेड इन अ पैराग्राफ फॉर्म विद द हेडिंग्स ऑफ फॉर द पैराग्राफ। अब आपके पास कोई प्रिस्क्राइब फॉर्मेट तो है नहीं, जब होता नहीं है तो पैराग्राफ फॉर्म में लिख दीजिए, पॉइंटर्स लिख दीजिए, जैसे मर्जी कर दीजिए। एनी डिटेल डेटा एंड फिगर्स सपोर्टिंग एनी फाइंडिंग्स में बी गिवन इन द नेक्स्ट ईयर। मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि भाई ये जो मैंने लिखा है मैं पूरा एक्सप्लेन तो यहाँ नहीं कर सकता था, नोट नंबर 5 में जाके मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया, वहां इसके ऑडिट एविडेंस लगे, चेक कर लेना, इतनी मैक्सिमम आप कर सकते हो। फिर द रिपोर्ट शुड आल्सो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस और लिमिटेशंस। बिल्कुल क्लियरली क्या जाना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन आपके ऊपर कौन सी लगाएगी। ऊपर बोला था स्कोप के अंदर कौन सी डिसाइड हुई जो आपने एक्सेप्ट करी, बहुत बहुत डिफरेंट। ठीक है, मुझे पता है तुम लोग यहाँ गलती करने वाले हो। क्या ऊपर वाली रिपोर्ट में बोला था क्लियरली ये बता देना कि कौन सी स्कोप के अंदर लिमिटेशन ऑलरेडी थी जो पहले से पता थी और आपने एक्सेप्ट करी, लेकिन यहाँ के अंदर वो बोली जो आपको हुई मिलते हुए कि ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन आपके पास पहुंची, आपको लगाई गई, जो आप नहीं चाहते थे आपके ऊपर होनी चाहिए, वो वाली इन्वेस्टिगेशन के बारे में यहाँ बता देना। फिर द ओपिनियन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर शुड अपीयर इन द फाइनल पैराग्राफ ऑफ द रिपोर्ट। फिर आपका क्या ओपिनियन है कि वेदर द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इज गुड और नॉट गुड, तो क्या है वो भी मेरे को क्लियरली आपको दिखना चाहिए लास्ट ऑफ द पैराग्राफ के अंदर। लास्ट क्लियरली, हाँ तो बेसिकली देखा जाए तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट कोई ऊपर से खोलता ही नहीं है, आप सीधा लास्ट पेज पे जाते हो और देख लेते हो कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अगर बोलता है सब कुछ सही है तो इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट को बंद करके साइड में रख देते हैं, वो फिर पड़ी रहती है। कब चेक करते हैं, जब दिखे उसके अंदर कुछ गलत है, फिर गलत के लिए आप पीछे जाओगे या नेक्स्ट पढ़ने लगोगे किस किस एरिया में गलती हुई है, तब जाके अब उल्टी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़ी जाती है। अगर आप ध्यान में रखोगे तो हमेशा ऐसा ही होता है, ऑडिट की रिपोर्ट सीधी पढ़ी जाती है, याद रखना। इसकी रिपोर्ट कैसे पढ़ी जाती है, उल्टी पढ़ी जाती है, क्योंकि पहले आप क्या देखते हो, कुछ है भी है या नहीं निकल के आया, नहीं निकल के आया तो देखूंगे उसके अंदर जाके, लेकिन ऑडिट के अंदर डेफिनेटली बहुत सारे एरियाज होंगे जो आपको स्टार्टिंग से पता चलेंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे पैराग्राफ हैं। गोइंग कंसर्न पैराग्राफ ऊपर मिलेगा, ओपिनियन पैराग्राफ ऊपर मिलेगा, केएमपी पैराग्राफ ऊपर मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो कोई पढ़ने जाएगा नहीं पढ़ने जाएगा। तो ऑडिट की रिपोर्ट सीधी पढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पुट्ठी पढ़ते हैं। तो प्रैक्टिकली चीजें बता दिया करो, तब सुनते थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो देखो यहाँ तक का एरिया इन्वेस्टिगेशन का बहुत अच्छा था। इसके बाद इन्होंने खेला है, ठीक है, यहाँ से इन्होंने क्या करा, अब इन्होंने सब कुछ लिया है। स्पेशल इश्यूज जो भी इन्वेस्टिगेशन में हो सकते हैं ना, मतलब प्रिजम्पशन बेसिस पे ये हुआ तो क्या करेगा इन्वेस्टिगेटर, वो हुआ तो क्या करेगा, इस एरिया में क्या करेगा, उस एरिया में क्या करेगा, इन्होंने चैप्टर को ऐसा बना दिया है। ठीक है, तो इसको मैं बता रहा था कि ये वाला जो हमारा एरिया आएगा इसको बेसिकली सिर्फ ये पढ़ के चलेंगे क्या हमें उसके अंदर का मैटर, 2 से 3 लाइनों का मतलब, ठीक है, कि समझ आ रहा है लिखने का। अगर आ रहा होगा तो वी वोंट स्पेंड अ मिनट मोर, ठीक है, अगर नहीं आ रहा होगा देन डेफिनेटली हम उसमें से पॉइंट ढूंढ लेंगे। तो अब देखोगे तो बहुत सारे एरियाज हैं। पहले ऊपर एक वो आया जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, वैसे फिर आगे बिजनेस इन्वेस्टिगेशन के अंदर कौन कौन से स्पेशल एस्पेक्ट होने वाले हैं। तो मतलब फुल चल रहा है, फुल मतलब रुके हुए, रुके ही नहीं, कहीं नहीं रुका।
मैनेजरियल रेमुनरेशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन कैसे करोगे, नॉन रेकरिंग आइटम्स के अंदर कैसे करोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर कैसे करोगे, अनयूजुअल ईयर के अंदर कैसे करोगे। तो मतलब इरेलीवेंट है, बहुत इरेलीवेंट है। ठीक है, तो इरेलीवेंट को थोड़ा सा क्या करेंगे, कंट्रोल वे में पढ़ेंगे, ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। आई होप आप लोग मेरे से एग्री कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो बता दो, तो मैं उस हिसाब से चलता हूँ। अभी मैंने जो समझाया वो बिल्कुल अंदर तक समझाया, वो इंपॉर्टेंट था, दैट वाज एक्चुअली द वन जो होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन के अंदर। और अब तक क्लियर है या नहीं है ये भी बता दो। आई होप अब तक का तो बहुत क्लियर होगा, आंसर बनाने में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सिर्फ एक क्वेश्चन आपको थोड़ा सा दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जो मुझे लगता है ये वाला, ठीक है, कि कौन से रिपोर्ट वाले पॉइंट को ध्यान में रखना है। अगर मैं फिर से एक बार रिफ्रेश कर दूं इसको, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हो, जैसे शुरू होती है कहानी अपने। जब भी आपने कोई भी आंसर करना है, सबसे पहले वो 5 पॉइंट याद रखना जो हमने ऊपर पढ़े थे, कि पूरा इन्वेस्टिगेशन का फ्लो कैसे चलता है। वो क्रॉनिकल ऑर्डर को मत भूल जाना। बस पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ले आओ यहाँ पे, कि ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के हिसाब से मैं क्या करूंगा, पहले रिपोर्ट अपनी जो बनेगी मेरी किस तरीके से होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव, देखो ये वाले जो पॉइंट है, ये कहीं से भी ऐसा नहीं है कि इनकी हिरार्की मेंटेन होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। आप कोई भी हिरार्की लिखिए इसके अंदर, आपको पॉइंट्स कवर करने हैं, आप लिखिए ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप के हिसाब से, कि पहले मैं ऑब्जेक्टिव स्कोप से चलूंगी ताकि सब कुछ मेरी रिपोर्ट में रेलिवेंट रहे। जब वो रेलिवेंट रहेगा, तब मेरे को ध्यान में रखना है कि मैं जितना भी जो भी कुछ उसके अंदर लिखती हूँ वो इतना सही हो कि वो मेरे जो मेरा रिजल्ट है, एक्चुअल रिजल्ट, उसके हिसाब से इंटरप्रेट हो रहा हो, उसका कोई और मीनिंग ना निकलता हो। मुझे ये भी क्या करना चाहिए, ध्यान में रख लेना चाहिए। फिर उसके बाद मुझे उसके अंदर सिर्फ रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखनी है, उस जिसके बेसिस मैंने कंक्लूजन लिया, और उसको बैक करने के लिए मैंने जो एविडेंस बनाया। ऊपर वाली कहानी बिल्कुल जो मैंने वो चार्ट पढ़ा था, पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, फिर उसके बाद ये, फिर थर्ड एविडेंस वाला आ गया, मैंने यहाँ तक लिख दिया। अब चौथा क्या था, उसके ऊपर शुरू हो जाओ, कि मेरे जो बेसिस और अजम्पशंस रहेंगे, जो भी मैं कौन सा पॉइंट था, एनालिसिस, आइडेंटिफाई, है ना, वो जो पॉइंट था। याद होगा कि नहीं याद है, वापस ले जाऊं क्या, यहाँ से बना दो रिपोर्ट, चलो यहाँ से बना देता हूँ, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर पहले ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप, उसके बाद मेरा प्लान होगा। प्लान मेरा क्या कहता है कि वही रेलिवेंट फिगर जो प्लान वैसा बनाइए जो तेरा ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप बोलता है, और कुछ भी ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो तेरे इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ना हो रहा हो। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आप आए अपना आपने ऑडिट एविडेंस लिए जो बैक करने के लिए आपको चाहिए। चौथा पॉइंट, एनालाइज, प्रोसेस एंड इंटरप्रेट। जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट करोगे, तो उसको करने के लिए आपने क्या ली होंगी, बेसिस एंड असम्पशंस। तो यहाँ पे आ गया चौथा पॉइंट, की बेसिस एंड असम्पशंस आपने जो लेनी है वो क्लियरली पिक्चर पिक्चर में दिखा देना। और ऐसी कोई एजम्पशन मत लेना जो आपको लगता हो कि फर्दर को कोई फ्यूचरिस्टिक बता रही है, क्योंकि आपका काम है एजम्पशन तभी लेना जब वो नेसेसरी हो, अनअवॉइडेबल हो। अदरवाइज आपने कभी एजम्पशंस को नहीं लेना है। और आपने क्या करके चलना है, ध्यान में रखना है कि आपने उसको सही तरीके से एग्जामिन कर लिया हो, और कभी भी गलत एजम्पशन के अंदर आपने नहीं आना है। बिल्कुल हो गया, उसका मतलब मैनेजमेंट का रोने का ध्यान रखना। और उसके बाद रिपोर्ट आपकी क्या क्लियरली बतानी चाहिए, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आपकी क्लियरली, उसके अंदर कोई होने वाली लिमिटेशन क्लियरली बताए, और कोई लिमिटेशन अदर देन दैट लिमिटेशन जो अपने स्कोप में डिसाइड करी थी, अगर उसके ऊपर आपको वो भी लगी है, तो वो भी क्लियरली अपनी रिपोर्ट में बता देना। एंड ऑफ द डे उसने क्या बताया, कि जितना भी आपने डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी है, उसको बेटर एक अलग से अनेक्जर में ले जाना, क्योंकि अपनी रिपोर्ट को ज्यादा बड़ी मत करना। रिपोर्ट का फॉर्मेट जैसा आपको रखना है वैसा रखना, हमें नहीं पता कैसा रखना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिख देना, बढ़िया जी, और लास्ट में अपना ओपिनियन दे देना। सिंपल, ठीक है। तो वो जो ऊपर वाले पॉइंट्स थे, 700 की रिपोर्ट वाला पॉइंट बिल्कुल लास्ट में आ गया। आई होप आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे 210, 210, 315 वाला, 450, फिर जो ऊपर वाला 210 करा था उसके अंदर कोई भी लिमिटेशन, ये भी आप 210 में डिसाइड करते हो, कहीं और से पॉइंट नहीं बनेगा। इसके साथ में ये लिंक आप कर लोगे। उसके बाद फाइंडिंग्स, और ये रिपोर्ट एस ए 700। आई होप वी आर गुड। ठीक है, चलो, मैंने को सोचने का तरीका बता दिया। अगर आप आंसर भूल जाओ तो आपके पास ऑप्शन है स्टैंडर्ड लगा के देख लेना। चलिए, मैं एक बार, मैंने काफी देर से वो नहीं पढ़े कमेंट्स, सर पहली बार इन्वेस्टिगेशन समझ आ रहा है, अरे दिस इज गुड। अगर ऐसा है तो आई एम हैप्पी। चलिए, स्पेशल इश्यूज इन इन्वेस्टिगेशन, मेरे पास एक ही का आया था, एग्रीड वाला, कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वैसा कर लेना चाहिए, किसी और को भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज बता देना यार, वी ऑल आर ओपन टू ईच अदर। ठीक है, चलो। तो कह रहा है सम ऑफ द इश्यूज ऑफन अराइज इन द इन्वेस्टिगेशन दे आर स्टेटेड बोलो। कह रहा है वो बहुत सारे इश्यूज आते हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या आते हैं। अब वो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन के अंदर डीपली जाना चाह रहे हैं, तो हम चलते हैं इनके साथ साथ। वेदर एन इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड टू अंडरटेक अ 100% वेरिफिकेशन अप्रोच, और वेदर ही कैन अडॉप्ट द सिलेक्टिव वेरिफिकेशन। अब देखो, अब ये वाली कहानी आती है यार, इन्वेस्टिगेशन जब चलती है तब डिसाइड होती होंगी। अब हमारे को उतना जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो कहना चाह रहे हैं कि भाई 100%, मतलब वो मटीरियलिटी और अपना वो मांग रहे हैं, मेरे को भी सैंपलिंग का तरीका दे दो। वही कह रहा है मुझे कि भाई मुझे भी तो दे दो सैंपलिंग टेस्ट चेक। देखो कि भाई मुझे भी तो टेस्ट चेक का ऑप्शन दो। तुमने क्या ऑडिट के अंदर ही दोगे, मतलब ऑडिट को तो तुमने आसान बना दिया, मेरे को आसान करने के लिए कुछ करा या नहीं करा। तो वो भी चाहता है कि मुझे क्या मिल जाए, टेस्ट टेक्स मिल जाए। तो यार ये तो मुझे लगता है ये इन्वेस्टिगेशन वाली कहानी को बताना चाहिए, हमें इसके बारे में कुछ नहीं रहता, बट ठीक है, चलो। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द एग्जैक्ट सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अब वही वाली कहानी आ जाएगी कि ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, केस टू केस पर डिपेंड करती है।
अब आप कोई चीज ऐसी चेक कर रहे हो जिसके अंदर मान लीजिए वॉल्यूमिनस डाटा है, लेकिन बिल्कुल ही क्या है, बिल्कुल ही सेम टू सेम होमोजीनियस नेचर का डेटा है। मान लीजिए वेरिफिकेशन ऑफ आपने किसी परचेजेस की वेरिफिकेशन कर इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब परचेजेस के जो बिल्स हैं अगर आप देखोगे तो वो सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर पार्टी के होंगे, अलग अलग डेट्स में होंगे, उसके अंदर आप कर लीजिए टेस्ट चेक, कोई आपको रोकेगा थोड़ी। लेकिन अब पॉइंट वही आता है कि ये आपको केस टू केस डिपेंड करता है आप किस चीज की चेकिंग कर रहे हैं। अब आप किसी ऐसे पर्टिकुलर एसेट की चेकिंग कर रहे हैं जिसको बोले हम, मेरे को फिक्स एसेट की वेरिफिकेशन करनी है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो आपको देखना पड़ेगा ना हर फिक्स एसेट। आप उसके अंदर उन्हीं सैंपलिंग नहीं कर सकते कि चलो 4 एसेट चेक कर ले तो बाकी छोड़ देता हूँ। अरे आप ऐसा नहीं कर पाओगे, तो इसलिए बोला गया कि आप कैश टू कैश करिए। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जामिन ऑल कैश वाउचर एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। तो कहीं ना कहीं इन वाले केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, डेफिनेटली थोड़ा बहुत खेल सकते हो, लेकिन बाकियों में नहीं खेल सकते हो। तो दैट सी दैट नो मटेरियल ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट्स द प्रॉफिट हैज रिमेन्ड कंसील्ड फ्रॉम हिज आई। तो कह रहा है कोई भी मटेरियल ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपके हाथ से हट जाए, जिसका प्रॉफिट के ऊपर इंपैक्ट पड़ता हो, ऐसा मत छोड़ देना। बाकी आपको कुछ लगता है जिसका नॉन प्रॉफिटेबल इंपैक्ट है या चेक कर लोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके केसेस में आप क्या कर सकते हो, टेस्ट चेक करके देख सकते हो। अब मतलब बेसिकली अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो ये पीजे पे डिपेंड करता है, प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से। अगर आपने पीजे लगा के देख लेना, जहां आपको लगता है मुझे डीप जाना चाहिए जाइए, जहां लगता है नहीं जाना चाहिए मत जाइए, सिंपल। चलो, उसके बाद when the investigator can put reliance on the already audited statement of accounts। देखो क्या कह रहा है, जब इन्वेस्टिगेशन कैन पुट रिलायंस ऑन द ऑलरेडी ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। अब आती है कहानी सर हमारे साथ लिखा हुआ टॉपिक इंपॉर्टेंट, कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेटर कहे कि मुझे रिलायंस पुट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी ऑडिटेड हो चुकी है, तो आप बताइए मुझे। अब देखो यहाँ पे आप सोचो, हमें आंसर पढ़ने से पहले खुद सोचते हैं। मैंने ऑडिट किया किसी, अगर किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो मैंने ऑडिट किस किस बेसिस पे किया होता है, मैंने ऑडिट किया होता है रीजनेबल अश्योरेंस के बेसिस पे। तो पहले ही कहानी खत्म हो जाती है कि तेरे को मेरे रिपोर्ट पढ़ के एब्सोल्यूट तो नहीं मिलने वाली भाई। जब मेरे को ही नहीं मिली तो मैं तेरे को कैसे दे दूंगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मैंने लिए होंगे बहुत सारा मटेरियल, मैंने लिया होगा बहुत सारी सैंपलिंग। पहले मैंने मटेरियल लिया होगा ये डिसाइड करने में मेरे को कितना एक्सटेंड रखना है मेरी प्लानिंग के टाइम पे 320। उसके बाद मैंने 315 में पहुंच के जब मैंने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगाने लगा तब समझ आया ये तो बहुत ज्यादा हो गया चेकिंग करने का तरीका। तो मैंने हेल्प मांगी 530 की कि भाई आना जरा थोड़ा सा सैंपलिंग कर दो इसकी, मैं क्या क्या चेक करूं। तो इसका मतलब मैंने तो अपने एक 300 के स्टैंडर्ड में मेरे को दो चीजों की जरूरत पड़ गई। तो तू सोच, तेरे को इन्वेस्टिगेशन में जब तू मेरी रिपोर्ट पे रिलाई करेगा, तेरे पास तो ऑप्शन नहीं है ना मटीरियलिटी का, तेरे पास तो ऑप्शन नहीं है सैंपलिंग का, तेरे पास तो ऑप्शन है भी है सैंपलिंग का तो पीजे के बेसिस पे है। वो तू पीजे का बेसिस कैसे डिसाइड करेगा मेरी रिपोर्ट पढ़ के। तो इस वजह से इन वाले केसेस के अंदर इन्वेस्टिगेटर को क्या करना पड़ता है, बहुत मुश्किल है अगर वो किसी ऑडिट स्टेटमेंट के ऊपर क्या करना चाहता है, रिलाई करना चाहता है, बिकॉज हमने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कभी भी 100% चेक नहीं किया होता, राइट। तो here also no views are possible, no dogmatic। dogmatic मतलब कि वो डिप्लोमेटिक टाइप ऑफ सिचुएशन में फंस जाएगा कि उसके पास कोई ऐसा व्यू नहीं होगा कि वो कह सके कि हाँ पक्का या ना पक्का, वो इस सिचुएशन में आ गया है। If the investigation has been launched because of the some doubt in the audited statement of account। अब अगर इन्वेस्टिगेशन हुई इसलिए कि उनको डाउट लगा ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उन्हें लगा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने जो बना के दिया है या किसी और ने जो ऑडिट करके दिया है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है जो मिस हो गया, या कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है उसके अंदर। अगर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन आई है तो आप उसकी रिपोर्ट पे कैसे भरोसा कर पाओगे। नो क्वेश्चन ऑफ द रिलायंस ऑन द ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट राइसेस। अगर तो इन्वेस्टिगेशन आपकी ऑडिटेड स्टेटमेंट के ऊपर आई है तो क्वेश्चन ही नहीं उठता कि आपने उसके ऊपर भरोसा करना है या नहीं करना, फिर तो रिलाई करने की नौबत ही नहीं आती। इफ द इन्वेस्टिगेटर हैज बीन रिक्वेस्टेड टू एस्टैब्लिश वैल्यू ऑफ द बिजनेस और द शेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल। अब आती है कहानी कि इन्वेस्टिगेटर को बोला था इन्वेस्टिगेट करके आना है, रिक्वेस्ट करा तो एस्टैब्लिश वैल्यू ऑफ द बिजनेस सही है निकल के आ रहा है या नहीं आ रहा, शेयर ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल सही तरीके से आ रही है नहीं आ रही जो इनकमिंग पार्टनर को देनी है, ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। उसके लिए फाइनेंशियल फिगर्स की जरूरत पड़ रही है, तो क्या आप उसकी रिपोर्ट यूज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये कहानी थी। तो the investigator would be entitled to put reliance on the audited material made available on him unless in the course of his test verification he find the audit has been carried on very casually, और unless उसको लगता है कि ये टेस्ट एवरीथिंग सही तरीके से नहीं हुआ, तो उसके अंदर वो कहता है कि मैं रिलाय तो कर लूंगा जब तक मुझे कुछ ऐसा नहीं मिलता जो मुझे क्या बोले कि रिलाय मुझे नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो एरिया आप चेक करने को बोल रहे हो वो पर्टिकुलर ऑडिटेड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ ऑडिटेड स्टेटमेंट डेफिनेटली ये तो बता रही है ना कि वो फिगर चेक हो चुकी है, वो फिगर सही है। अगर वो सही फिगर को मान के मुझे ये देखना है कि गुडविल सही आ रही है या नहीं आ रही है, वैल्यू ऑफ बिजनेस क्या बन रहा है नहीं बन रहा, बैलेंस शीट का टोटल मैच कर रहा है नहीं कर रहा, एटलीस्ट मैं उतना तो भरोसा कर सकता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट की रिपोर्ट पे, तो मैं कर लूंगा। अनलेस एंड अदरवाइज मेरे पास कोई स्पेसिफिक क्या हो क्लियर, ऐसा कुछ क्लियरली मुझे नजर आ जाए कोई टेस्ट करके कि नहीं भाई इसमें मुझे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर बहुत सारे केसेस हुए थे, बहुत है तो बहुत पुराने, अब तो होते ही नहीं मतलब, क्योंकि अब तो क्लियर गाइडलाइंस आ चुकी हैं। लेकिन अगर मैं को तो मैं वापस लेके चलता पुराने टाइम पे, जब एक केस हुआ था बड़ा प्यारा सा केस था क्या, मीड वर्सेस बॉल वेकर एंड कंपनी 1911 में एक केस आया था, मीड वर्सेस बॉल बेकर कंपनी 1911 में। इट वाज हेल्ड दैट एन अकाउंटेंट व्हेन एक्टिंग एज एन एडवाइजर टू अ प्रपोज्ड इन्वेस्टर इन अ लिमिटेड कंपनी वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेक एरर्स इन द स्टॉक शीट एंड द ओमिशन ऑफ लायबिलिटीज। सोचो क्या हुआ होगा।
बड़ा प्यारा सा केस था। तो केस क्या था कि केस के अंदर उसने क्या करा कि एक उसने अकाउंटेंट को हायर किया। तब तो 1911 में सी एक्ट 1949 था ही नहीं, तो उससे पहले की बात है, तो इसलिए बोला तो लगता ही नहीं था कि सी को क्या चेक करना था क्या नहीं करना था, स्कोप वगैरह नहीं पता था। लेकिन एक अकाउंटेंट को हायर किया जिसको मुंशी, जिसको बोलते हैं हम, मुंशी जी आते थे। मुंशी जी आए, बैठे, उनको बुलाया, यार देखो ये हमारे पास है, इसको ना जरा एडवाइस कर दो हमारे को, टू प्रपोज इन्वेस्टर इन लिमिटेड कंपनी थी कोई, वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेक एरर। उसने बोला देखो सर, मेरे को, मैं वो वाला एरिया चेक ही नहीं करूंगा जो मेरे अकाउंटेंट कैटेगरी में आता ही नहीं है। जो आपका, जो मुझे अभी एडवाइस करना है उससे रिलेटेड जो नहीं होगा वो मैं चेक भी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बनता ही नहीं है। तो उसने क्या करा, उसने वो सारे चेक करे ही नहीं। एरर्स वाज नॉट एक्सपेक्टेड टू चेक एरर्स इन द स्टॉक शीट। अब स्टॉक शीट के अंदर अगर अभी कोई एरर आ रहा होगा यार, तो मेरा काम नहीं है। मैं आपके स्टॉक को सामने देख सकता हूँ, आपके अकाउंट रिकॉर्ड के साथ वेरीफाई कर सकता हूँ कि हाँ देखो सामने 100 पेटी पड़ी है, ये भी 100 पेटी है, मेरा काम बन गया। अब आप मुझे बोलो कि 100 पेटी के अंदर क्या सही है या मटीरियल अंदर का सही है नहीं है, इतना मेरे को चेक करने का नहीं है। तो मैं स्टॉक शीट के अंदर जाके गलतियां निकालने नहीं बैठूंगा। और आपने कोई लाइबिलिटी मुझे बताई ही नहीं, ओमिशन है, तो उसका अंदर मेरा कोई कवर नहीं होता। मेरे ऑडिट के अंदर आज भी नहीं आती वो चीज। अगर आप मुझसे कुछ छुपाते हो तो फिर इसका मतलब वो मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। यही ऑडिटर के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग कभी भी इन्वेस्टिगेशन करने नहीं जाते। राइट? हाँ, मिल जाएगा कुछ तो डेफिनेटली आएंगे। तो इसलिए जो ये वाला केस हुआ था, इस केस से क्या डिसीजन आया कि इन्वेस्टिगेटर, तेरा काम क्या है? तेरा काम तो ओमिशन को ढूंढना है। तो तू कैसे भरोसा कर सकता है? इस वजह से इन्वेस्टिगेटर को क्या नहीं अलाउड, ज्यादातर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर भरोसा करना नहीं अलाउड। इन केस वो करना भी चाहता है तो कोई ऐसा एरिया हो जो सिर्फ उसकी कोई फिगर यूज करने की बात कर रहा हो, कंप्लीट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात ना कर रहा हो। ऐसी 1904 में भी एक केस हुआ था। व्हेन मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन फॉर एन इनकमिंग पार्टनर वाज एंटाइटल्ड टू अज्यूम दैट द फिगर्स अपीयरिंग इन द बुक्स वर करेक्ट। जब आपने क्या करना था, आपने कोई इनकमिंग पार्टनर की इन्वेस्टिगेशन करनी थी, वो एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम, उसने प्रिज्यूम कर लिया दैट द फिगर्स अपीयरिंग इन द बुक्स वर करेक्ट। अगर आपने ये मान के चल रहे हो कि बुक्स में फिगर्स करेक्ट हैं, तो फिर तो ये प्रॉब्लम है आपकी, क्योंकि फिर तो ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कहीं से भी। आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपको एटलीस्ट टेस्ट चेक करके देखना चाहिए था यहाँ पे कि वो फिगर सही आ रही है या नहीं आ रही है। तब जाके आप भरोसा कर भी सकते थे। लेकिन हमने सिर्फ एज्यूम ले लिया क्योंकि अकाउंटेंट ने करी है, तो फिर तो ये बहुत गलत बात है, ये आपको नहीं करना चाहिए। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अंदर मुझे और जाने की जरूरत नहीं है, आंसर हम लिख देंगे। ठीक है, आपको अगर अगर लाइन चाहिए आंसर में लिखने के लिए तो ये लो। It would be prudent to see first that such accounts were prepared with objectivity and that no bias has crept in given advantage to the person on whose behalf they were prepared। तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है कि जो बनाई गई है उसके अंदर कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ऑडिटर ने काम किया हो अपना, और अगर उसने सही तरीके की फाइनेंशियल स्टेटमेंट करी है इन टू द फेवर ऑफ इंटेंडेड यूजर्स, जो उसको देखने वाले हैं, अगर उनका ध्यान में रखते हुए उसने कोई रिपोर्ट बनाई होगी, देन डेफिनेटली वो सही पिक्चर बनी होगी और उसके ऊपर मैं भरोसा करना चाहूंगा तो करूंगा। लेकिन उसके लिए पहले मैं टेस्ट चेकिंग करके देखूंगा। आंखें नीचे भरोसा करना अलाउड मुझे नहीं बोला हुआ, मेरे को टेस्ट केस ने बता दिया कि आप मान नहीं सकते हो, आपको प्रिजम्पशन नहीं लेनी है। चलिए अगला, वेदर एन इन्वेस्टिगेटर नेसेसरली रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट। क्या इन्वेस्टिगेटर को नेसेसरली रिक्वायर्स है? देखो नेसेसरली रिक्वायर्स है या नहीं है, ये डिपेंड करता है केस टू केस। आपको लगता है अगर आपको वो वाले एरिया में नॉलेज नहीं है, उसके अंदर आपको एक्सपर्ट चाहिए, तो आप एक्सपर्ट ले आइए। अगर आपको लगता है नहीं लाने की जरूरत है तो नहीं लाइए। तो ये तो मतलब मुझे प्रॉपर इन्वेस्टिगेटर गेट द रिटन कंसेंट ऑफ हिज क्लाइंट टू रेफर स्पेशल मैटर्स फॉर व्यूज ऑफ डिफरेंट एक्सपर्ट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एंड ही शुड सेटल द क्वेश्चन ऑफ द कॉस्ट और टेकिंग द व्यू। तो कहीं ना कहीं आप पहले से क्या करते हो, बिगिनिंग में डिसाइड कर लेते हो कि भाई देखो ये चार एरियाज है, इसके अंदर इस एरिया के अंदर एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, वैल्यूएशन का काम है, तो मैं उससे ही करवाऊंगा। और उसकी कॉस्ट वगैरह भी आप पहले से डिसाइड करके चलते हो कि उसका खर्चा कौन देगा, कैसे होगा, क्या कंपनी को, मतलब मैनेजमेंट को देना है, कंपनी को देना है या नहीं देना, वो सारी कहानियां पहले से डिसाइड करके चलते हो। तो वो क्या कर सकते हैं, ये भी वाली बात आ गई, केस टू केस पे डिपेंड करता है। पर हाँ, एक पॉइंट याद रखना है कि आप बिगिनिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन में ये चीज डिसाइड कर लेना चाहिए जब आप क्या करो, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव की बात करने बैठो तब। क्या मेरा आपके ऑब्जेक्टिव और स्कोप में क्या आ रहा है, आपको लगता है तो आप करिए, वरना मत करिए। चलिए, तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड द कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स। इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंफ्लिक्टिंग क्लेम्स है कुछ, तो क्या करेंगे? केसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन समटाइम्स अराइज ऑफ द डिस्प्यूट्स एंड कंफ्लिक्टिंग। तो अब इन्वेस्टिगेशन क्यों आई? क्योंकि कुछ ना कुछ आपको डिस्प्यूट हुआ जिसकी वजह से आपको लगता है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, या फिर कोई कंफ्लिक्टिंग है, किसी क्लेम के लेके कुछ कंफ्लिक्ट चल रहा है, तब आपको आपकी जरूरत पड़ी होगी, इन्वेस्टिगेटर को बुलाया गया होगा। It is needless to emphasize that the investigator should remain above disputes or conflicting claims and be alert to the possibilities of the information or documents made available to him to be prepared। अब अपनी अपनी तरह का अपन अपनी अपनी जगह क्या रखा होगा, पक्ष रखा होगा। उन्होंने बताया होगा सर हमारी तरफ से ये डिस्प्यूट है, ये रीजन है, वो दूसरी तरफ से यार होगा ये रीजन है, ये डिस्प्यूट है। तो आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे अपने आप को उनसे ऊपर मान के चलना है। आप किसी के सगे नहीं हो पहले नंबर पे, तो बायसनेस तो नहीं लेके जानी। किसी एक की तरफ से सोचने लगोगे, उसी सिचुएशन को समझने की ट्राई करोगे, तो वैसे ही सही लगने लग जाएगी। तो आपको कभी भी क्या नहीं करना, एक ही तरह से नहीं सोचना है। आपको मैटर को देखना है कि मैटर का सही होता क्या है। अगर मैटर का सही किसी एक की तरफ से भी मैच कर रहा है तो उस साइड पे चले जाना, वरना मत जाना। सिंपल। ठीक है। इवन द क्लाइंट ओवरटली और कन्वर्टली में ट्राई टू इन्फ्लुएंस हिज रिपोर्ट। तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा होगा, ओवरटली और कन्वर्टली क्या कर रहा होगा, ट्राई करेगा इन्फ्लुएंस करने का, क्योंकि आपको समझाना चाहेगा कि उसके प्रोस्पेक्टिव से जो वो सोच रहा है वो सही क्यों है, क्योंकि उसको लगता है क्योंकि वो सही है। तो दोनों को अपने अपनी गलती सही लगती है हमेशा से। A seller of the business or controlling shares may request him to see the gets the most favorable price। A seller of the business or controlling shares may request him to see the
सी दैट ही गेट्स द मोस्ट। और सेलर बोल रहा होगा सर देखो मैं तो अपने प्राइस के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे तो जैसे आजकल अब आप देख रहे हो बाहर जो चल रहा है किसान का, उनके हिसाब से वो कहते हैं कि जो मिनिमम हमारे को बिल होना चाहिए पहले हमारा मिनिमम फिक्स कर दो ताकि हमें कभी प्रॉब्लम ना आए। सरकार कह रही है भाई अगर हम ऐसे मिनिमम फिक्स करने लग गए फिर तो जो काम करें जो काम नहीं करे वो सारे एक बराबर हो जाएंगे, फिर तो कोई अगर फसल अच्छी है या नहीं है कैसे पता चलेगा कि उसको सही प्राइस मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। तो मतलब देयर आर सो मेनी एरिया, कहीं एरिया पे डेफिनेटली किसान बहुत सही होंगे, कहीं एरिया पे सरकारी बहुत सही होगी, मिडल मैन पे पहुंच नहीं रही है कहानी। बिल्कुल वो सेम केस है यहाँ पे। इन्वेस्टिगेटर कौन है यहाँ पे? ये हम जैसे लोग जो पिस रहे हैं, हम लोग को यही नहीं समझ आ रहा किसकी साइड से सोचना है। ठीक है, हम लोग उतने ही किसान के साथ है जितने सरकार के साथ है, तो वहां प्रॉब्लम आ रही है। अब कुछ लोग होंगे जो कहते हैं नहीं सर किसान बहुत अच्छे हैं सरकार बहुत गलत है, तो हर किसी को एक एक पक्ष पता है। तो वही बोल रहा है कि आप उससे ऊपर उठिए और देखिए कि पूरे देश के लिए क्या सही है। तो इंडिया के फेवर में जा रहा है तो किसान तो बिल्कुल बहुत वहां जाइए, नहीं जा रहा तो सरकार की तरफ चले जाइए, सिंपल एज दैट। आई होप आपने एग्जांपल रिलेट कर लिया होगा। एग्जांपल था, प्लीज जो भी वीडियो को सुन रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ बस किसी जनता को प्रॉब्लम ना हो। Similarly, if he is appointed by the buyer, he may be requested to deliberately repress the value. The investigation should keep him. कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. There's a challenging task and probably no other professional work offers this much of challenge. तो ये क्या कह रहा है? ये आता है challenging task and probably no other professional work offers this much of challenge. तो कहीं ना कहीं और किसी काम के अंदर इतना challenge नहीं होता जब आपको खुद से डिसाइड करना पड़े। when you see both of the things are suffering, आपको पता है किसी एक को तो सफर करना पड़ेगा, तो इट्स वेरी हार्ड टू टेक अ डिसीजन। बट आपको डिसीजन कब लेना है? जब को लगे। तो वहां पे आ रहा है ओनली द बेस्ट ऑफ द स्किल। आपको बेस्ट ऑफ द स्किल लगा के अपना मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस को यूज करके, क्योंकि यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आपकी मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस से आपको समझा सकता है। अब जो बाहर केस चल रहा है उसके अंदर कोई प्लस माइनस नहीं है, आप कोई बुक्स के अंदर रिकॉर्ड बना के नहीं देख सकते किसको फायदा और किसको नुकसान हो रहा है। आपको बेस्ट स्किल लगानी पड़ेगी, प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे डिसाइड करना पड़ेगा, मेच्योरिटी से डिसाइड करना पड़ेगा कि देखो यार एक ऐसे एरिया पे आके सही हो जाओ, दोनों दोनों मान जाए, कुछ ना कुछ सरकार भी मान जाओ, कुछ ना कुछ किसान आप लोग भी मान जाओ, लेट्स टेक अ गुड डिसीजन, ठीक है, जो दोनों के फेवर में जाए। ऐसा कुछ ही करना पड़ेगा वरना इसका डिसीजन कभी नहीं निकलने वाला ये हल। राइट, चलिए। फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन ऑफ एन इन्वेस्टर, बेसिस ऑफ ओपिनियन जिसके बेसिस पे वो बेसिस लेता है। तो इन्वेस्टर रिफ्रेन फ्रॉम इशूइंग स्पेकुलेटिव ओपिनियन, वो कह रहा है कि भाई आप कोई स्पेकुलेशन नहीं देंगे, ठीक है, आपने कभी फ्यूचरिस्टिक के बारे में भी नहीं करना था, ये हम नीचे पढ़ेंगे देखो आ ही गया। वेदर इन्वेस्टिगेशन कैन मेक फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट, दोनों साथ में चल रहे हैं, ठीक है। फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट के ऊपर क्या कोई इन्वेस्टिगेटर बोल सकता है, उसे बताना चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक में क्या लग रहा है उसको, इन्वेस्टिगेशन से क्या लगा, क्या उसे लग रहा है कि कंपनी के गोल तो 5 साल में बहुत छोटे, कंपनी तो बहुत ऊपर तक चली जाएगी, ऐसा आपने कुछ नहीं करना है। और ना ही आपने स्पेकुलेटिव ओपिनियन देने हैं, क्योंकि उसे क्या आता है सामने गलत आता है। तो ही शुड कन्फाइन हिज ओपिनियन टू द एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एंड नथिंग मोर। फैक्ट के हिसाब से काम करना, फैक्ट है तो बात करोगे वरना बात नहीं करोगे। In the facts as conveyed to the books, records, papers and other evidence are not capable of being properly established, he should not express an opinion. अगर आपकी जो बुक्स जिसके बेसिस अपने फैक्ट लेने थे, मान लो कोई बुक्स के बेसिस पे, रिकॉर्ड्स के बेसिस पे, पेपर के बेसिस पे या एविडेंस के बेसिस पे, अगर आपको वहां से फैक्ट नहीं मिले तो आपको ओपिनियन ही नहीं देना। आप ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं सर वहां से नहीं मिले बट फिर भी मुझे लगता है कि ये ऐसे हो जाएगा, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास बेसिस नहीं है बैक में तो आपने डेफिनेटली उसके बारे में ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है। If at all he expresses an opinion, he should qualify the opinion by clearly stating the reasons thereof. अगर ऐसा कुछ है तो वो क्लियरली स्टेट करेगा उसकी क्या रीजन है वो क्वालिफाई करने के। द प्रॉब्लम में पर्टिकुलरली राइज इन केसेस वेयर इनकम्प्लीट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन। अगर आपके सामने ही इनकम्प्लीट बुक्स या रिकॉर्ड्स आएंगे और आपको पता नहीं चला वो इनकम्प्लीट है तो डेफिनेटली आपका क्या हो सकता है, ओपिनियन गलत हो सकता है, पर उसमें इन्वेस्टिगेटर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अब उसमें इन्वेस्टिगेटर के ऊपर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जहां पे वो बेचारा तो फंस जाएगा लेकिन ये बेचारा निकल जाता। सोचो, है ना, अगर आपके पास इनकम्प्लीट बुक्स एंड रिकॉर्ड्स है तो ऑडिटर को तो बोल रखा है देखो सर मेरे को तो जो मिला था मुझे वो चेक करना था, मेरे नहीं है। लेकिन इन्वेस्टिगेटर का तो काम था भाई डेप्थ में जाना, तेरे को तो देखना चाहिए था ना ये इनकम्प्लीट है तेरी, तो तेरे को तो इन्वेस्टिगेटर किस लिए है फिर? तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ही यही होता है कि आपको वो सारे एरियाज ढूंढने होते हैं जहाँ पे आपके पास ओमिशन है, जहाँ पे आपसे छुपाई जा रही है, जहाँ पे अनरिकॉर्डेड है, तो वो सारे एरिया। लेकिन ऑडिटर को सिर्फ ये बताना होता है कि मुझे कुछ मिला तो अनरिकॉर्डेड था या नहीं था, लेकिन उसे ढूंढने नहीं जाना होता उसको। तो ये दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन थोड़ी सी हाई लेवल पे चलती है। तो क्या फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट आप दे सकते हो? बिल्कुल भी नहीं देनी आपने। तो क्या कह रहा है, इन्वेस्टिगेटर शुड रिफ्यूज टू बी फ्यूचरिस्टिक, उसे अपना फ्यूचरिस्टिक के बारे में कुछ नहीं बताना है कि कुछ होगा या कल या नहीं होगा। हाउएवर ही शुड नॉट प्रोजेक्ट द ट्रेंड इनटू फ्यूचर ईयर्स टू एस्टैब्लिश अ वैल्यू, उसे कुछ नहीं बताना है कि कंपनी का ट्रेंड क्या बता रहा है, कंपनी आने वाले टाइम पे क्या करने वाली है, आज से 5 साल बाद कैसे देख सकते हो कंपनी को, उससे उसके बारे में कुछ नहीं करना है। उससे सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस से क्या होना चाहिए, लेना देना होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। ठीक है सर, ये भी डन है। वेदर टू रिटेन वर्किंग पेपर्स और नॉट, क्या आपको वर्किंग पेपर्स रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए? देखो आपको अगर आप बेसिस बना रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, रिपोर्ट दे रहे हो, तो कल ये रिपोर्ट खुल भी सकती है, खुलेगी तो आपको क्या चाहिए होगा, एविडेंस तो चाहिए होगा। तो वर्किंग पेपर्स तो बना लेना भाई, है ना। तो क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करते हो वर्किंग पेपर्स ही तो होते होंगे और कहाँ होते होंगे।
The investigation accountant should retain in his file full notes of the work carried out, copies of the schedules, all the working papers, annexure, facts, figures, record of the conversations, and like सब कुछ रखना है जैसे ऑडिटर रखता है. Whether required, the investigation should take written representation letter from the appointing authority. आपको कहीं पे लगता है आपको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेनी चाहिए, आप वो भी ले सकते हैं. मोर कोरबोरेटिव ऑडिट एविडेंस बनाने के लिए मैंने कल भी बताया था, आप जब भी WR या MR लेते हैं, वो आपके पास एक ऑडिट एविडेंस होता होगा जो कहां से आता होगा, FAP, OAP, AAP, AAP से. यहां से एक आता होगा जिसके अंदर आपको शायद हो सकता है 70 to 80% की श्योरिटी मिलती हो, तब जाके आप इसको 20% कवर अप करने के लिए आप ये इस्तेमाल करते हैं एरिया, जो इसको बनाता है मोर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस. तभी जाके आपका रिटर्न रिप्रेजेंटेशन काम करता है, वरना रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की वैल्यू एज एन ऑडिट एविडेंस नहीं होती बहुत ज्यादा कुछ. याद रखना, ठीक है. ऑडिट एविडेंस जब आपके पास 330 के प्रोसीजर लगाने के बाद स्टिल यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ अनश्योरिटी, देन यू गो विद अ WR MR. आप उनसे लेंगे कि भाई हमें दे दीजिए, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक मोर कोलैबोरेटिव बन जाए, वो मतलब वो मिला जुला ऑडिट एविडेंस मिलके 100% बन जाए, लेकिन वो क्लियर ऑडिट एविडेंस नहीं होगा. ये बात का ध्यान रखना. इसलिए वर्ड्स के अंदर बहुत फ्रेज है. ऑडिट एविडेंस सफिशिएंट एप्रोप्रिएट इज अ डिफरेंट थिंग, मोर कोरोबोरेटिव ऑडिट एविडेंस इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है. आई होप आपने वर्ड सुना होगा, लेकिन इसके बारे में पीछे कभी गए नहीं होंगे कि उसे क्यों बोलते हैं ऐसा, इसलिए बोलते हैं. उसके अंदर WR छुपी होती है 20% की, ठीक है, 20 से 30% की. जब आपको रेफरेंस चाहिए होती है कि एटलीस्ट मैं सेफ हो जाऊं, मेरे को मिला तो है कुछ, लेकिन मुझे पूरी तरीके से नहीं लग रहा वो सही है, या पूरी तरीके से नहीं लग रहा वो गलत है, उस केस में आप क्या करते हो, WR का सहारा लेके उसको 100% कर लेते हो. होता नहीं है वो, ये ध्यान रखना. चलो, अगर मैंने बता दिया तो ठीक है. दिस विल आल्सो इमेंस हेल्प टू द इन्वेस्टिगेटर इन कलेक्टिंग फैक्ट्स एंड इवेंट्स एंड लेटर इन ड्राफ्टिंग द रिपोर्ट. तो कहीं ना कहीं अगर वो बना के रखेगा वर्किंग पेपर, तो जब वो क्या बना रहा होगा, रिपोर्ट दे रहा होगा, तब उसे कुछ छूटेगा नहीं रिपोर्ट में, सब कुछ क्लियरली वो डिफाइन कर पाएगा. तो कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है अगर वो क्या करता है, अपने वर्किंग पेपर्स को बना के चलता है. दिस इज द होल आंसर. तो क्या इसके अंदर से पूरा आंसर आएगा? नहीं, बट इसके अंदर से क्या आ सकते हैं, कोई पर्टिकुलर के ऊपर डेफिनेटली पूछ सकते हैं. जो स्पेशल इश्यूज कौन कौन से आते हैं इन्वेस्टिगेशन में, आई होप हमने इतना तो पढ़ लिया कि हम आंसर लिख पाए. पहले नंबर पे कौन सा पढ़ा कि क्या वो 100% करता है या नहीं करता, क्या वो सैम्पलिंग के बेसिस पे कर सकता है, टेस्टिंग के बेसिस पे. हाँ, केस टू केस प्रोफेशनल जजमेंट के बेसिस पे सर डिसाइड कर सकता है वो. उसके बाद दूसरा वाला, क्या वो ऑडिटेड स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई कर सकता है? सर कर सकता है. किस केस में? अगर वो डायरेक्टली उसका इन्वेस्टिगेशन करने नहीं निकला है जो ऑडिट के ऊपर आई है. अदर देन दैट, अगर वो किसी और केस में करने निकला है तो वो कर सकता है, लेकिन ऑडिट की अपनी लिमिटेशंस होने की वजह से उसको क्या करना चाहिए, टेस्ट चेक हमेशा करके देखना चाहिए कि जो वो चेक जिसके ऊपर वो रिलाई करने वाला है वो सही है या नहीं है. दूसरा, तीसरा, इन्वेस्टिगेशन नेसेसरली रिक्वायर्स असिस्टेंस ऑफ द एक्सपर्ट. बिल्कुल केस टू केस डिपेंड करता है, उसे लगता है, बट बिगिनिंग ऑफ द में डिसाइड कर लेना कौन है, क्या एक्सपर्ट हायर करना है तो करना पड़ेगा, तो कौन से मैटर के लिए और कितना कौन खर्चा देगा उसका, वो पहले डिसाइड करके चलना, बाद में इशू नहीं आना चाहिए. फिर इन्वेस्टिगेशन आउट ऑफ डिस्प्यूट एंड कंफ्लिक्टिंग आएगा, बिल्कुल आ सकता है सर. इस वाले केस में आपको ओवर एंड अबव जाके सोचना पड़ेगा उसके लिए, और किसी एक के हिसाब से नहीं सोचना है आपको, अपनी बेस्ट स्किल लगानी है, मेच्योरिटी और एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको डिसीजन लेना पड़ेगा. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग एरिया फॉर द इन्वेस्टिगेटर. फिर बेसिस ऑफ ओपिनियन फॉर इन्वेस्टिगेटर, बेसिस ऑफ ओपिनियन उसको रखना पड़ता है. उसे कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसे फैक्ट के बिना बात नहीं करनी, कोई उसके पास रिकॉर्ड नहीं है, अगर नहीं है तो उसके बारे में नहीं बोलना है. और अगर जब तक उसके पास नहीं है वो क्या नहीं करेगा, अपना ओपिनियन नहीं देगा. अगर उसे नहीं मिलता तो वो क्वालिफाई कर सकता है ओपिनियन, लेकिन वो वाला केस ऐसा भी अराइज हो सकता है कि उसे इनकम्प्लीट ही दिया गया, तो इनकम्प्लीट केस में वो कुछ नहीं कर पाएगा. लेकिन इन्वेस्टिगेटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में इनकम्प्लीट चेक करना भी आता है, ऑडिट में नहीं आता. फ्यूचरिस्टिक स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलना. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस के बारे में बात कर, फ्यूचरिस्टिक के बारे में कुछ नहीं बोलना. ट्रेंड क्या बोल रहे कंपनी का, तेरा उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए. राइट. फिर वेदर टू रिटेन वर्किंग पेपर्स और नॉट, आपको वर्किंग पेपर्स रिटेन करने चाहिए. करने का मतलब है कि आपके पास बेसिस होगा, एविडेंस होगा, जो भी आप सब कुछ फाइंड करते हो, ऑब्जेक्टिव स्कोप. आपने कल अच्छी रिपोर्ट देनी होगी और कल अपने आप को किसी केस से बचाना होगा, तो आपके पास ऑडिट एविडेंस रहेगा जो आपके लिए सेफ्टी का काम भी करता है. तो आपको उसमें क्या लिखना पड़ता है, सब कुछ, ऑल वर्किंग पेपर, शेड्यूल, फैक्ट्स, फिगर्स, रिकॉर्ड, अनेक्जर, सब कुछ आपको क्या करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा अपने पास. आई होप दिस इज क्लियर. यस नो बता दो एक बारी, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. वी गुड. यस यस, गुड है. चलिए, स्पेशल एस्पेक्ट्स इन कनेक्टिंग विद द बिजनेस इन्वेस्टिगेशंस. अब ये अपने आप में बहुत ही वो एरिया जिसके अंदर बिजनेस की हर आइटम के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने को मैंने नीचे बताया था. तो प्लीज थोड़ा ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा हम भाग के चलें, ठीक है. टाइम हमारे पास लिमिटेड है, टाइम बहुत लगता है इसको करने में, तो ज्यादा ट्राई करते हैं बचा सकें जितना. चलो,
Sir, we discussed below the factors to be considered by a professional accountant while carrying out the investigation for attaining satisfactory result. अब कहीं ना कहीं आप देखोगे तो यहाँ पे सीए ही इन्वेस्टिगेटर है। जो नीचे एरियाज आएंगे वो सीए वाले एरियाज आएंगे जिसके अंदर वो क्या करने लगा है, इन्वेस्टिगेशन करने लगा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे रेलेवेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको डेफिनेटली इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ क्वेश्चन आ सकता है। मैनेजर रेमुनरेशन कैसे करोगे, लेकिन वो इतने सारे एरियाज हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की किसी भी आइटम को उठा के वो आपसे पूछ सकते हैं। तो जो यहाँ एरियाज हैं वो भी लिमिटेड नहीं है, वो भी मतलब अपने आप में एक्सक्लूसिव लिस्ट नहीं है पूरी की पूरी, समझ रहे हो। तो इसमें किसी भी एरिया पे आ सकता है, तो हमें क्या करना है, अप्रोच समझनी है आंसर लिखने की। बाकी हमें उस पर्टिकुलर आइटम के हिसाब से तो खुद ही रिलेट करना पड़ेगा, उसको कोई और ऑप्शन नहीं है। एनीथिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन बी इन्वेस्टिगेटेड। अब कितनों को पढ़ेंगे, राइट। तो ट्राई करते हैं कि एक अप्रोच समझ जाए आंसर लिखने की, ताकि हम आंसर लिख पाए। 100% सही होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है, यानी पर्सन टू पर्सन वैल्यू करेगा। अगर आप अच्छा लिख पाएंगे, अच्छा सोच पाएंगे, उस टाइम पे थोड़ा सा टाइम भी कम होता है, शॉर्टेज भी होती है, उतना दिमाग उतना ज्यादा नहीं चल रहा होता कि हम बाहर का सोच पाए, पहले ही याद रखना होता है बहुत सारा कुछ। तो इसलिए अप्रोच डिसाइड करते हैं rather than going into the depth of each and everything। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, इतना पेपर में याद भी नहीं रहेगा। चलो, पहले है स्टडिंग द ओवरऑल पिक्चर। In such a business investigation, it is of the utmost importance for us to have an overall picture of the position of the business which is being investigated। तो देखो बेसिस, अब वो जो मैंने आपको बताया बेसिस याद रखना, वो ये वाला बेसिस है जो भी स्टार्टिंग में शुरू होगा। वो क्या कह रहा है, आपने किसी भी एस्पेक्ट के बारे में अगर कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है ना, पहले आपको बिजनेस की पोजीशन, बिजनेस के बारे में, उसका नेचर, उसका क्या, वो बेसिकली किस लिए डिजाइन हुआ है, उसका क्या विजन है, क्या मिशन है, इसको समझना पड़ेगा। ताकि वो समझ आए कि बिजनेस उस चीज को करने के लिए किस हद तक जा सकता है। क्योंकि आपको इन्वेस्टिगेशन में क्या करनी है, हद पहचाननी है कि वो कितना अंदर जा सकता है गलत साइड, और कितना अच्छी साइड जा सकता है। ये आपको कैसे डिसाइड होगा, आपको पोजीशन ऑफ द बिजनेस की। अगर वो पोजीशन ऐसा है जो सफर कर रहा है, फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। अगर वो पोजीशन अच्छी स्टेट में है तो फ्रॉड होने के चांसेस थोड़े से कम लगते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, वो क्यों करेगा गलती, ऐसी कोई फ्रॉड की उसे नीचे आना पड़े। तो आपको अच्छे तरीके से पहले पोजीशन समझनी पड़ेगी कि बिजनेस के लोग कैसे हैं, उनके केएमपीज कैसे हैं, क्या वो बंदे पॉजिटिव एस्पेक्ट के हैं या वो बंदे पेसिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा, तभी थोड़ा बहुत आप बिजनेस के बारे में एक आइडिया लगा पाओगे कि बिजनेस किस हद तक क्या करवाएगा, आगे या पीछे मुड़ सकता है, राइट। तो दिस इज बिकॉज फिगर्स आर ओनली सिंबल्स। तो कहीं ना कहीं आप जो देखते हो बुक्स के अंदर वो सिर्फ सिंबल्स हैं, एंड इट इज इम्पॉसिबल टू इंटरप्रेट देम इंटेलिजेंटली विदाउट नॉलेज ऑफ द बैकग्राउंड इन विच दे आर इमर्स। तो कहीं ना कहीं उसको बनाने के पीछे वो कैसे फिगर्स आई, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता कौन है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट बनाने के लिए उन्होंने क्या हद तक गए हैं, वो आपको ऑडिटर भी नहीं बता सकता, वो आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा, उनके लोगों को समझना पड़ेगा। यहाँ पे ही वो वाले बंदे का रोल आता है जिसे बोलते हैं साइकिक। ये रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ, ये नाम मत लिख देना कहीं भी, ठीक है। तो साइकिक वाले जो लोग होते हैं उनको यही समझना है, वो इंटेलिजेंटली इस तरीके से करते हैं, वो इंटरप्रिटेशन समझते हैं कि कहीं ना कहीं फिगर से कुछ नहीं लेना देना उनको, बट वो बिजनेस किस हद तक जाके वो फिगर्स बना सकता है, किस हद तक जाके वो विंडो ड्रेसिंग कर रखी होगी कि अपने बिजनेस को बस सुंदर दिखा रखा है, जबकि पीछे इतनी ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। जैसे हमारा आज के सोशल मीडिया बन गया है, एवरीबडी इज हैप्पी ऑन दैट बट एवरीबडी हैज प्रॉब्लम्स इन दैट साइड, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा, कुछ लोगों से ये पूछना पड़ता है कि अब मुझे वो बात बता जो तुमने औरों को नहीं बताई। You have to tell me where the silence part of you, because that's something which you don't share with everybody। वही वाली कहानी यहाँ पे, आपको वो चीज निकलवानी पड़ेगी सामने वाले से, तभी जाके आप क्या कर पाओगे। और उसमें बहुत कम लोग होते हैं जो उन चीज को समझ पाते हैं। तो इट्स हार्ड टू अंडरस्टैंड समवन साइलेंस, वही वाली कहानी यहाँ पे आती है। चलिए, तो वो क्या कह रहा है, उसके के अंदर क्या आता है, अब वहां पे प्रॉब्लम्स हैं। वो रोना, जो कंपनी का रोना था वो भी सही है। कैसे, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल फैक्टर्स आल्सो अफेक्ट द फॉर्च्यून ऑफ द बिजनेस। तो वो वाले एरिया को ध्यान में रखे, उनके ऊपर कुछ ऐसा आ गया, मान लीजिए कोई लेबर डिस्टर्बेंसेस होगी, चेंजेस इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज होगी जो उनके फेवर में नहीं जा रही, तो कुछ ना कुछ तो उनको भी करना पड़ेगा, स्टेप लेना पड़ेगा। अब कभी कभी वो स्टेप हो सकता है वो लिमिट में रह के ले, हो सकता है वो कभी लिमिट से पार चले जाए। तो इसलिए और इन्वेस्टिगेटर को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या उन्होंने वहां पे एक साउंड डिसीजन लिया या नहीं लिया। In the matter of legal exercise in custom duties, import, etc., it is therefore necessary that the impact of all these factors should be studied and their effect on the business judged on a consideration of the profit in the past। तो कहीं ना कहीं हमारे को देखना पड़ेगा, वो स्टडी करने पड़ेंगे सारे फैक्टर्स, फिर बिजनेस के हिसाब से रिलेट करके समझना पड़ेगा बिजनेस कैसे रिएक्ट करता है, और उनके प्रॉफिट इसके पीछे पीछे पास से लेके अब तक क्या इम्पैक्ट आया। जब वो पॉलिसी चेंज हुई, उससे पहले 100 करोड़ कमा रही थी, पॉलिसी बदल गई 50 करोड़ पे आ गई। इतना आसानी से बिजनेस को 50 करोड़ छोड़ने तो वाला नहीं है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो और करेगा। अब वो किस डायरेक्शन में करता है ये बात है, कोई अच्छा कोई नया वेंचर ऐड करके करोगे इट्स अ गुड थिंग, पर किसी और तरीके से करने निकल जाओगे, किसी और तरीके से पैसे काटने लग जाओगे, झूठा कुछ दिखाने लग जाओगे, तो प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर। क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, थोड़े से हैं, मतलब ये क्वेश्चन है जो है, बाकी नीचे वाले पॉइंट में मैं कुछ 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 नहीं हूँ, ये वाला मुझे फिर भी लगता है थोड़ा सा एरिया है क्या।
कि फॉर स्टडिंग द इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस द फॉलोइंग शुड बी कंसीडर। कहीं ना कहीं आपको पहले बिजनेस का इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पोजीशन को समझना पड़ेगा कि वो साउंड माइंड से बिजनेस काम कर भी रहा है नहीं कर रहा, क्या उसके लोग एक्चुअली में खुश होकर काम कर रहे हैं या सिर्फ दिखा रहे हैं कि वो खुश है लेकिन वो बहुत परेशान है। उन फैक्टर्स को समझ के आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन करने उतरना पड़ेगा। जैसे कि द एडिक्वेसी और अदरवाइज ऑफ फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल आर दे सफिशिएंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। आपको देखना पड़ेगा क्या कि उनकी फिक्स्ड और वर्किंग कैपिटल सही तरीके से है या नहीं है। अगर वर्किंग कैपिटल रोज का खर्चा नहीं निकाल रही है तो प्रॉब्लम है। अगर उनके फिक्स खर्चे ही नहीं निकल रहे, वो कहाँ से निकलते हैं? जो वर्किंग कैपिटल से आप रोज बेच बूझ के जो भी आते हो, जो ट्रेडिंग करते हो, जो अपना काम करते हो, उससे निकालते हो अपने फिक्स खर्चों को। रेंट तो तभी निकलेगा ना जब आप कुछ काम कर रहे होगे। तो अगर उनके फिक्स खर्चों के ऊपर बात आ गई ना, तो समझ लेना कि या तो बिजनेस बंद होने वाला है या वो कुछ ऐसा रिएक्ट करेगा विच विल नॉट बी द फेवरेबल या टू द बिजनेस और टू द इंडस्ट्री और टू द पीपल। ऐसा कुछ होने वाला है। फर्स्ट। सेकंड, वट विल बी द ट्रेंड ऑफ द सेल्स एंड प्रॉफिट इन द फ्यूचर। जो उनका लास्ट अब तक चल रहा है, आपको क्या लगता है? आप क्या फ्यूचरिस्टिक के बारे में बताते हो? आप बताते नहीं हो पर आप सोच तो सकते हो ना। तो बता रहे हैं कौन से फैक्टर आप कंसीडर करते हो। कंसिडरेशन तो डेफिनेटली आप क्या लाते हो कि फ्यूचर में क्या बिजनेस का लग रहा है मुझे। एस्टेब्लिशिंग द ट्रेंड ऑफ सेल प्रोडक्ट वाइज एरिया वाइज ऑलरेडी हेल्प इन ड्राइंग अ कंक्लूजन ऑन वेदर द ट्रेंड विल रिमेन इन द फ्यूचर। कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ जाएगा वो ट्रेंड को देखते हुए कि मैनेजमेंट हर साल में 20% से अच्छी ग्रोथ ले रहा है डेफिनेटली, और सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है मैनेजमेंट का। जब भी कुछ नया करता है, नए प्रोडक्ट लाता है, मार्केट में अच्छी रीच पकड़ते हैं। ठीक है, एक साल में कुछ नहीं पकड़ा, 2 साल में बहुत ज्यादा पकड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है 10-15% अभी भी ग्रो कर लेगा। पॉजिटिव अप्रोच है। फिर वेदर द प्रॉफिट विच बिजनेस वुड बी एक्सपेक्टेड टू मेंटेन इन द फ्यूचर वुड ईट एन एडिक्वेट रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कहीं ना कहीं उनकी रिटर्न जो आने वाली है हमारे को, कैपिटल एम्प्लॉयड उन्होंने कर रखी है, क्या वो अपनी एडिक्वेट रिटर्न पे पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा। आपके सामने फिगर्स एंड फैक्ट्स होते हैं, तो आप डेफिनेटली इसको भी एग्जामिन कर सकते हो। और वेदर द बिजनेस इज ऑपरेटिंग एट इट्स 100% कैपेसिटी और इंप्रूवमेंट्स कैन बी डन टू रीच द फुल कैपेसिटी। क्या बिजनेस अपने 100% पे है और फिर भी, सोचो अब गलतियां कैसे होती होंगी, 100% पे है फिर भी आरओआई नहीं आ रही, फिर भी सेल्स नहीं आ रही, फिर भी वर्किंग कैपिटल पूरी नहीं पड़ रही। तब आता है रोल इन्वेस्टिगेटर का, क्योंकि तब हो रही होगी गलती। अगर आपका 100% पे काम चल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो बिजनेस को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो बहुत अच्छा बिजनेस है, रिलायंस है तो। ठीक है ना, ये तो फिर रिलायंस है, इतने सालों से चल रहा है, क्यों चल रहा है? क्योंकि सब कुछ ही अच्छा हो रहा है, अच्छा अच्छा बिजनेस है, बहुत सारे डाइवर्स एरियाज हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट है, सब कुछ बढ़िया है। इन्वेस्टिगेटर वहां जाके करेगा क्या? ठीक है ना, करेगा कहाँ पे? जहां पे जैसे कि जो कंपनी थी, जो कंपनी चलेगी, जो कंपनी उड़ेगी, जो मिली ही नहीं, जो कंपनी को भागना पड़ा, वो कंपनी जो स्टार्टअप्स है, जैसे अगर वो 100% पे काम करके भी अपना रिजल्ट नहीं अचीव कर पाते, तो उनकी वर्किंग कैपिटल का रेंट नहीं निकाल पा रही, तो फिर इस चक्कर में उन्हें वो चीज छोड़नी ही पड़ती है। मान लो जहां मैं रह रहा हूँ, अगर मेरी कल सैलरी से कम हो जाएगी, मेरा रेंटल भी ना निकले, तो सोचो मुझे भी वो एरिया तो छोड़ना ही पड़ेगा। अदरवाइज मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां से मेरा पैसा निकल जाए। और दो ऑप्शन है, या तो आई विल गो विद द राइट ऑप्शन और विद द रॉन्ग ऑप्शन। तो वही वाला कह रहा है कि आपको बिजनेस को, फैक्टर्स को, उसके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पोजीशन को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि गलती लोग यूजुअली कब करते हैं? जब इकोनॉमिक या फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर बात आ जाती है तभी। तो इसलिए अच्छे तरीके से याद रखना। कैसे याद रखना है इसको? उल्टा याद रखना। क्या बिजनेस अपनी 100% कैपेसिटी पे काम कर पा रहा है, या इंप्रूवमेंट का स्कोप है या नहीं है? अगर तो नहीं है, क्या उसके बाद उसने आरओए अचीव कर पा रहा है 100% काम करके, या नहीं कर पा रहा? नहीं कर पा रहा। क्या उसका जो ट्रेंड बोलता है सेल बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली? अगर सेल नहीं बढ़ने वाली तो पैसा तो और आएगा ही नहीं, नहीं और भी भाई। उसके बाद अगर वो सेल भी नहीं बढ़ रही और एक्सपेक्टेड भी नहीं है, सब कुछ 100% पे है, तो मतलब रेंट तो पूरा दे रहा होगा, वर्किंग कैपिटल कुछ करके दे नहीं रही होगी, तो इसका मतलब तो फिर तो काम खराब होने वाला है। देन इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टिगेटर को सोच समझ के चलना पड़ेगा। तो इसलिए सर, आंसर याद रखने के लिए, वेदर क्या क्या है, उन्हें 100% पे वो क्या काम कर पा रहा है, प्रोडक्टिविटी उसकी 100% है या नहीं है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है या नहीं है, नहीं है, इसके आगे चले जाओ। उसके आगे जाने के बाद क्या करोगे कि फिर इसका मतलब क्या, वो अपनी आरओआई जनरेट कर पा रहा है जो उन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे लगाई थी, अपॉन सी नहीं कर पा रहा, वेरी गुड। उसके बाद आगे चले जाओ, फिर क्या करो? ट्रेंड का क्या देखो? ट्रेंड क्यों देखने पड़ेगी? सेल्स देखनी पड़ेगी, कि सेल्स नहीं होगी तो क्या नहीं होगा? प्रॉफिट नहीं होगा, बढ़ेगा। तो प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, सेल्स इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ये भी नहीं हो रहा सर। तो फिर इसका मतलब क्या है? चौथा पॉइंट, ना तो इनके क्या निकल रहे होंगे, फिक्स खर्चे निकल रहे होंगे, फिक्स एक्सपेंसेस, क्योंकि वर्किंग कैपिटल भी डाउन जा रही होगी। तो ये मेरा क्या बन जाता है? आंसर बन जाएगा। लिख कैसे भी देना, एबीसीडी डजेंट मैटर कि आपको डाल के लिखनी है, वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आंसर समझना आसान है। डन। चलो आगे जल्दी से। ये मैंने फोकस इसलिए करा क्योंकि मुझे 4 नंबर का क्वेश्चन लगता है, इसके आगे वाले नहीं लगते अब जो मैं पढ़ाऊंगा। गुड। चलिए, मार्क कर देना प्लीज इसको। बीच का क्वेश्चन है ये। बीच के क्वेश्चन यूजुअली ऐसे फेवरेट होते हैं जो सेंटर से आते हैं, जिनकी हेडिंग्स नहीं होती, वो ऐसे क्वेश्चन चुनते हैं। ठीक है, तो ये आ सकता है। चलो जी। उसके बाद कह रहा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट की वो क्या कह रहा है, आप उसको क्या कर दीजिए, इन्वेस्टिगेट करके दे दीजिए। तो क्या कह रहा है, इट इज नेसेसरी टू कंसीडर ईच आइटम। आपको ईच आइटम देखनी पड़ेगी इन रिलेशन टू कॉरस्पॉन्डिंग आइटम, जो उसके जहां से वो आइटम जनरेट हो रही है वो देखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, थोड़ा सा एक बेसिक बेसिक पढ़ लेते हैं कि
for safe to 5 to 7 years. It is therefore necessary that a summary in a columnar form should be prepared of the balances including the SPNL और business for a period of 5 to 7 years. तो कहीं ना कहीं अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेंड फ्लो चेक करना पड़ेगा, कंपैरिजन करके देखने पड़ेंगे, तभी तो पता चलेगा कुछ बढ़ रहा है घट रहा है। तो कहीं ना कहीं बोल रहा है 5 से 7 साल ही क्या कर लेना, कंपैरिजन बना लेने कॉलमिनर फॉर्म में, 2013 से लेके 2023 तक का 10 साल का आप बना लो कि हाँ भाई 13 में कितना प्रॉफिट था, 14 में कितना हुआ, 15 में कितना हुआ, 18 में कितना हुआ, 20 में कितना हुआ, 23 में कितना हुआ, 24 में कितना हो गया। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस बेसिस पे, मतलब बेसिकली परसेंटेज बेसिस पे देख लो कितना बढ़ रहा है प्रॉफिट। In the foregoing summary, in the place of the figures of the opening and closing inventory, the figures of the inventory consumed for each product in different years should be entered. तो कहीं ना कहीं वाकई है कि ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी तो ठीक है, वो तो होती है उसमें, लेकिन कितना आपने कितना कंज्यूम करा इन्वेंटरी और उसके बेसिस पे आपने उसको बेच के कितना क्या करा होगा, कहीं ना कहीं आपने जो क्लोजिंग बचा वो तो अलग होगा, जो इन्वेंटरी कंज्यूम करने के बेसिस पे उसका क्या प्रॉफिट आता है उसको लिंक करोगे तो समझ आएगा कि इतना इन्वेंटरी बिके कितना प्रॉफिट मेरे पास आता है। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको कुछ नहीं प्रोवाइड करते, वो सिर्फ आपको फिगर्स दिखाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बस दैट्स इट। राइट, तो वो पता चल जाएगा, इसमें कुछ नहीं। द ट्रेंड्स ऑफ दीज रेशियो should be examined and therefore it is a wide divergence in them and explanation for the same should be sought। तो अगर उसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, कहीं ना कहीं रेशियोज के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन लेनी पड़ेगी कि 2015 में इतना प्रॉफिट था, 18 में इतना कम क्यों हो गया, 18 में इतना प्रॉफिट था तो 20 में इतना बढ़ कैसे गया। आपको वो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन लेनी पड़ेगी। फिर इन प्रिपरेशन ऑफ द समरी ऑफ अटेंशन शुड बी पेड टू द फॉलोइंग मैटर्स। अब आपने अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करनी है तो कुछ कुछ एरियाज की और बात करनी पड़ेगी, जैसे कि टर्नओवर। अगर आपने बात करनी है तो प्रॉफिट कहाँ से प्रॉफिट करता है, प्रॉफिट एंड लॉस की कितनी आइटम्स है वो सारे दिखा दो, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा यहाँ पे छेड़ देंगे। टर्नओवर, आपको सेल्स देखनी पड़ेगी, आपको सेल्स के बारे में देखना पड़ेगा कि broken down between the various products sold to show variations in the turnover for the individual products from year to year। तो फिगर ऑफ द सेल आपको क्या करनी पड़ेगी, जो सेल की फिगर आपको ब्रेक डाउन करनी पड़ेगी प्रोडक्ट बेसिस पे, कौन सा प्रोडक्ट कितने परसेंटेज ऑफ सेल्स होल्ड करता है टोटल सेल्स की। क्या बोला मैंने, कौन सा प्रोडक्ट हमारा है जो सेल्स होल्ड करता है अपॉन द टोटल सेल्स। तो आपको वो प्रोडक्ट निकालने पड़ेंगे जो मैक्सिमम आपकी क्या बना रहे हैं, सेल्स बना रहे हैं। तो मतलब ये 10 प्रोडक्ट आपके मान लीजिए 70% सेल बनाते हैं और बाकी के 30 प्रोडक्ट आपके बाकी की सेल बनाते हैं। जो आपने 20 प्रोडक्ट आप बॉडी 30 में से 10 ही प्रोडक्ट है जो 70% सेल देते हैं, बाकी तो 20% 30% देते हैं, बाकी 20 प्रोडक्ट। तो आपको पहले वो देखना पड़ेगा, पहले वो निकालिए। फिर उसके बाद it would be possible to find out the products the sale of which has been increasing and those the sale which have been falling। तो अपने प्रोडक्ट्स निकालिए। by reference to the list of the customers in the order books it should be ascertained whether the business has a very large turnover with a few customers or a small turnover with वही वाला कौन सा सर, पैरिटी रेशियो बोलते हैं 80-20, वो यहाँ पे करने को कह रहा है। क्या आपकी कंपनी में भी ऐसा ही होता है कि 20% कस्टमर या 80% सेल जनरेट करने के दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या आपकी में कुछ अलग है, आपकी में हर प्रोडक्ट अलग बेसिस बिकता है, मार्केट वाइज प्रोडक्ट बिकता है, क्या चीज है। तो बेसिकली आप पूरा का पूरा क्या कर रहे हो, टर्नओवर को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, सेल्स को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने का काम कर रहे हैं। द ऑर्डर बुक शुड बी एग्जामिन्ड टू फाइंड आउट द फिक्टिशियस सेल्स। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा फिक्टिशियस सेल तो नहीं है, फर्जी बिल तो नहीं काटे हुए, अगर काटे हुए तो आपने क्या एडजस्ट तो नहीं कर दी ईयर एंड के पास जाके, ये भी देखना पड़ेगा। फिर इफ द बिजनेस कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज व्हिच आर डिसिमिलर इन ऑपरेशंस लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड एजेंसी देन अपार्ट फ्रॉम splitting the income between the two sources expenses should be appropriation between the separated items। तो कहीं ना कहीं अगर आप मैन्युफैक्चरिंग भी आपके पास है, एजेंसी भी आपके पास है, तो भाई फिर तो आपकी जो टर्नओवर होती होगी वो अलग बेसिस पे चलती होगी। आप माल खुद बना के बेच रहे हैं तो टर्नओवर अलग चलती है, आप किसी से माल लेके बेच रहे हैं तो टर्नओवर अलग काउंट होती है। तो आपको देखना पड़ेगा वो एक्सपेंसेस को भी आपको वैसे पोर्शन करना पड़ेगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग खर्चे भी आपके हैं तो उसको हटाने के बाद काउंट करिए, अगर आपके नहीं है आप सामने से लेते हैं तो ऐड करने के बाद काउंट करिए, क्योंकि वो आपका सेल का पार्ट बनते हैं। तो मतलब वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं उस बिजनेस पे डिपेंड करता है आपकी सेल कैसी चलती होगी, और सेल के बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको क्या पहुंचना है, प्रॉफिट फ्रॉम द ईच ऑफ द एक्टिविटीज। देन आपको फिगर करना है कि वो सेपरेटली प्रॉफिट कितना आपको जनरेट हो रहा है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की पढ़ रहे हैं इन्वेस्टिगेशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस की इन्वेस्टिगेशन करते हुए पहले सेल्स के ऊपर जाना पड़ेगा, सेल्स का पैटर्न समझना पड़ेगा, सेल का पैटर्न करने के बाद आपको उसका प्रॉफिट उससे होने वाला समझ आएगा। तो सेल में क्या समझेंगे सर, हम सेल में समझेंगे पहले तो प्रोडक्ट वाइज बांट लीजिए, प्रोडक्ट वाइज बांटने के बाद देख लीजिए कि क्या जो उनके कस्टमर्स है क्या वो बेसिकली कौन से हाई टर्नओवर वाले कस्टमर है जो ज्यादा प्रोडक्ट ले रहे हैं, कौन से कम वाले हैं। फिर उसको एग्जामिन करिए ऑर्डर बुक से, क्योंकि फिक्टिशियस सेल वगैरह तो नहीं है यार, इसमें तो बहुत कुछ है वैसे। सेल रिटर्न चेक करनी पड़ेगी आपको, इनवॉइसेस मैच करे नहीं करे तो देखो कितना कुछ चेक कर सकते हो, मतलब आप जो लिखना है आप इसके अंदर लिख देना। और आपका सेल का पैटर्न कैसा है, कि आप डायरेक्ट सेल्स करते हैं या इनडायरेक्ट सेल्स करते हैं, इस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। इकोनॉमिकली भी ऐड करते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू भी करते हैं तो वहां पे खर्चे अलग होंगे, तो मतलब डिपेंड करता है आप किस तरीके से सेल कर रहे हैं। आई होप ये क्लियर होगा। वेज स्ट्रक्चर, अब कहीं ना कहीं वेज स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी क्या है, द मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द वेजेस एंड द रेट ऑफ द वेजेस शुड बी एग्जामिन्ड। अब आपको देखना पड़ेगा वेजेस आपने दिखा तो दी है एक साइड में अपना जो डेबिट साइड होती है, लेकिन क्या आपने सही कैलकुलेट करी है, किस रेट पे आपने मल्टीप्लाई करा वेजेस को, कितने नंबर ऑफ डेज के हिसाब से करा, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अनदर फैक्टर विच इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इन दिस कनेक्शन द रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस विद द वर्कर और लेबर यूनियन। अब आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उनका बिजनेस कैसा है, रिलेशनशिप का मतलब बिजनेस का रिलेशनशिप कैसा है अपने वर्कर के साथ। क्या ऐसा भी है कि क्या वो कहते हैं कि ठीक है यार पर टाइम बेसिस पे कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो होलसम बेसिस पे हैं, कुछ लोग आते हैं जो
टेम्परेरी बेसिस पे है, तब वो किस तरीके से बिजनेस और कैसे रिलेशनशिप होल्ड कर रखा है अपना। A business which has suffered several industrial disputes, strikes, etc., has had its working interrupted by the frequently cannot be expected to prosper unless a proper settlement is reached with the worker unions। और कहीं ना कहीं अगर किसी बिजनेस के बारे में पता है कि वो डिस्प्यूट में रहता है, स्ट्राइक्स होती हैं, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं सेटलमेंट करनी पड़ती होगी वर्कर के साथ में, तो ज्यादा पैसा भी लगता होगा उसका। तो आपको बेस स्ट्रक्चर के बारे में समझना पड़ेगा, तो आइडिया लगेगा आपको कि किस तरीके से, और वो वेजेस सही दिख रही है नहीं दिख रही है, बिकॉज अगर वो गलत होंगी तो आपका प्रॉफिट भी क्या होने वाला है, इम्पैक्ट होने वाला है। फिर सर डेप्रिसिएशन एंड मेंटेनेंस, खर्चा दिखाते हैं हम पीएनएल में, बिल्कुल दिखाते हैं सर। अब उसके बारे में बोल रहा है क्या, the charge on the account of the depreciation, maintenance, and machinery and other such should be included in the accounts of the different years should be compared to verify the depreciation has been provided from year to year on a consistent basis। तो कहीं ना कहीं भाई वो कह रहा है सारे पिछले साल से देखते हुए आ जाना, जो सा वो मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड के हिसाब से अगर वो क्या डिवाइड करके दे देना, ईयर टू ईयर कंसिस्टेंट है या नहीं है डेप्रिसिएशन, उसमें कोई बदलाव तो नहीं आया, ये भी चेक कर लेना। एंड any necessary adjustment in the depreciation charge should be made if it is practice of the company to write off the asset on a renewal basis। अगर वो रिन्यूअल बेसिस पे अपने एसेट को बाहर निकाल देते हैं तो डेफिनेटली डेप्रिसिएशन को भी क्या करते होंगे, एडजस्ट करते होंगे, बुक्स में से हटा देते होंगे, जो बची हुई डेप्रिसिएशन होती होगी तो वो भी हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। बेसिकली कंप्लायंस ऑफ एएस शुड आल्सो बी वेरीफाइड। तो मैं ज्यादा नहीं जा रहा हूं अंदर, तो आपने क्या करनी है, डेप्रिसिएशन चेक कर लेनी है, सही कैलकुलेशन हुई है, सही मेथड लगाया या नहीं लगाया, एज पर एएस लगाया या नहीं लगाया, ये तीन चार एरिया चेक कर लेना। और अलग अलग एसेट की डेप्रिसिएशन भी अलग अलग तरीके से निकलती होगी, तो वो भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। राइट, आई होप पहले यहाँ तक बता दो एक बार कि मतलब हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो उतना सफिशिएंट है, जाने की जरूरत है इसके और अंदर। इफ यू वांट तो मुझे बता दो, मुझे नहीं लगता, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग यू कैन रिमेंबर थ्रू आउट द टाइम, टिल द टाइम हमारे एग्जाम्स आते हैं। पहले बता रहा हूँ मैं, नहीं होगा, ठीक है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। मैं कोई झूठे वादे वाला बंदा हूँ नहीं, मैं जो बोलूँ हाँ हाँ मैं याद करा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं करा सकता मैं। क्लियर है ना, चले आगे, मूविंग अहेड। और बस 20-23 मिनट झेल लो मुझे, 3 बजे मेक यू रिलैक्स, ठीक है। मतलब ऐसा टॉपिक है कि ज्यादा नहीं पढ़ सकते इसको। मैनेजर रेम्यूनरेशन सर, कंपनीज एक्ट मैनेजर रेम्यूनरेशन, पूरा रेलेवेंट सेक्शंस ऑफ द कंपनी एक्ट आपको देखने पड़ेंगे, उसके हिसाब से कैलकुलेट हुई नहीं है वो पूरा का पूरा सेक्शन हमारा। चैप्टर ऐसा चैप्टर नंबर 2 होता था लॉ के अंदर, उसके अंदर बाद में कैलकुलेशन दिखाते थे मैनेजर रेम्यूनरेशन की पूरी, वो सारी की सारी कैलकुलेशन आपको देखनी पड़ेगी, वही वाली सारी कहानी आपने लिखनी है, सारी मत लिखना, बस नाम लिख देना। इट इज एश्योर्ड दैट द कैलकुलेशन ऑफ द प्रॉफिट फॉर अराइविंग द रेम्यूनरेशन इज करेक्ट। आपका प्रॉफिट के बेसिस पे आपकी रेम्यूनरेशन डिसाइड होती है कहीं ना कहीं, तो ध्यान में रखना कि प्रॉफिट सही होना चाहिए कैलकुलेट, तभी रेम्यूनरेशन को भी उस बेसिस पे डिवाइड करना पड़ता है। तो रेम्यूनरेशन हो जाएगी, और ये डिपेंड करती है पर्सन टू पर्सन, लेवल टू लेवल भी रेम्यूनरेशन डिपेंड करती है, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा, सारे लोगों को एक जैसी रेम्यूनरेशन तो नहीं जा रही, उसका एक पैटर्न होता है। ठीक है, फिर एक्सेप्शनल है नॉन रेकरिंग आइटम्स, एक्सेप्शनल आइटम्स नॉन रेकरिंग आइटम्स हुई है तो उसके बारे में भी आपको देखना पड़ेगा कि उनकी मेन कहानी के एडजस्टमेंट शुड बी मेड, आपने उनकी एडजस्टमेंट सही तरीके से करी है नहीं करी। याद होगा आपको नॉन रेकरिंग आइटम्स एक्सेप्शन कहाँ पे जाती है, सीएफएस के अंदर बहुत इंपैक्ट करती है, याद है। तो सीएफएस के अंदर आप नॉन रेकरिंग आइटम्स भी लेके जाते थे, और एक्सेप्शनल होती थी तो वो भी लेके जाते थे, उनको माइनस करते थे प्रॉफिट पहुंचने के लिए। तो वो सारा कुछ, क्योंकि हमें क्या निकालना होता था, इनकम टैक्स असेसमेंट का निकालना होता था कि कितनी इनकम टैक्स असेसमेंट निकल के आएगी सीएफएस में। तो बेसिकली हमें वो सारा कुछ आज चेक करना पड़ेगा कि क्या इन्होंने उसका सही तरीके से क्या करा है, एडजस्टमेंट करी है या नहीं करी है। इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट एडजस्टमेंट्स आर टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सेप्शनल आइटम्स व्हिच डू नॉट रेकर फ्रॉम ईयर टू ईयर और कैन बी कंसीडर्ड एक्सेप्शनल हैविंग रिगार्ड टू द मटेरियलिटी और पीरियोडिसिटी। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम है तो डेफिनेटली साल टू साल तो नहीं होगी, लेकिन जहां पे भी होगी उसका सही तरीके से उसकी एडजस्टमेंट होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और वेदर द इफेक्ट ऑफ दीज हैज बीन एबनॉर्मल ऑन द टैक्स पेड बाय द कंपनी फ्रॉम ईयर टू ईयर, तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट टैक्स के ऊपर भी पड़ा या नहीं पड़ा, ये भी हमें क्या करना पड़ेगा, देख के चलना पड़ेगा। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, ज्यादा फोकस नहीं करना है, चलते जाओ बस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा हो सकता है रेकरिंग, हो सकता है हमारा कैपिटल हो, कैपिटल होगा तो कैपिटल में ऐड ऑन कर देना, वरना रेवेन्यू में कर देना, वही है। ड्यू टू द रॉन्ग एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू, रिपेयर चार्जेस में अपीयर टू बी हैवी और लो। अब आपने किस तरीके से उसे ट्रीट किया उस पर डिपेंड करता है, अगर आपने कैपिटल होगा तो एसेट में ऐड हो जाएगा, रेवेन्यू होगा तो अपने खर्चों में से माइनस कर देना उसको। इट फ्लक्चुएटिंग एंड अबनॉर्मल चार्जेस आर रिपेयर्स विद नोटिस, अगर कोई फ्लक्चुएटिंग या फिर अबनॉर्मल चार्ज नोटिस हो रहा है तो उसका भी आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर तरीके से स्क्रूटनी होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको देखेगा कि जनरली कंपनीज का क्या होता है, मैटर केस में आप मेजर रिपेयर्स होती हैं, ओवरऑल्स होते हैं, मेंटेनेंस होती है, प्रोग्राम होते हैं, तो इंटरवल 3 से 4 साल के अंदर आपको दिखता है एक बार ही कंपनी ने मोटा खर्चा किया होता है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि फ्रीक्वेंटली मोटे खर्चे हो रहे हैं कंपनी के किसके ऊपर, कैपिटल के ऊपर। इसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो आप इसमें भी क्या कर सकते हो, कंपेरिजन रिपोर्ट बना लीजिए, बस कुछ ना करिए, एक कंपेरिजन रिपोर्ट बनती है खर्चों की, कंपेरिजन रिपोर्ट लिख लो यहाँ पे, याद रहेगा। कंपेरिजन रिपोर्ट बना लीजिए एक्सपेंसेस वर्सेज एक्सपेंसेस की। ये किसमें आती है, ये वैसे एनालिटिकल प्रोसीजर का पार्ट होती है ये, जब आप वेरिएंस निकाल रहे होते हो। आपकी प्रोफाइल आती है FP&A बिजनेस, एक हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट की, जब जॉब के लिए जाओगे, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस, उसके अंदर आपको वेरिएंसेस कैलकुलेट करने होते हैं, उसके अंदर एक कंपैरिजन रिपोर्ट बनती है। तो वो कंपैरिजन रिपोर्ट आपको कब बनती है, जब आपने ऐसे खर्चों का क्या करना होता है, कंपैरिजन करके ट्रेंड देखना होता है, ठीक है। चलो,
इससे थोड़ा सा याद रहा है शायद आपको। अनयूजुअल ईयर और बहुत प्यारी प्रोफाइल है, वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्रोफाइल। एक मैंने बताई थी मर्जर एंड एक्विजिशन, एक मैंने बताई थी फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, एक मैंने बताई है तीसरी एफपी&ए। जब कल जॉब करने जाओगे कहीं पे तो ये प्रोफाइल्स ढूंढना। इस प्रोफाइल में अंदर आपको एक्चुअली काम करना पड़ता है, जिसके अंदर आपकी अपनी तरफ से मेहनत लगती है, मतलब आपको करना पड़ेगा, वो आप करोगे। ठीक है, वो वाला काम नहीं कि जो सामने से लिखा हुआ चेकलिस्ट है आके चेक करो और हो गया काम, वो काम नहीं करना। वो काम जिसके अंदर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड लगे, आपकी आपके बोलने पे आपके कहने पे वो चीजें वैसी हो रही हो, नोटिस हो रही हो, बुक्स में जा रही हो, फिगर्स बन रही हो, वो वाला काम करने में मजा आता है। इसलिए हम चार्टर्ड बन रहे हैं इतनी मेहनत करके, राइट। चलो, फिर सर अनयूजुअल ईयर। अनयूजुअल ईयर क्या है सर? A company's record of the profitability में show a trend of increasing और decreasing profit or loss। अब आपका 5-6 साल से पिछले साल से कंटिन्यूस एक चीज चल रही है, एक साल में आके बदल गई, उसको बोलते हैं अनयूजुअल ईयर। तो इन सच केसेस इट में बी इवन नेसेसरी टू टेक इनटू कंसीडरेशन रिजल्ट ऑफ द पास्ट 9-10 years विद अ व्यू टू आयरन आउट द फ्लक्चुएशन। तो कहीं ना कहीं आपको पिछले 9-10 साल में फ्लक्चुएशन का देखना पड़ेगा कि एक ऐसे साल में फ्लक्चुएशन जितनी ज्यादा हुई तो हुई कौन सी, वो कौन सा अनयूजुअल ईयर है जिसके अंदर हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि जो बिल्कुल भी क्या नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा कंपनी के उसको देखते हुए, कंपनी के रिकॉर्ड को देखते हुए, ठीक है ना। इट मे बी हाईली इरेटिक एंड फ्लक्चुएटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो मतलब हमें कहीं से भी एक्सपेक्टेड नहीं था। वो कब हो सकता है सर? एक्सेप्शनल फैक्टर्स में लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, नेचुरल कैलामिटी हो गई है, पेंडेमिक, फायर, वॉर, रेवे जैसे सेक्टर, तो बेसिकली कोई भी बड़ी नेचुरल कैलामिटी जिससे एकदम से कुछ हो गया, जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर ह्यूज इंपैक्ट आया होगा कहीं ना कहीं उनके। अगर मैं बात करूं सीधा तो गोइंग कंसर्न उनके इंपैक्ट होती दिखेगा आपको किसी साल में, तो वो वाला कौन सा होता है? हमारा अनयूजुअल ईयर होता है। ठीक है सर। फिर आ गया सर बैलेंस शीट, फिक्स एसेट। हम सब सब चेक करवा लो, सब सबके अंदर इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, तो अगर बैलेंस शीट में फिक्स एसेट की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे, ठीक है, इन्वेंट्री कैसे करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल कैसे करेंगे, सब पार्ट्स की सारे बिजनेस के आइटम्स की क्या कहता है इन्वेस्टिगेशन करनी है तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर बहुत ज्यादा आपको जाने की जरूरत है, आप लोग आंसर बना लोगे, आपको पता है फाइनेंशियल्स क्या होती हैं, किस बेसिस पे हो सकते हैं, बस आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे वर्ड्स का ख्याल रख लेना। क्या फिक्स एसेट के अंदर आपने रिप्लेस फिक्स एसेट हुए होंगे तो उसके बारे में ध्यान रख लेना। ठीक है, उसके बाद आपने कोई स्केल एज स्क्रैप किया होगा तो उसके बारे में ध्यान रख लेना। कोई ऐसा है जिसका क्या है ओनरशिप आपके पास है लेकिन पोजेशन आपके पास नहीं है, थर्ड पार्टी में पोजीशन, थर्ड पार्टी के पास आपकी वो पड़ी है, पोजीशन आपके पास पड़ी है, इसका ख्याल रख लेना। ठीक है, 2020 में 5 पॉइंट थे कैरो के अंदर, 2020 कैरो के अंदर 5 पॉइंट्स आते हैं ना, उन 5 पॉइंट के ऊपर अच्छे से आंसर लिख सकते हो, टाइटल डीड्स वगैरह के ऊपर अच्छे से आंसर लिख सकते हो, कोई भी पॉइंट डाल देना। बेसिकली आपने इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तब सब चेक करते हो। ठीक है, ऑब्टेन एज एनालिसिस ऑफ वेरियस आइटम ऑफ फिक्स्ड एसेट, कहीं ना कहीं आप एज एनालिसिस करते हो, हमारे टाइम दिया जाता है कि हर एसेट का 15 साल की है, जिसकी वजह से हम डिवाइड करते हैं उसे, किसके बेसिस पे? जब हम डिवाइड करते थे कि हम क्या डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कि इस एसेट की कितनी लाइफ होती होगी, उस लाइफ के बेसिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो लाइफ के बेसिस पे एसेट उतना है ना या ज्यादा चल रहा है। ज्यादा चल रहा है तो कंपनी को क्या करके बैठी है, जीरो डेप्रिसिएशन पे चलाई जा रही है या नहीं चला रही है, ये सारे भी आपको देखने पड़ेंगे। ओनरशिप के ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा, सब्सिडरीज इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे पॉइंट है। AS 28 इंपेयरमेंट ये मत लिख के आना, IND AS 36 इंपेयरमेंट लिख के आ जाना, ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसका भी आपको क्या देखना पड़ेगा। और यहाँ पे ये नहीं लगता IND AS 38 भी हो सकता है, इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं उसके अंदर। चलिए, इन्वेस्टमेंट्स डालोगे, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्लासिफिकेशन सही है या नहीं है, रिजल्ट सही दे रहा है या नहीं दे रहा। ऐसी इन्वेस्टमेंट कोई जो आपने उस वैल्यू से भी लेस पे बेची, जिस वैल्यू पे खरीदी थी, तो उसका क्या किया होगा, उसका रीजन क्या था। ठीक है, रिलायजेबल इन्वेस्टमेंट कौन सी है, अनरिलायजेबल कौन सी है, लॉन्ग टर्म कौन सी है, शॉर्ट टर्म कौन सी है, पूरी की पूरी कहानी आप इसके अंदर भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं मार्क कर देता हूँ क्लासिफिकेशन बिल्कुल, उसके बाद रिलायजेबल है या नहीं है, ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स है या नहीं है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जो वैल्यू रखी है लोअर ऑफ द कॉस्ट ऑफ फेयर वैल्यू के ऊपर वो करते हैं या नहीं करते हैं, जो आपको इंडिया कैलकुलेशन करने को बोलता है। ठीक है ना, उसके बाद परमानेंट डिक्लाइन, अगर आपको लगता है परमानेंट डिक्लाइन आया है द वैल्यू ऑफ द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उसका रीजन क्या है, ये इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। और रेंट, डिविडेंड्स एंड रेंटल अगर कोई रिसीव हो रहा है आपको कनेक्शन विद इन्वेस्टमेंट जनरली रिगार्डिंग एज इनकम, तो आपने क्या उसके अंदर से आने वाली इनकम आपने इनकम मानी है या नहीं मानी है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये सारे एरियाज कौन से हो जाते हैं, हमारे इन्वेस्टिगेशन वाले एरियाज हो जाते हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से यहाँ पे इंडिया से जो भी इंडिया से पॉइंट रिलेट होता है वो इंडिया से करके आएंगे, जो इंडिया से पॉइंट नहीं रिलेट होता होगा उसको उसकी हमारी बैलेंस शीट आइटम के बेसिस पे कराएंगे। क्लासिफिकेशन उसके अंदर आती है, रिलायजेबल उसके अंदर आती है, लोअर ऑफ द कॉस्ट पे है या नहीं है इन्वेस्टमेंट, किसमें आता था याद है, किसमें आता था, लोअर ऑफ द कॉस्ट। एक आपने पढ़ा होगा, याद है पहले चैप्टर पढ़ते थे सर, एक कौन सा वाला सर, कौन सा वाला सब याद करने दो एक बारी, कौन सा पढ़ते थे, कल क्या पढ़ा था, ओवर वैल्यूड एसेट पढ़े थे ड्यू डिलिजेंस के अंदर, पढ़े थे नहीं, हिडन लाइबिलिटीज ओवर वैल्यूड एसेट्स पढ़ा था ना। ओवर वैल्यूड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट था, उसके अंदर था क्या, इन्वेस्टमेंट आपकी लोअर ऑफ द कॉस्ट एंड एनआरओ से कम दिख रही है, या लो रेट ऑफ रिटर्न जनरेट करके भी नहीं दे रही, ऐसे वाले केसेस पड़े थे, तो ओवर वैल्यूड ऑफ ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट के अंदर आते हैं। वही तो इन्वेस्टिगेटर को चेक करना है कि ओवर वैल्यूएशन हो रखी है तो क्यों हो रखी है, तो यहाँ पे अच्छे से उसे रिलेट करना, कल जो पढ़ा था ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट।
एफडीडी फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस का पार्ट था ये, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट, उसके अंदर इन्वेंटरी के दो पॉइंट्स है, वही इन्वेंटरी के पॉइंट्स यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किए जाते हैं, उसी का रीजन ढूंढना होता है इन्वेस्टिगेटर को। ठीक है, तो प्लीज अच्छे से रिलेट करके सोचो तो सब कुछ याद आएगा। फिर इन्वेंट्री, ये भी कैरो के रिलेटेड पॉइंट लिख देना, यहाँ पे भी कैरो का पॉइंट नंबर 2 जो होता है हमारा, ठीक है, वो भी आ जाएगा सारा का सारा। इन्वेंट्री कौन सी है, डैमेज, स्लो मूविंग, एब्सोल्यूट, ये जो हमारे नॉन मूविंग होती है, स्लो मूविंग होती है, ऑब्सोलीट होती है, इनको अलग अलग से दिखाना चाहिए, दिखा रखा है। वर्क इन प्रोग्रेस अलग से शो होना चाहिए। उसके बाद इन्वेंट्री की जो कैलकुलेशन आपने एज पर इंडेक्स 2 होनी चाहिए, वो सही है नहीं है। उसका अगर बाय प्रोडक्ट वगैरह में इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूट हो रखे तो उसको चेक कर लेना, सब कुछ चेक कर सकते हो, बहुत सारे पॉइंट्स है लिखने के लिए, जैसे मर्जी लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद सर ट्रेड रिसीवेबल। थोड़ा सा तेज भाग रहा हूँ आई नो, बट आई गेस कि इससे ज्यादा मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ क्या आएगा, आपको पढ़ना इसको आपको भी नहीं है, ठीक है, आपको याद पॉइंट पता है, आप लिख दोगे, मुझे इतना भरोसा है आपके पास, इतना आप वो लिखाओगे। ट्रेड रिसीवेबल सर, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर बहुत सारी कहानियां आप लोगों के पास, बहुत कुछ है ट्रेड रिसीवेबल के अंदर लिखने को। पहले तो उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में आप लिख सकते हो, क्लासिफाइड ईयर बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद और पढ़ते हैं क्या है यहाँ पे, प्रोविजन फॉर द बैड डेट्स के ऊपर ही पॉइंट आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। प्रोविजन ऑफ द बैड डेट्स आपने सही बनाया नहीं बनाया, आपने सही तरीके से रिटर्न ऑफ करे अकाउंट पे या नहीं करे, अगर आपको पता चल गया कि वो पैसा आने ही नहीं वाला है तो आपने राइट ऑफ सही तरीके से करा या नहीं करा। अगर आपने डिस्काउंट बेसिस पे कुछ करा है काम, तो आपको डिस्काउंट को भी आपको क्या करना है, सही तरीके से दिया या नहीं दिया। उसके बाद it would be indicate the demand for the goods manufactured by the company in the market has been diminishing accordingly, so करनी है। ठीक है, क्या आपने इंक्रीज कंटिन्यू द क्रेडिट पीरियड, क्या आपने कहीं पे क्रेडिट पीरियड वगैरह इंक्रीज करने की नौबत आई आपको, तो वो क्यों आई, क्या रीजन था उसका, उसकी वजह से सेल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आया होगा, आपको ये भी क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, पीडीडी के ऊपर एक पॉइंट आ गया, डिस्काउंट और क्रेडिट पीरियड का आपने जो पीरियड एक्सटेंड करा उसके ऊपर एक पॉइंट आ गया, और क्लासिफिकेशन के ऊपर एक पॉइंट आ गया। और आपने क्या करना होता है लास्ट में, डेटर टू सेल रेशियो भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, क्या उसमें 40% के आसपास बन रहा है बैंक का, तो बढ़िया। अगर 40% से ऊपर जाएगा तो ऑडिटर के लिए हाई अलर्ट जारी हो जाता है, भाई जो प्लेटर आ रहे हैं वो 40% से ऊपर आ रहे हैं। तो बैंकिंग में भी क्या चलती है, बैंकिंग के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे बैंकिंग के अंदर और कहीं पे डिसाइड होती है परसेंटेजेस की, कितने परसेंटेज से ऊपर कुछ निकला तो वो प्रॉब्लमेटिक है, तो वही आप प्रॉब्लमेटिक अपनी नॉर्मल बिजनेस के ऊपर भी लगा के देख सकते हो। तो 40% से ऊपर यूजुअली आपके डेटा अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हाई अलर्ट रह जाता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे एरियाज आपके लिए क्या रहेंगे, आपने इन्वेस्टिगेट करते हुए इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। अदर लिक्विड एसेट्स के अंदर भी कुछ नहीं है, क्या वो रिलायजेबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और मनी विद द बैंक इन द लिक्विडेशन शुड बी केप्ट ओनली टू द एक्सटेंडेड गारंटेड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम, कुछ नहीं है। आइडल एसेट्स, आइडल एसेट क्या है सर, जो खाली पड़े हैं, जिनका कुछ नहीं कर रही कंपनी, उसका क्या कर रही है कंपनी, यही इन्वेस्टिगेट करना है। आइडल तो दिखा रखे हैं, बट क्यों आइडल हुए हैं। Certain assets are remaining idle and not being properly applied in the business. These may come from all the section of the asset. For example, certain plant and machinery may have been put to use after the considerable period of time after acquisition. आपने put to use तो कर दिया, लेकिन उसके बाद आपने उसका कुछ नहीं करा। Some of the fixed asset may be awaiting installation even at the valuation time. कुछ की क्या अभी installation पड़ी है, उनकी जो valuation का time भी आ गया, but अब तक वो install ही नहीं हुए हैं। The company may hold large cash and bank balances not warranty by the need of the business. उनके पास large cash वगैरह पड़ा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बिजनेस की वारंटी के अंदर नहीं आ रहा, कहीं ना कहीं पता नहीं कि वो बिजनेस में यूज होगा या नहीं होगा। तो स्लो मूविंग इन्वेंटरीज, ऑब्सोल्यूट इन्वेंटरीज जितनी भी है, ये भी आइडल्स पड़ी है, तो इनका क्या कर रही है कंपनी, तो आपको ये भी क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। इंपॉर्टेंट है नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ देना। लाइबिलिटीज, तो इसके अंदर याद रखना कौन सा सर, ओवर, सॉरी ओवर की लिख रहा हूँ, हिडन। इसके अंदर सर कौन सा याद रखना है, हिडन लाइबिलिटीज वाले पॉइंट्स थे, वो सारे के सारे पॉइंट्स की इन्वेस्टिगेशन होती है। क्या आपने कोई शॉक आउट नोटिस आया था आपके पास, क्यों सर, क्योंकि शॉक आउट नोटिस के क्यों आया था, क्योंकि उसके अंदर कंटीजेंट लाइबिलिटी आता है। बट क्या कंटीजेंट लाइबिलिटी अपने आप हिडन होती है, नहीं होती सर, उसका तो डिस्क्लोजर दिया जाता है, कल पढ़ा था याद होगा। तो अगर सर कंटीजेंट लाइबिलिटी का डिस्क्लोजर दिया जाता है तो मुझे हिडन लाइबिलिटी के अंदर वो पॉइंट आया क्यों, हिडन लाइबिलिटी में पॉइंट इसलिए नहीं आया क्योंकि वो कंटीजेंट लाइबिलिटी था, इसलिए आया कि कंटीजेंट लाइबिलिटी वो तब बनता है क्योंकि अपने शो कॉस्ट नोटिस को क्या नहीं करा, सामने दिखाया ही नहीं। एक ऐसा शो कॉस्ट नोटिस जो कंपनी पे आया हुआ है, कंपनी ने छुपा लिया ऑडिटर से, तो फिर ऑर्डर को तो पता नहीं चलेगा, आपको ड्यू डिलीजेंस करने के टाइम पे पता ही नहीं चलेगा कि शो को नोटिस एग्जिस्ट करता है, तो इसलिए वो क्या है, कहीं ना कहीं है तो वो कंटेंजेंट, अभी पता नहीं है वो देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो नोटिस आपसे छुपाना क्या था, कहीं ना कहीं हिडन लाइबिलिटी का पार्ट था। दूसरा वाला सर गारंटी, जो आपने गारंटी दिया था वो लेटर ऑफ कंफर्ट, सर अब गारंटी कभी भी क्या नहीं होती, लाइबिलिटी नहीं होती है, लेकिन गारंटी कब बन जाती है, जब आपने लेटर ऑफ कंफर्ट इशू कर रखा हो इन द फॉर्म ऑफ गारंटी, तब वो लाइबिलिटी बन जाती है। और अगर आपने गारंटी को गारंटी दिखा के लाइबिलिटी नहीं दिखाया, तो उसे छुपाने वाले तरीके से आपने लाइबिलिटी छुपाई, कैसे, आपने उसको लेटर ऑफ कंफर्ट नहीं दिखाया तो अपनी लाइबिलिटी को छुपा लिया। गारंटी दिखाओगे तो कोई गारंटी को लाइबिलिटी मानेगा नहीं, लेकिन अगर आप उसे लेटर ऑफ कंफर्ट दिखाते और उसकी फॉर्म में गारंटी दिखाते देन डेफिनेटली मैं लाइबिलिटी काउंट करता, लेकिन आपने मुझसे छुपाया पर्पसली, तो इसका मतलब उन एरियाज के अंदर क्या है, प्रॉब्लम है। तो इससे ध्यान रखना, जब आप पॉइंट्स लिख रहे होगे, हिडन लाइबिलिटीज के अंदर बंदा गारंटी लिख के आ जाता है, कंटिजेंट लाइबिलिटी लिख के आ जाता है, वो बहुत बड़ा कांटा है, बहुत बड़ा कांटा, कभी भी क्या नहीं होता, गारंटी और
कंटिजेंट लाइबिलिटी इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ हिडन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का पार्ट होता है लेकिन हिडन लाइबिलिटीज का पार्ट नहीं होता। तो लाइबिलिटीज को हिडन लाइबिलिटी का पार्ट बनाने के लिए आपको क्या वर्ड देने पड़ेंगे, कंटिजेंट के केसेस में शॉक आउट नोटिस, और दूसरे वाले केस में क्या देना पड़ेगा, लेटर ऑफ कंफर्ट। तो ये दोनों बात याद रखना। उसके नीचे बहुत सारे पॉइंट थे, थर्ड पार्टी क्लेम्स, ये वाला क्लेम, वो वाला क्लेम, एनवायरमेंटल क्लेम्स, फिर हमारे टैक्सेस से रिलेटेड पॉइंट थे, याद है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, और पेंडिंग सेल्स असेसमेंट, और लॉन्ग टर्म पेंडिंग क्या थी, कस्टम ड्यूटी। ये चार वाले केसेस क्या बनाते हैं, लाइबिलिटीज बनाते हैं। तो ये सारे अगर आपने छुपाई हैं तो यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करते हुए आपका काम होगा उसको ढूंढ के लेके आना। तो ये वाला पॉइंट आपका सारा का सारा यहाँ से बन जाएगा। आई होप आपको याद आ रहा होगा जो हमने कल पढ़ा था। फिर सर टैक्सेशन के केस में वो भी वहां से ले सकते हो। याद है कोई इंटर ग्रुप के जो हमारे प्रॉफिट होते थे वो हम क्या करते थे, एलिमिनेट करते थे। आपने किए या नहीं किया, अगर कोई आपके पास आती है उसके बाद उसके ऊपर कोई पेनल्टीज वगैरह है कि आपने पेमेंट कर दिया नहीं कर दी। उसके बाद तीसरे नंबर पे कोई भी अगर डेफर्ट वगैरह टैक्स वगैरह होता है, आपने उसका क्या ट्रीटमेंट किया है, टेम्पररी टैक्स, आप एडवांस टैक्स पे करते हो क्या, आपने एडवांस टैक्स पे करा या नहीं करा, ये सारे काम आप कहाँ चेक करोगे, यहाँ पे चेक करोगे। अनडिस्क्लोज सम, टैक्स प्लस पेनल्टी, टेम्पररी टैक्स जिसको एडवांस के फॉर्म में बोल सकते हैं, और प्रोविजंस जो आपने बना रखी है लाइबिलिटी फॉर टैक्सेस के अगेंस्ट, ये सारा का सारा आप क्या करते हो, असेस करते हो, देखते हो कि आपने टैक्सेस के अंदर कुछ गलती तो नहीं कर रखी। आई होप ये वाला पॉइंट भी क्लियर होगा। आप अपने तरीके से इसको बना सकते हो। जो मैं आंसर बोल रहा हूँ वो लिमिटेड है, इसके अंदर और भी पॉइंट हो सकते हैं टैक्स से रिलेटेड, तो आपको पता हो वो वाले पॉइंट लिख देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए कैपिटल, वेदर द कैपिटल इज वेल बैलेंस्ड। आपने कैपिटल के बारे में चेक करना होता है कि कैपिटल आपकी बढ़ रही है, वो जो बढ़ने के रीजन है कैपिटल के वो सही हो। ऐसा नहीं है आप इशूड कैपिटल और अनऑथराइज कैपिटल को बढ़ाए जा रहे हो किसी बिना किसी रीजन के, आपके पास प्रॉपर रीजन होने चाहिए उसके, कुछ इशू कर रहे होगे तभी इशू कैपिटल बढ़ाना, वरना मत बढ़ा देना, राइट। तो देयर वुड नॉट बी द केस इफ द नंबर ऑफ डिवेंचर प्रेफरेंशियल कैपिटल आर डिसअप्रोप्रिएटली लार्ज एज कंपेयर्ड टू द इक्विटी कैपिटल। ऐसा तो नहीं है क्योंकि डिवेंचर और प्रेफरेंशियल कैपिटल ज्यादा दिख रही है जबकि इक्विटी कैपिटल कम है, ऐसा वाला केस होगा तो इन्वेस्टिगेट होगा वो। और कहीं ना कहीं फर्दर व्हेन द कैपिटल इज हाईली गियर्ड इट वुड अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैपिटल। अगर वो हाईली गियर्ड हो रखी है कहीं ना कहीं तो क्या होगा, आपको वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैपिटल के ऊपर भी इसका क्या होने लगेगा, फर्क आने लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप रेस कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा वो रेस करने का क्या लेवल है, क्या वो रेस करने का लेवल सही होना चाहिए। टर्म ऑफ फाइनेंसिंग के ऊपर ध्यान रखना, ऐसा मत बढ़ जाना कि जो आप जो कमिटमेंट को क्या ना कर पाओ, फुलफिल ना कर पाओ, राइट। द अमाउंट ऑफ द कैपिटल इज रीजनेबल कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट। और फिक्स्ड एसेट और कहीं ना कहीं कैपिटल का जो अमाउंट होना चाहिए वो रीजनेबल चलना चाहिए। ऐसा नहीं कैपिटल बहुत ज्यादा दिख रही है और एसेट नहीं दिख रही है, मतलब बैलेंस शीट को टैली करके रखना, टैली से ऊपर मत चले जाना, राइट। तो उसके बाद टर्म एसेट इशू ऑफ द कैपिटल शुड आल्सो बी स्टडीड। हाँ, इशू कैपिटल के बारे में मैंने बताया, इशू कैपिटल को स्टडी कर लेना। इशू करते हो कैपिटल का तो इशू कैपिटल मानना, वरना मत मानना। ऑथोराइज कैपिटल को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता, उसके पीछे आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं, याद रखना। तो ऑथोराइज कैपिटल अगर बढ़ी है तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा रीजन होगा, उसकी क्या रीजन था आपने ऑथोराइज कैपिटल बढ़ाई, ये भी आपको सोचना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन करिए उसके बारे में। चलिए फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिगर्स फिक्स्ड एसेट। तो क्या है, फिक्स्ड एसेट की इंटरप्रिटेशन ऑफ फिगर्स बोल रहा है। अब उसकी अमाउंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर व्हिच वुड बी नेसेसरी इन द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट शुड बी असेस्ड हैविंग रिगार्ड टू द अंडर मेंशन्ड फैक्टर्स। कुछ नहीं है, छोड़ दीजिए, हमने फिक्स्ड एसेट पढ़ लिया है और नहीं पढ़ेंगे। हाँ, एक ये आता है बहुत पुराना है, पहले भी होता था अब भी है, क्या टर्नओवर को आप किस तरीके से, फैक्टर्स कौन से होते हैं टर्नओवर के जो आप बताते हो, इन असेसिंग द टर्नओवर व्हिच बिजनेस वुड बी एबल टू मेंटेन इन द फ्यूचर द फॉलोइंग फैक्टर शुड बी टेकन इन माइंड। कौन सा होता है, ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, पॉलिटिकल प्रेशर और कंपटीशन। ठीक है, तो कौन सा होता है सर, ट्रेंड होता है। ट्रेंड क्या होता है कि पास्ट ईयर का ट्रेंड क्या चल रहा है, उसकी वो इंक्रीजिंग ट्रेंड पे या डिक्रीजिंग ट्रेंड पे कितना फ्लक्चुएशन आ रही है, आप उसकी प्रॉपर स्टडी करते हो। पहले नंबर पे ट्रेंड की, टर्नओवर के अंदर वो कह रहा है टर्नओवर को असेस करने के टाइम पे कौन से फैक्टर्स का ख्याल रखा जाता है। ट्रेंड का ख्याल रखा जाता है, मार्केटेबिलिटी, क्या आपने मार्केट और बढ़ाने की सोची है, क्या पॉसिबल है कि आप उसको न्यू मार्केट में लेके जाने वाले हो, क्या मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है क्या वो और ज्यादा बढ़ने वाला है या कम होने वाला है, क्या मार्केटेबिलिटी के ऊपर जा रहे हो, उस पर डिपेंड करती है सेल्स कितनी होगी। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, क्या आपके फेवरेबल में जा रही है गवर्नमेंट की जो उन्होंने पॉलिसीज निकाली है या आपके अगेंस्ट जा रही है। अगर आपकी फेवरेबल में जा रही है तो डेफिनेटली आपकी सेल बढ़ने वाली है, लेकिन अगर आपकी कम में जा रही है तो प्रॉब्लम आने वाली है। गिव मी अ सेकंड प्लीज। ठीक है, हाँ, तो इंक्रीज या डिक्रीज क्या है आपका, जो आपके फेवरेबल में होंगी तो डेफिनेटली बढ़ेगी, अगर फेवरेबल में नहीं होंगी तो डेफिनेटली घटने वाली है आपकी सेल्स। और कंपटीशन, आपका कंपटीशन कितना हाई है और उस पर डिपेंड करता है। अगर आप कोई ऐसे कोर एज पे बैठे हैं जो आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जो कोई बना ही नहीं सकता, तो कोई इमिटेट भी नहीं कर सकता, तो बहुत ही बढ़िया, फिर तो आपके बढ़ने वाला है। अदरवाइज क्या होने वाले हो आप, डिक्रीज होने वाले हो। तो आपकी टर्नओवर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है सर, TMPC कौन सा होता है, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको, तो आपको ट्रेंड, मार्केटेबिलिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल कंसिडरेशन और कॉम्पिटिशन के ऊपर।
वर्किंग कैपिटल किस तरीके से असेस करते हो, कुछ नहीं करने की जरूरत। एस्टिमेटिंग फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स नहीं। टाइप्स ऑफ, चलो ये तो फाइनली खत्म हुआ टॉपिक, उतना ही करना है, ठीक है, ये सब छोड़ देना है, मेरे कहने से छोड़ दो, कुछ मत पढ़ना है इसमें, ठीक है, जितना पढ़ाया बस सफिशिएंट है। चलिए, यहाँ तक क्लियर है। देखो अभी भी ये टॉपिक का बहुत बड़ा टॉपिक पड़ा है जिसे बोलते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मतलब ऐसा दे रखा है ना, मतलब टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट होकर आ रखा है ये बुक से। यहाँ तक क्लियर है। यस नो। मतलब अब मुझे लगता है आपको एक बार ही और पढ़ना पड़ेगा इसको, डेफिनेटली पक्का हो जाएगा, मतलब प्रीटी श्योर अबाउट दैट। देखो टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन में ये एरिया तो हमें यार पढ़ना नहीं होता, जो अफेयर ऑफ द कंपनी की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, ये तो जो इंस्पेक्टर आता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आता है, वो 210 में लेके आता है। यहाँ पे तीन एरियाज होते थे, एबीसी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके आपको कंपनी ने बुलाया हो, अपने अपने कुछ आपको मिला हो ऐसा, तो वो तीन एरियाज होते थे, वो पढ़ लेना। ये कौन सा सेक्शन है, 210, चैप्टर नंबर 4, लॉ कंपनी। फिर 212 में एसएफआईओ आता था हमारे पास, एसएफआईओ वो बोलता था, उसके चार चैप्टर होते थे, उसके अंदर यहाँ तीन में एक क्लास हो जाता था, कौन सा, इनकम टैक्स वाला पॉइंट। इनकम टैक्स को अगर डिपार्टमेंट ने आपको बोला है तो करने के लिए, तो आप उस वाले केस में क्या होता था, चौथा पॉइंट ऐड हो गया, चार केसेस में आप एसएफआईओ को बुला सकते थे, तो एसएफआईओ आता था, वो इन्वेस्टिगेट करता था। और अगर ये आता था तो सारे के सारे लोग पीछे हो जाते थे, पढ़ते थे, ये आ गया तो सब हट जाओ, सब रुक जाएगा, पहले ये काम करेगा, ये काम करने के बाद जब ये चला जाएगा तब आप अपना काम शुरू कर सकते हो। और अदर केसेस होते हैं जिसके अंदर थर्ड पार्टी आती थी, थर्ड पार्टी आती है क्या करनी, इन्वेस्टिगेटर को बुलाने। तो ये तीन एरिया लॉ के अंदर होते थे, अगर वो पढ़ने होंगे तो लॉ में डेफिनेटली आप पढ़ोगे, जो आपका अब तो उसमें चला गया वो आपका लॉ भी वन में, जो दूसरा वाला केस है जो मैं आगे देने वाले पेपर। तो कहीं ना कहीं 210, 212, 213 है ना, तो ये वाला तो हमारा जो मिनिमम वाला केस है, ये तो हमें पढ़ना है, वहां पे लॉ पे ये हो जाएगा, मतलब अच्छे सेक्शन है, प्यारे से सेक्शन है, छोटे सेक्शन है। फिर एक आता था लॉ के अंदर ही 216 का सेक्शन, जिसके अंदर हम ओनरशिप के ऊपर क्या करते थे, इन्वेस्टिगेशन करते थे, कि वो जो उन्होंने दिखा रखी है अपनी ओनरशिप, उन्होंने सही दिखा कि पर्दे में रहने तो पर्दा ना हटाओ वाली कहानी होती है, मुझे याद है। तब ऐसे थी कि वो पर्दे में रह के कोई काम तो नहीं कर रहा, मतलब कहीं ना कहीं स्पेशल इन्फ्लुएंस किसी और का तो नहीं हो रहा, लेकिन लोग कोई और है, ठीक है, कोई और डिसीजन तो नहीं ले रहा, जो कि बंदा कोई और बिठा रखा है, तो वो ओनरशिप ऑफ द कंपनी के ऊपर आप क्या करते थे, इन्वेस्टिगेट करते थे। वो 216 में इन्वेस्टिगेशन होती थी, वो भी थर्ड पार्टी भी हायर कर सकती थी, और सेंट्रल गवर्नमेंट या अगर किसी आरओसी वगैरह को लग रहा है, वो भी क्या करते थे, इन्वेस्टिगेटर को लाके लेके आ सकते थे। तो वो वाला केस होता था, जो ये पूरा, तो ये स्टैट्यूटरी वाला कौन सा वाला है, लॉ वाला केस है, तो ये फाइनल लॉ में पढ़ेंगे। किसी को याद आ रहा है, थोड़ा बहुत तो याद होगा जो मैंने अभी बोला, किसी सेक्शन होते थे कि नहीं याद है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर तुम्हें नहीं याद है तो मैं फिर लॉ भी पढ़ाने लग जाता हूँ कल से, ठीक है, ऐसे तो नहीं चलने वाला लॉ। याद है कि नहीं है, याद होगा ना, थोड़ा बहुत तो याद होगा, मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्ट याद होगा, मेरे को तो शायद 2 ढाई साल 3 साल पहले करा हुआ याद है यार, तो तुम्हें थोड़ा बहुत तो याद होगा, क्या पता कुछ चेंज आ गया हो, मुझे नहीं पता, मैंने लॉग बुक नहीं देखी काफी टाइम से, तो सॉरी फॉर दैट, है ना। आई थिंक याद है। चलो, तो ये लॉ में पढ़ेंगे, हमारे पास अब कौन सा आता है, हमारे पास आता है ये वाला एरिया, याद है सर, चलो फिर तो हम हैप्पी। चलिए जी, जो ये वाला एरिया ना हमारा, ये बेसिकली जो एरिया है ये बहुत एक्सटेंडेड है, ठीक है, जैसे इन्वेस्टिगेशन करनी है ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर। अब मान देखो, अब इनकमिंग पार्टनर आएगा, वो कुछ कैपिटल लेके आएगा, ऑलरेडी बिजनेस का क्या स्टेट है, किस बेसिस पे हायर कर रहा है, फिर पार्टनरशिप का वो अकाउंट बनता था, फिर कैपिटल अकाउंट बनाते थे, फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे, तो वो जो याद है, वो पूरी 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 पार्टनरशिप अकाउंट के अंदर एक पूरा का पूरा कैपिटल अकाउंट बनाते थे, तो कहानी बनाते थे, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने को बोल रहा है यहाँ पे ये। तो हम वैसे भी थोड़ा बहुत सोचेंगे तो आंसर लिख पाएंगे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल याद नहीं आएगा। हाँ, हो सकता है 4 नंबर का आ जाए, 4 नंबर का मैं आंसर ना बने, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं उससे, लेकिन फिर भी हमें मोटा मोटा थोड़ा बहुत तो पता है क्या लिखना है इसमें, राइट। चलो, इन्वेस्टिगेशन फॉर वैल्यूएशन ऑफ द शेयर इन द प्राइवेट कंपनीज। अब प्राइवेट कंपनीज में वैल्यूएशन ऑफ द शेयर जो होती है वो कैसे हो रही होगी, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने को कह रहा है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहाफ ऑफ द बैंक, बैंक ने हमको इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे लगाया है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट प्रपोजिंग टू एडवांस लोन टू अ कंपनी, कंपनी को एक लोन देना है, लेकिन उनको कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया कि भाई कंपनी को इन्वेस्टिगेट करके बताओ सही भी है नहीं है, हम लोन दे या नहीं दे। एक कंपनी ने 1,000 करोड़ रुपए का लोन मांगा है, दे या नहीं दे, इसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेटर आएगा, वो बताएगा। तो ये वाला कहीं ना कहीं, अगर हमने जो कल, अगर आपको याद होगा, हमने ड्यू डिलीजेंस वाली जो कहानी पढ़ी थी, मोटी मोटी वही कहानी है। आप कंपनी के बारे में क्या करोगे, कंपनी के आप जानोगे, कंपनी का इमेज कैसी है, क्रेडिट वर्दिनेस कैसी है, मार्केट में क्या उसका ट्रेंड है, मार्केट कैसे चल रही है, कितना बड़ा मार्केट एरिया कैप्चर करती है, इंडस्ट्री में कितना बड़ा नाम रखती है, कि एमपीज कैसे हैं, तो वो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने पड़ेंगे, तभी जाके बताओगे। फिर बुक्स में घुस जाना, फिर बुक्स के बाद ऑपरेशन में घुस जाना, तो सब कुछ इन्वेस्टिगेट करोगे, तब जाके रिजल्ट दे देना बैंक को, जाकर बैंक देख लेगा उसके बेसिस पे। बैंक को क्या चाहिए, क्रेडिट वर्दिनेस सही है नहीं है, सिक्योरिटी के अंदर कभी रखेंगे नहीं, कभी कोई पहले उन्होंने कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं करा, कोई बड़े फ्रॉड में उनका नाम तो नहीं है, क्या लोग अच्छे हैं कंपनी के पास नहीं, यही तो देखेगी कंपनी, और क्या देखेगा बैंक, तो बैंक को यही चाहिए, इन्वेस्टिगेट करके बता दो, उसके बाद खुद सोच नहीं है। फ्रॉड हुए हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये देखना पड़ेगा। इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ एन इंडिविजुअल और अ फर्म प्रपोजिंग टू बाय अ बिजनेस। अब आप किसी का बिजनेस बाय करने के लिए सोच रहे हो,
तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस चाहिए। तो ये यार एफडीटी वाला एरिया, आपको किसी का बिजनेस लेना है तो उसका बिजनेस किस बेसिस पे लोगे, बैकग्राउंड कैसा था, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है, कैसा बिजनेस डेवलप हो रखा है, लोग कैसे हैं, क्या बिजनेस कर रहा है, मार्केट कैसी है, सब कुछ देखना पड़ेगा। वही सारे रिस्क कौन से एरिया में, कंपटीशन कितना बड़ा है, ये सारा कुछ देखोगे और डिसीजन ले लोगे मुझे बिजनेस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बिजनेस आपकी क्या आ रही है, और जो वैल्यू आपसे वो मांग रहा है क्या वो इक्वली मैच करे नहीं करे। याद है हम कॉर्पोरेट वैल्यूएशन का चैप्टर करते थे, कॉर्पोरेट की वैल्यूएशन निकालते थे, फेयर वैल्यू ऑफ द बिजनेस, कितनी वैल्यूएशन बन रही है बिजनेस की और वो कितना पैसा मुझसे मांग रहा है। अगर वो कम मांग रहा है तो एक्सेप्ट कर लूंगा डिसीजन, वरना प्रपोजल को रिजेक्ट कर दूंगा। यही करना है आपने यहाँ पे। और इन्वेस्टिगेशन इन कनेक्शन विद द रिव्यू ऑफ द प्रॉफिट और फाइनेंशियल फोरकास्ट। और आपको एक इन्वेस्टिगेशन करनी है जिसमें वो रिव्यू करना है जो उनका प्रॉफिट आ रहा है, फाइनेंशियल फोरकास्ट वो बता रहे हैं इतनी होगी हमारे को आने वाले टाइम पे, क्या वो होगी या नहीं होगी, आपको ये देखना पड़ेगा। तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप वही करोगे जो मैंने आपको पहले नाम बताया था सर, क्या, कंपैरेटिव एनालिसिस। आप वापस बुक्स में जाओगे, पिछले साल की सारा का सारा खर्चा डेटा लेके आओगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस लेके आओगे, एक्सपेंसेस की रेशियो निकालोगे, प्रॉफिट के साथ मैच करके देखोगे कौन सा एक्सपेंस कितना प्रॉफिट को वेरिएबल करता है, फिर अच्छे वाले एक्सपेंस निकालोगे जो प्रॉफिट को इम्पैक्ट कर रहे हैं और उसको देखोगे क्या वो आने वाले सालों में कम हुए या बढ़े। अगर तो बढ़े तो प्रॉफिट गिर रहा होगा, अगर वो गिर रहे हैं इसका मतलब कंपनी अपने खर्चे पे काम कर रही है तो प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, तो आगे भी बढ़ता रहेगा। तो उसके बेसिस पर कोई फोरकास्ट करके इन्वेस्टिगेशन देनी है। ये तो था मोटा मोटा व्यू। आई होप आप सब रिलेट कर पा रहे होगे कि हमें इनके अंदर पढ़ना क्या है। तो पॉइंट है कि आपको नाम पढ़ के भी पता चल रहा है कि कितना कुछ लिखना है, राइट। ऐसा नहीं पता चल रहा है कि क्या लिखना है, समझ ही नहीं आ रहा, मेरा ये कंसर्न है। तो इसलिए हम इसका मतलब आंसर तो लिख सकते हैं, थोड़ा सा पर्टिकुलर होने के लिए हमें थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा हल्का फुल्का, है ना। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग, एक बार वापस चेक करना प्लीज। अभी भी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है वॉइस में। नाउ इट्स फाइन, ठीक है, ओके। वो मेरे को लग रहा है बीच में थोड़ा ना इंटरनेशनल वो इंटरनेट का कनेक्शन वीक हो गया होगा, तब हो जाता है। अंबाला में नहीं चलने वाला नेट आज तो, और कुछ 2-3 दिन आज नहीं होगा, ये सुबह फिर से बंद हो गया वो। तो मोस्ट प्रोबेबली, होपफुली अगर कल तक तो सही रहा तो कल वहां मिलते हैं चंडीगढ़ में, वहां क्लास लेंगे यार, बड़े दिन हो गए फेस टू फेस मिले हुए। आ जाना यार, जो जो आ सकते हैं प्लीज, थोड़ा एफर्ट करके आना पड़े, आ जाना। मैं अंबाला से आ सकता हूँ तो तुम लोग तो चंडीगढ़ के आसपास वाले ही हो, आ जाना, ठीक है। तो क्लास में बैठ के पढ़ने का मजा ही अलग आएगा। चलो, उसके बाद नॉन स्टेचुटरी, तो ये सारे के सारे मैटर है जिनके ऊपर हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो पढ़ना है या नहीं पढ़ना है आप ये बता दो। यू वांट मी टू गो फर्दर और बस, क्योंकि ये वाला टॉपिक अब जब खत्म होगा तो आई थिंक 33 पेज से हम शुरू करेंगे, तो अपने आप 58 पेज आ जाएगा। फ्रॉड इसी के अंदर आ रहा है, टाइप्स ऑफ फ्रॉड चेक करने पड़ेंगे, देखो 58 पे आ जाए। करप्शन, देखो करप्शन के बारे में बताएगा। ये देखो पूरा का पूरा फ्रॉड का चार्ट उठा के ना ये भी मारिएगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट 240 के अंदर लगता है प्यारा सा चार्ट, ऐसे 240 काफी है आज के लिए सर। ऐसे आ रहे हैं मेरे पास आंसर्स कुछ तो। ठीक है, ब्राइबरी क्या होती है देखो, वही बता रहा हूँ, ऐसे वर्ड है जो आपको खुद पता होंगे, मुझे इतना बताने की आपको जरूरत पड़ने नहीं वाली है, लेकिन चलो फिर भी। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक खत्म होते होते ज्यादा इंपॉर्टेंट ही नहीं है, देखो मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो क्लियरली बता रहा हूँ, दिस इज लीस्ट इंपॉर्टेंट टू मी अदर देन दिस पार्ट, द फ्रॉड डायमंड। एक बार ये फ्रॉड के बारे में पढ़ लेंगे, फ्रॉड डायमंड का कंसेप्ट होता है, ये हो सकता है कभी ना कभी पेपर में देखने को क्या हो जाता है, मिल जाता है। आपके सामने भी आ रहा होगा। A pictorial description of the fraud diamond as follows: incentive, opportunity, capability and rationalization। इन 4 फैक्टर्स पे फ्रॉड के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ते घटते रहते हैं, तो ये बताएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जाके हमारा कहीं ना कहीं इंडिविजुअल पर्सन बाइंग का कंपनी ये आता है, देखो अब जाके फॉरेंसिक आएगा ये आएगा। तो इससे पहले वाला जो टॉपिक है मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो यहाँ तक है 33 से 56 पेज वाला टॉपिक है, ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, बिल्कुल सी के अंदर आता है, ठीक है। आप इसके पॉइंट बना भी पाएंगे, नहीं भी बने तो कोई बात नहीं, हम उतना ज्यादा याद नहीं रख पाएंगे, मतलब अराउंड अराउंड कितना, अराउंड तो 26 पेज के आसपास का चैप्टर हो गया 33 से, ये तो इतना ज्यादा चैप्टर में इतना एक क्वेश्चन को इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत कहीं से भी नहीं पड़ती, तो मतलब इसको हमें थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा। ये टॉपिक यहाँ से अच्छा है, फॉरेंसिक ऑडिट पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये अच्छा ऑडिट है, नया स्कोप वाला एरिया, आने वाले टाइम पे बढ़ रहा है फॉरेंसिक ऑडिट का बहुत ज्यादा स्कोप, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ठीक है, अगर आई थिंक आज का तो मुझे लगता है आंसर आ ही गए हैं कि सर बस हो गई है, तो मुझे नहीं लगता मुझे और आपको परेशान करना चाहिए। कल ऑफलाइन कंटिन्यू कर लेंगे सर, कितना रहता है सर, कितना रहता है मैंने आपको दिखाई दिया, बहुत रहता है, ठीक है। फोरेंसिक ऑडिट ज्यादा नहीं है, फोरेंसिक ऑडिट तो आई थिंक 58 से शुरू होके और आई थिंक ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ द फोरेंसिक ऑडिट इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स, हाँ ये पढ़ने हैं हमारे को, बस यहाँ यही है। कौन से पेज नंबर 70 तक ही जा रहा है, 71 72 पे तो आपको सिर्फ ये नाम लिखे हैं स्टैंडर्ड्स के जो यूज होते हैं, ये तो हमें ज्यादा याद नहीं करने, तो वही है।
12-13 पेज का फॉरेंसिक ऑडिट है, और विच शुड बी देयर, मतलब इसके अंदर कोड ऑफ एथिक्स भी आते हैं, इसके अंदर आपके पास स्टैंडर्ड्स भी आते हैं थोड़े से, तो अच्छा टॉपिक है, लर्निंग टॉपिक है, मतलब स्कोप है इसका, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए हमें। लेकिन बाकी वाला टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। तो एक बार ये देख लेंगे, या तो कल ऐसा करते हैं, अगर आप लोग सब एग्री करते हो तो कल हम फोरेंसिक ऑडिट पहले पढ़ते हैं, फोरेंसिक ऑडिट को समझते हैं, अच्छे से करते हैं, फोरेंसिक ऑडिट करने के बाद में जो टाइम बचेगा उसके अंदर जितना भी ऊपर वाला एरिया कवर होगा उतना एरिया कवर कर लेंगे बस, और कल इसको खत्म कर देंगे जितना ही पढ़ा गया, बट यू से उसके अंदर से भी जो हमारे ओले एरिया उसके अंदर से तो 3-4 एरियाज इंपॉर्टेंट है, तो वो चुन लेंगे कि हाँ बस ये देखने हैं, बाकी वो देख लेंगे, अदर देन दैट हम हमारा फोरेंसिक ऑडिट पूरा कंप्लीट कर लेंगे कल, है ना? ये ठीक रहेगा, मुझे लगता है कि दैट वुड बी बेटर। हम इसको और टाइम नहीं देंगे, एक को 3 क्लासेस में पढ़ने का कोई लॉजिक नहीं बनता, 2 क्लासेस तक रखें, कल जो इसको पढ़ेंगे बस वो लास्ट होगा हमारा, ठीक है? तो कल इसको पहले फोरेंसिक ऑडिट खत्म करेंगे, ट्राई करेंगे पौना घंटे से 1 घंटे के आसपास का टाइम बच जाए, और उतने टाइम के अंदर हम क्या कर देंगे, बाकी वाला एरिया खत्म कर देंगे और ये चैप्टर डन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो फिर आज का सॉर्टेड है, और अब मेरी क्लास कितने बजे, 5 बजे है, ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। मैं ऑफिस लगाता हूँ, आप लोग अपना काम करें। कल कितने बजे सर? यार अब मेरे को ना कितने बजे का डाउट है, पहले नंबर पे ये डाउट है कि मैं पहुंच पाऊंगा या नहीं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, लेकिन अगर हुई है क्लास तो फिर मोस्ट प्रोबेबली हमारा क्लास क्या रहेगी कि हम ऐसे कोई टाइम ही रखेंगे, जैसे आज का टाइम था, आई गेस 12-12:30 बजे वाला टाइम रख लेंगे, मतलब मुझे लगता है उस टाइम पे ही 12:30 से 2-2:30 बजे से 3 बजे तक का टाइम दोपहर का सबके लिए सही रहेगा, क्योंकि मेरे को भी आने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाता है, आराम से उठ जाऊंगा मैं, एक ही दिन आराम से उठ पाता हूँ, सैटरडे संडे, ठीक है? तो अराउंड 12-12:30 से 1 इसके बीच में एक टाइम रखेंगे, 12 से 1 बजे के बीच का टाइम रहेगा कोई, वो मैं रात तक बता दूंगा कंफर्म टाइम, ठीक है? चलेगा सबको? नो इश्यूज? ठीक है, चलिए, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज इसको एक बार रीड कर लेना, 10-15 मिनट लगा के भी रीड करोगे तो रीड हो जाएगा चैप्टर, इतना पढ़ा है हमने बस अभी, ठीक है? चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा।